ट्रांसफार्मर मशीन में जो खराबी पैदा हो गई थी वो दूर हो गई। फौज के एक माहिर मैकेनिक ने इसकी मुरम्मत की थी। वो मैकेनिक फौज में मेजर था। उसका नाम दाऊद मंडोला था। सब उसे मेजर मंडोला कहते थे। मेजर मंडोला का हाफसा इतना तेज़ और पुख्ता था कि वो जिस मशीन का तफसीली नक्शा एक बार देख लेता वो तमाम जुजियात के साथ उसके जहन में नक्श हो जाता। उसकी सलाहियत के सब मोतरफ थे। बर्री, बहरी और फ़िज़ाइया के 6 बड़े अफसरान ने एक खुफिया मीटिंग में सर जोड़कर सोचा कि एक अरसा गुजर चुका है। मुल्क के बड़े बड़े माहिरीन से मशीन को दुरुस्त कराने की कोशिश की गई, लेकिन जो नुक्स पैदा हो गया था वो कायम रहा। कोई उसे दूर ना कर सका। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा, इसकी खराबी सिर्फ मेजर मंडोला दूर कर सकता है, हमें उस पर भरोसा करना होगा। बहरिया के कमांडर ने कहा, यही तो बुनियादी मसला है, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। कमबख्त का दिमाग एक कैमरा है। वो मुरम्मत करने के दौरान मशीन का नक्शा देखता रहेगा तो वो पूरा नक्शा उसके जहन में नक्श हो जाएगा। तीसरे बड़े अफसर ने कहा, मेजर मंडोला अपने मुल्क और कौम का एक वफादार फौजी अफसर है। वो नक्शे को जहन नशीन करने के बाद उसे खुफिया तौर से दूसरे कागज़ पर नहीं उतारेगा और ना ही किसी मुल्क से इसका सौदा करेगा। इसमें शुबा नहीं कि वो मुहिब्बे वतन है और एक वफादार फौजी है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वो यहूदी है। थोड़ी देर के लिए सबको चुप लग गई। फिर एक ने कहा, हम शैतान पर भरोसा कर सकते हैं लेकिन यहूदी पर नहीं। दूसरे ने कहा, हम इसराइल को तमाम इस्लामी ममालिक के लिए दहशत बना रहे हैं, उसे तरह तरह से नवाज रहे हैं, इसके बावजूद वो हमारे लिए नाकाबिल एतमाद है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा, हमने उस पर भरोसा ना किया तो मशीन कभी दुरुस्त नहीं होगी। मैं एक सवाल करता हूँ, आप सब उसका जवाब दें। मशीन अहम है या मंडोला? सब ने बारी बारी कहा, मशीन अहम है, क्योंकि हमारा मुल्क टेलीपैथी के हथियार से खाली हो गया है। हमारे पास एक ही ख्याल ख्वानी करने वाला रह गया है। उसने आज तक कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया। हम उसे सख्त निगरानी में रखते हैं। अगर दुश्मनों ने कभी उसे अगवा कर लिया तो ट्रांसफार्मर मशीन दुरुस्त होने के बाद भी काम नहीं आएगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा, हमने वक्त ज़ाया किया है। कभी सोनिया सानी की टेलीपैथी पर भरोसा करके धोखा खाया है और कभी मरीना और शीतारा ने धोखा दिया है। अब जबकि आप सब इस बात पर मुत्तफिक हो गए हैं कि मशीन सबसे अहम है, तो फिर हमें मंडोला को अहमियत नहीं देना चाहिए। फिर वो मेज़ पर झुककर धीमी आवाज़ में राजदारी से बोला, हम एक मेजर मंडोला को कुर्बान करके अपने मुल्क की बेहतरी के लिए दर्जनों टेलीपैथी जाने वाले पैदा कर सकते हैं। आपकी बात समझ में आ रही है, फिर भी वजाहत से बयान करें। साफ लफ्ज़ों में मेरा मशवरा यह है कि मशीन की मुरम्मत हो जाए और वह खातिर ख्वाह काम करने लगे तो मेजर मंडोला को राजदारी से गोली मार दी जाए। खामोशी छा गई। वो एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखने लगे। फिर एक ने पूछा, सच पूछो तो मैं भी यही सोच रहा था। दूसरे ने कहा, मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए लाजमी है कि एक के खून से दर्जनों टेलीपैथी के चिराग जलाए जाएं। तो फिर यह फैसला हो गया और हम सब इस पर मुत्तफिक हैं। सब ने एक जहन से, एक ज़ुबान से कहा कि वो मेजर मंडोला किसी जंग में मारा जाता तो अब तक कौमी हीरो कहलाता। कौम की खातिर उसे राजदारी से मारा जाएगा तो तब भी वो उनकी नज़रों में हीरो रहेगा। एक बड़े अफसर ने कहा, अब हमें इसके दूसरे पहलुओं पर गौर करना चाहिए। जब मशीन की मुरम्मत हो जाएगी तो पहले उसकी कारकर्दगी आजमाई जाएगी। हो सकता है कि वो अच्छी कारकर्दगी दिखाते दिखाते फिर खराब हो जाए। सब ने तायद की कि ऐसा हो सकता है। सेहतमंद आदमी चलते फिरते अचानक बीमार हो जाता है। मशीन फिर मशीन है, किसी वक्त फिर बिगड़ेगी तो उन्हें मेजर मंडोला जैसा कारीगर दोबारा नहीं मिलेगा। ये एक अहम नुकता था। एक ने कहा, उसे ज़िंदा रखना होगा लेकिन एक कैदी बनाकर नहीं। उसे कैदी बनाया जाएगा तो उसके अंदर हमारे खिलाफ जहर भर जाएगा, फिर वो कभी बिगड़ी हुई मशीन को दुरुस्त नहीं करेगा। और यह भी मुमकिन नहीं है कि उसे दोस्त बनाकर पाबंदियों में रखा जाए, वो पाबंदियां कबूल नहीं करेगा। एक ने मशवरा दिया, अगर मशीन दुरुस्त हो जाए और मंडोला को खाने पीने की चीज़ में एसाबी कमज़ोरी की दवा खिलाकर उसे हस्पताल पहुंचा दिया जाए तो एक हफ्ते के अंदर हम 2-4 टेलीपैथी जाने वाले पैदा कर लेंगे। दूसरे ने पूछा, अगर अचानक मशीन में नुक्स पैदा हो गया तो क्या मंडोला अस्पताल से उसे दुरुस्त करने आ सकेगा? वो सब सोच में पड़ गए। कोई सिगार सुलगाने लगा, कोई पाइप से धुआं छोड़ने लगा। फिर एक ने चुटकी बजाकर कहा, हेयर इज़ द आइडिया। अगर हम एक आसान सी बात को मसला बना डालें तो फिर वो नाकाबिल हल मसला बन जाता है। सीधी सी बात यह है कि हम मंडोला जैसा दूसरा कारीगर पैदा कर सकते हैं। सब ने सवालिया नज़रों से देखा। एक ने पूछा, ऐसा दूसरा कारीगर कहाँ से आएगा? उसने जवाब दिया, हमारी फ़ौज में यूँ तो कई मैकेनिक हैं, उन सब में जॉन विल्सन ज़्यादा ज़हीन और तजुर्बाकार है। अगरचे वो ट्रांसफार्मर मशीन की मुरम्मत करने में नाकाम रहे लेकिन आइंदा नाकाम नहीं रहेगा। उसने मुस्कुराकर अपने साथी अफसरान को देखा, फिर कहा, मेजर मंडोला मशीन को दुरुस्त करने में कामयाब रहेगा तो उसे कहा जाएगा कि मशीन के ज़रिए अपनी जहनी सलाहियतें जॉन विल्सन में मुंतकिल करे। एक ने तायद की, वाकई उम्दा तरीक़ाकार है। इस तरह जॉन विल्सन की सूरत में दूसरा जहीन मंडोला पैदा हो जाएगा। दूसरे ने कहा, जॉन विल्सन ऐसा ही है, कट्टर अमरीकी है और वो यहूदियों से नफरत करता है। जब मंडोला की सलाहियतें उसमें मुंतकिल हो जाएंगी तो मेजर मंडोला को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में एक और अहम नुकता है, कहीं मंडोला का यहूदी मज़हब जॉन विल्सन में मुंतकिल ना हो जाए। ऐसा नहीं होगा। उस मशीन में एक ऐसा मज़हब है जिसे ऑफ़ कर दिया जाएगा। उस मशीन में एक ऐसा बटन है जिसे ऑफ़ कर दिया जाए तो एक का मज़हब दूसरे में मुंतकिल नहीं होता। जब सोनिया सानी के दिमाग में टेलीपैथी मुंतकिल की गई तो हम उस वक्त सानी को ईसाई समझ रहे थे, इसलिए मज़हब वाला बटन ऑफ़ रखा।
क्योंकि एक एसआई के दिमाग से उसमें टेलीपैथी मुंतकिल की गई थी। नतीजा ये हुआ कि सानी के अंदर टेलीपैथी का इल्म आ गया, लेकिन एसआई मजहब नहीं आया। वह मुसलमान थी, मुसलमान ही रही। इसका मतलब यह है कि मंडोला की सलाहियतें जॉन विल्सन में मुंतकिल करते वक्त उस मजहबी बटन का ख्याल रखा जाएगा और बटन को सबसे पहले ऑफ कर दिया जाएगा। उन्होंने तमाम पहलुओं पर अच्छी तरह गौर किया। फिर मेजर मंडोला को तलब करके कहा, हमने तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है। मंडोला ने कहा, यह मेरी खुशकिस्मती है सर, मैं ऐसा तरीके से जिम्मेदारी पूरी करूंगा। हम चाहते हैं कि तुम ट्रांसफार्मर मशीन को अच्छी तरह चेक करो, उसकी खराबी दूर करो। मैं पूरी कोशिश करूंगा सर, मुझे इसका मुकम्मल नक्शा फराहम किया जाए। क्या नक्शा ज़रूरी है कि मशीन को देखकर उसकी खराबी मालूम नहीं कर सकते? सर, नक्शे में तमाम पार्ट्स की तफसीली कारकर्दगी दर्ज होती है, उन्हें पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन याद रखो ये एक अहम मुल्की राज है। तुम जब तक इसकी स्टडी करोगे तब तक हेडक्वार्टर से बाहर नहीं जाओगे। तुम्हारी रिहाइश एयर कंडीशनड तहखाने में मशीन के पास रहेगी। ऑलराइट सर, मैं अपने मुल्क की खातिर हर पाबंदी कबूल करूंगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा, मशीन के दुरुस्त होने के बाद उसकी आजमाइश का मसला रहेगा। हम चाहते हैं कि तुम्हारी उम्दा सलाहियतें हमारे दूसरे कारीगरों में मुंतकिल हो जाएं। मैं समझ गया सर, मेरी सलाहियतें किसी दूसरे के दिमाग में मुंतकिल करके मशीन की कारकर्दगी आजमाई जाएगी, मुझे मंजूर है सर। कैप्टन जॉन विल्सन तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें असिस्ट करेगा। तुम चाहो तो और किसी का इंतखाब कर सकते हो। नो सर, आपका फैसला मुनासिब और काबिल कबूल है। जॉन विल्सन बहुत अच्छा कारीगर है। उसी दिन मेजर मंडोला और जॉन विल्सन को उस तहखाने में भेज दिया गया जहां वो नाकारा मशीन रखी हुई थी। हुक्म की तामील के सिलसिले में मेजर मंडोला की जुबान पर सर यस सर था, मगर दिमाग के अंदर नो सर नक्श हो गया था। वो एक अरसे से सुनता आ रहा था कि ट्रांसफार्मर मशीन बड़े बड़े तजुर्बाकार माहिरीन से दुरुस्त कराई जा रही है, लेकिन उसकी खिदमत हासिल नहीं की जा रही हैं क्योंकि वो यहूदी और उस पर भरोसा नहीं किया जा रहा। फौज के अमरीकी एसआई अफसरान को माजी में तल्ख तजुर्बात हुए थे। एल्पा और मार्टिन रसल वगैरह जैसे यहूदियों को ट्रांसफार्मर मशीन से गुजार कर उन्हें टेलीपैथी का इल्म दिया गया। बाद में वह सब इसराइली हुकूमत के वफादार हो गए। मंडोला समझ रहा था कि अब वह अहम मामलात में किसी यहूदी अफसर और कारीगर पर भरोसा नहीं करेंगे और उसे कभी मशीन के करीब नहीं जाने देंगे, लेकिन मुकद्दर से कौन लड़ सकता है और हाथ आने वाली मशीन का रास्ता कौन रोक सकता है? तमाम कारीगर नाकाम हुए तो मशीन के साथ उसका नक्शा भी मंडोला के हाथ आ गया। नक्शे के जरिए खराबी समझ में आ गई। उसने ये तय कर लिया कि इस मशीन से यहूदियों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए, लिहाजा उसने बड़ी कामयाबी से मशीन को दुरुस्त किया। जॉन विल्सन को वह मशीन अच्छी तरह चेक करने दी ताकि अमरीकी एसआई अफसरान को यकीन हो जाए कि उसने कोई गड़बड़ नहीं की। बाद में उसने मशीन को साफ करते और दोबारा आजमाते वक्त एक बटन में ऐसी खराबी पैदा कर दी जिसे जॉन विल्सन समझ ना सका। उसने आला अफसरान के सामने ओके कह दिया, फिर उसे अमली तौर पर आजमाया गया। मशीन से मुंसलिक रहने वाले एक बेड पर मेजर मंडोला को और दूसरे बेड पर जॉन विल्सन को लिटाया गया। मशीन ऑपरेट करने वाले ने तमाम अफसरान के सामने सबसे पहले मजहब वाला बटन ऑफ किया ताकि मंडोला का यहूदी मजहब जॉन विल्सन में मुंतकिल ना हो, लेकिन मंडोला ने उसी बटन में नादीदा खराबी पैदा की थी। वह बटन ऑफ होने के बाद भी ऑन रहा। फिर जहां मंडोला की तमाम जहनी सलाहियतें जॉन विल्सन में मुंतकिल हुई, वहाँ यहूदी मजहब भी मुंतकिल हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, वह मक्कारी भी मुंतकिल हुई कि ज़ुबान पर कुछ रहे और जहन में कुछ। जब जॉन विल्सन मशीन ऑपरेट करने के बाद उठकर बैठा तो उसकी ज़ुबान पर ईसाइयत थी और जहन में यहूदियत। वाल अफसरान के सामने अपने तासुरात बयान करते वक्त जॉन विल्सन था, लेकिन अपने दिल और दिमाग के अंदर मेजर दाऊद मंडोला बन चुका था। तीनों अफवाज के आला अफसरान को जॉन विल्सन के पक्के ईसाई और कट्टर अमरीकी होने का पूरा यकीन था। उन्होंने तीसरे दिन जॉन विल्सन को फिर उस ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारा और अपने एक टेलीपैथी जाने वाले इल्म उसमें मुंतकिल कर दिया। इससे पहले मंडोला ने मजहब वाले बटन को दुरुस्त किया था और इस तरह वो बटन ऑफ रहा तो टेलीपैथी जाने वाले का ईसाई मजहब जॉन विल्सन में मुंतकिल नहीं हुआ। वो बदस्तूर यहूदी जहनीत का हामिल रहा। उन तमाम अफसरान ने जॉन विल्सन की टेलीपैथी की सलाहियतों को आजमाया और खुश हो गए। उन्होंने बड़ी कामयाबी से उन सब के ख्यालात पढ़कर सुनाए। इस तरह यकीन हो गया कि मशीन दुरुस्त हो गई है। उन्होंने आइंदा टेलीपैथी का इल्म सिखाने के लिए फ़ौज के 3 जवानों का इंतखाब किया। वह तीनों बॉडी बिल्डर और बेहतरीन गोरिल्ला फाइटर थे। उनमें से एक का नाम डी हार्वी, दूसरे का नाम डी क्रेन और तीसरे का नाम डी मोरा था। उन तीनों के नामों में डी मुश्तरिक था, इसलिए उनका कोड नेम 3D रखा गया। जॉन विल्सन ने अफसरान से कहा, इन तीनों के दिमागों में मेरे जहन से टेलीपैथी मुंतकिल की जाए। आला अफसरान ने कहा, तुम 2 बार मशीन से गुजर चुके हो, बार बार ये मुनासिब नहीं। जॉन विल्सन ने यहूदी जहनीत से यह सोचकर कहा था कि उन तीनों में भी यहूदी मजहब मुंतकिल हो जाएगा, लेकिन आला अफसरान ने उस पहले एसआई टेलीपैथी जाने वाले के जरिए 3D में ख्याल ख्वानी का अमल मुंतकिल किया। उनके हिसाब से 4 टेलीपैथी जाने वालों का इजाफा हो गया था। मशीन के फ़ाल होने का यकीन हो गया। तब उन्होंने मेजर मंडोला को एक बहरी जहाज़ में तलब किया। उससे कहा, हमें यकीन है कि मशीन का नक्शा तुम्हारे जहन में नक्श हो गया है। क्या हमारा यकीन दुरुस्त नहीं है? नो सर, आजकल मैं बहुत ज़्यादा पीने लगा हूँ, जिसके नतीजे में मेरा हाफजा कमज़ोर हो गया है। हो सकता है तुम्हारी बात दुरुस्त हो, मगर हम दूध के जले हैं। अहम मामलात में किसी यहूदी पर भरोसा नहीं करेंगे।
तुम ट्रांसफॉर्मर मशीन का एक चलता फिरता नक्शा हो, तुम्हें अब चलना फिरना नहीं चाहिए। ये कहकर उन्होंने उसे गोली मार दी, फिर उसकी लाश समुद्र में फेंक दी। ये इंसानी खुशफहमी है कि आदमी शैतान को अपने अंदर से मारकर ख़त्म कर देता है, लेकिन वो कभी नहीं मरता, दूसरी सूरत में जिंदा रहता है। मेजर मंडोला भी जॉन विल्सन की सूरत में जिंदा था। जॉन विल्सन के अंदर ये तड़प और बेचैनी थी कि वो अपने में जाए। वो अमरीकी एसआई पराये और दुश्मन लग रहे थे। इसराइल के लिए बेपनाह कशिश थी। उसके दिमाग में ये शौर बरपा रहता कि वो यहूदी और उसे अपने यहूदियों के दरमियान रहकर इसराइली मुफादात के लिए काम करना चाहिए। उन दिनों वह सख्त पाबंदियों में था। उसे वाशिंगटन से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। उस तहखाने को भी लॉक कर दिया गया था जहां वो ट्रांसफार्मर मशीन रखी गई थी। उसे कहा गया था कि जब मशीन की कारकर्दगी में फ़र्क आएगा तो उसकी मुरम्मत के लिए उसे तलब किया जाएगा, फिर उसे तहखाने में मशीन के करीब जाने की इजाज़त दी जाएगी। सुपर मास्टर जॉन ब्लोशर ने शीतारा पर भरोसा करके और उसे बेटी बनाकर बहुत बड़ी हमाकत का सबूत दिया था, इसलिए उसे ओहदे से हटा दिया गया। रिज गार्ड नामी एक आर्मी अफसर को सुपर मास्टर बनाया गया। यूं तो वह बहुत से अहम मामलात में मसरूफ़ हो गया था, लेकिन यहूदी खुफिया तंजीम को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहा था। उसने जॉन विल्सन उर्फ दाऊद मंडोला और 3D से कहा था कि वो ख्याल ख्वानी के ज़रिए यहूदी तंजीम के अफराद को बेनकाब करें। ये वही वक्त था जब एक्सरेमैन मार्टिन कार के हादसे में अस्पताल पहुंचा हुआ था। ब्रेन आदम तंजीम से अलग होकर गोशे गुमनामी में चला गया। आदिल एना और हीरो तेलबैब से पेरिस चले आए। बाकी तमाम आदम ब्रदर्स ने कुछ अर्सा तक खामोशी इख्तियार करने का फैसला किया था। उन्हें यह शुबा था कि मैं अभी तक तेलबैब में हूँ और उन्हें बेनकाब कर सकता हूँ। इन मालूमात में सुपर मास्टर रिज गार्ड का कोई ख्याल ख्वानी करने वाला यहूदी तंजीम के किसी आदम ब्रदर तक नहीं पहुँच सका था। ऐसे वक्त जॉन विल्सन उर्फ दाऊद मंडोला को अचानक इस यहूदी तंजीम तक पहुंचने का मौका मिल गया। ब्रेन आदम का एक जुड़वां भाई था। वो दोनों हम मिजाज थे। पिछली बार वो ब्रेन आदम न्यूयॉर्क से तेलबैब आया तो आदिल से उसका टकराव हुआ। आदिल ने उसे समुंदर के किनारे एसाबी कमजोरी में मुब्तला करके बेहोश किया। उधर तेलबैब में ब्रेन आदम के बाजू पर गोली लगी। इधर न्यूयॉर्क में ब्रेन आदम अपने बाजू में तकलीफ महसूस करने लगा। इस परेशानी में वो न्यूयॉर्क से वाशिंगटन चला आया। वहाँ उसकी एक महबूबा थी। वो उसके साथ वक्त गुजार कर अपने भाई के जख्म से मिलने वाली तकलीफ को भुलाना चाहता था। अगरचे तेलबैब वाले भाई ने उसे पीने से मना किया था, लेकिन उस रात उसने खूब पी। घर वापसी पर उसकी कार दाऊद मंडोला जॉन विल्सन की कार से टकरा गई। मंडोला ने गुस्से से गालियां दी, फिर अपनी कार से निकलकर उसके पास आते हुए कहा, तुम यकीनन नशे में गाड़ी चला रहे हो, मैं अभी तुम्हें हवालात में। वो कहते कहते रुक गया। ब्रेन आदम को देखकर चौंक गया। इसराइली इंटेलिजेंस के जितने अहम अफसरान थे उनकी तस्वीर और हिस्ट्री अमेरिकी इंटेलिजेंस वालों के पास थी। दाऊद मंडोला ने उसे देखकर सोचा, ये इसराइली इंटेलिजेंस का चीफ ब्रेन आदम वाशिंगटन में क्या कर रहा है। वहाँ पुलिस वाले आ गए। मंडोला ने अपना आर्मी का कार्ड दिखाकर एक पुलिस अफसर से कहा, इससे शख्स को मेरी गाड़ी में पहुंचा दो, मैं इसे अस्पताल ले जाऊंगा। उसके हुक्म की तामील की गई। 2 पुलिस वाले ब्रेन आदम को सहारा देकर मंडोला की कार की अगली सीट पर ले आए। वो गाड़ी को ड्राइव करके आगे बढ़ाते हुए बोला, हेलो मिस्टर ब्रेन, तुम यहाँ कब आए हो। वो नशे में मस्त होकर बोला, ये पूछो कि कब जा रहे हो। ये एक बेवफा का शहर है, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। उस हसीन बला ने मेरा दिल तोड़ दिया है। मेरे दोस्त, क्या तुमने किसी से मोहब्बत की है और मोहब्बत में कभी फरेब खाया है। उसने सड़क के किनारे एक स्नैक बार के करीब गाड़ी रोक दी। मुलाजिम को कॉफ़ी का ऑर्डर देकर ब्रेन आदम के दिमाग में पहुंच गया। उसकी सोच से पहली हैरानकुन बात यह मालूम हुई कि इसराइली इंटेलिजेंस के चीफ ब्रेन आदम का एक जुड़वां हमशक्ल भाई उसके करीब बैठा हुआ है। फिर पता चला कि तेलबैब में ब्रेन आदम को किसी ने गोली मारी और वो जख्मी हो गया है। ये बात मंडोला के लिए दिलचस्पी का बायस थी और जज्बाती लगाव था कि किसी दुश्मन ने उसके यहूदी भाई को गोली मारी है। उससे ट्रांसफार्मर मशीन ने जॉन विल्सन को सचमुच ऐसा दाऊद मंडोला बना दिया था जैसे मकतूल मंडोला की रूस के अंदर सरायत कर गई हो। उसने शराबी ब्रेन आदम की सोच से मालूम किया कि वो किस तरह एक दूसरे की खैरियत मालूम करती हैं। उसकी सोच ने जवाब दिया, उसके दिमाग में आप ये बात आती है कि उसे अपने भाई से फ़ोन पर रब्ता करना चाहिए या फिर इसराइल जाकर उससे मुलाकात करना चाहिए। दाऊद मंडोला ने उसके अंदर सवाल पैदा किया, भाई वहाँ ज़ख्मी है, क्या तुमने मालूम किया था कि वो कैसे ज़ख्मी हुआ। उसकी सोच ने कहा, मैंने कई बार सोचा कि फ़ोन के ज़रिए मालूम करूँ, मगर मेरे अंदर कोई तहरीक पैदा नहीं हो रही। कभी कभी मैं हैरान होता हूँ कि इरादा करने के बाद भी भाई से रब्ता क्यों नहीं करता हूँ। इसका मतलब यह है कि तुम दोनों भाइयों के दिमागों में कोई ख्याल ख्वानी करने वाला आता है। तुम दोनों किसी के ज़रिए असर हो। तुम अपने भाई से रब्ता करो। उसने डैशबोर्ड के खाने से मोबाइल फ़ोन निकालकर उसके ज़हन से रब्ता नंबर मालूम किया, फिर फ़ोन को ऑपरेट करने लगा। 1 मिनट के अंदर अंदर रब्ता हो गया। दूसरी तरफ से वैसे ही ब्रेन आदम की आवाज़ सुनाई दी, हेलो कौन है। उधर से भाई ने नशे में कहा, मैं हूँ तुम्हारा बदनसीब भाई, आज एक बेवफा ने मेरा दिल तोड़ दिया है। ब्रेन आदम ने हैरानी से पूछा, ब्रादर क्या तुमने शराब पी है। हाँ यकीनन पी है, इसीलिए मैं अपने जहन पर बोझ महसूस कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे ज़ख्म की टीसें बर्दाश्त कर रहा हूँ। प्लीज़ ब्रादर, मुझसे वादा करो आप नशा नहीं करोगे, होश व हवास में रहोगे। मैं बड़ी मुसीबत से गुजर रहा हूँ। फरहाद अली तैमूर ने हमारी एक फ़ौजी को आलाकार बनाकर मुझ पर गोली चलाई है और अब मुझे ज़ख्मी करके मेरे अंदर आता रहता है। दाऊद मंडोला मेरा नाम सुनकर चौंक गया, सोचने लगा,
जब फरहाद ने उसे जख्मी किया और उसके अंदर आकर उसके चोर ख्यालात पड़ रहे, तो फिर ब्रेन आदम के अंदर बहुत से अहम राज छुपे होंगे। वो फ़ोन पर उसकी आवाज़ सुनने के बाद दोनों भाइयों की आवाज़ों का मुआवजा कर रहा था। दोनों की आवाज़ और लहजा तकरीबन एक जैसा था, लेकिन दिमाग की तहों में घुसने वाले मामूली से फ़र्क को समझ लेते हैं। मंडोला मामूली से फ़र्क का सहारा लेकर तेलबैब में ब्रेन आदम के अंदर पहुंच गया। स्नैक बार का मुलाजिम चाय लेकर आ गया था। मंडोला ने उसकी प्याली ब्रेन आदम को पकड़ाते हुए कहा, इससे पियो, नशा कम होगा। तुम्हें भाई की खातिर होश में रहना चाहिए। फिर उसने दूसरी प्याली से कॉफ़ी की एक चुस्की ली और तेलबैब पहुंच गया। जब मुकद्दर साथ देता है तो कामयाबी के दरवाजे आप ही आप खुलते जाते हैं। वो सोच में नहीं सकता था कि अचानक यहूदी खुफिया तंजीम की जड़ों तक पहुंच जाएगा। ब्रेन आदम के चोर ख्यालात ने बताया कि वो खुफिया तंजीम का बिग ब्रादर है। उसके अलावा 6 और ब्रादर थे जो आदम ब्रादर्स कहलाते थे। उनमें से एक निहायत शाहजोर ब्रादर ब्लैक आदम एक बंदर आदमी के हाथों मारा गया है। अब 5 ब्रादर रह गए हैं। उनमें से एक टैरी आदम है जो टेलीपैथी जानता है। उस तंजीम में दूसरी टेलीपैथी जानने वाली अल्पा है। ये अल्पा और 5 ब्रादर्स नहीं जानते कि एक्सरे मैन मार्टिन रसल उनका सरगना है और उन सब के दिमागों पर खामोशी से हुकूमत करता है। फिर उसकी सोच ने कहा, अब ये बात फरहाद को भी मालूम हो गया। उसने मेरे दिमाग में रहकर बहुत कुछ मालूम किया है, लेकिन हमारे तीनों टेलीपैथी जानने वाले एक्सरे मैन अल्पा और टैरी आदम फरहाद की पहुंच से दूर हैं। मंडोला ने उसकी सोच में सवाल किया, हमारा सरगना एक्सरे मैन मार्टिन कहाँ है? उसकी सोच ने जवाब दिया, वो पिछले 4 घंटों से खामोश है। अभी मेरे सामने मसला है कि बंदर आदमी हीरो को किस तरह पेरिस जाने से रोकूं। वो आदिल और रैना के साथ एयरपोर्ट की तरफ गया है। सारा उसे रोकने गई है। ऐसे वक्त हमारे बॉस एक्सरे मैन को मेरे पास आना चाहिए था, मगर वो लापता है। उसकी सोच कह रही थी कि थोड़ी देर पहले एक शाहराह पर कार का हादसा हुआ है। उस शाहराह पर सारा, आदिल और रैना वगैरह भी थे। ब्रेन आदम ने अपने एक मातहत को हुक्म दिया था कि कार के हादसे के मुतल्लिक मालूम करे कि कौन जख्मी हुआ है और किस अस्पताल में पहुंचाया गया है। ऐसे वक्त उसके मातहत ने फ़ोन पर कहा, सर मैंने मालूम किया है, उस जख्मी का नाम एम रसल है और वो डेविड अस्पताल में है। ये सुनते ही ब्रेन आदम उठकर खड़ा हो गया। हेडक्वार्टर के उस बंगले से निकलकर कार में आया। अगरचे उसका बाजू दुख रहा था, ताहम वो तनहा उधर ड्राइव करता जा रहा था। ये समझ गया था कि एम रसल एक्सरे मैन मार्टिन रसल है। गोशा गुमनामी में रहता, इसलिए वो अपने साथ किसी फौजी ड्राइवर को भी नहीं ले गया। दाऊद मंडोला खामोशी से उसके चोर ख्यालात पढ़ रहा था और ये समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं भी उसके अंदर मौजूद हूँ या नहीं, और मैं नहीं था। उस वक्त इसराइली सरहद पार करके पेरिस जा रहा था। ब्रेन आदम ने अस्पताल पहुंचकर एक्सरे मैन मार्टिन को देखा। कार का हादसा बड़ा था, मगर चोटें कम आई थी। जख्मों की मरहम पट्टी हो चुकी थी। वो आराम से बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने कहा, मिस्टर ब्रेन, मैं ख्याल ख्वानी के ज़रिए तुम्हें अपने हालात बताना चाहता हूँ। पता चला है कि अभी ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए। ब्रेन आदम ने कहा, शायद अभी फरहाद मेरे अंदर नहीं होगा तो तुम्हारे कमज़ोर दिमाग में आ जाएगा, फिर तो गज़ब हो जाएगा। वो तुम्हें तस्कीर करने के बाद हमारी खुफिया तंजीम के तमाम अफराद के दिमागों पर छा जाएगा। एक्स ने मैंने कहा, हाँ मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे हालात से बाखबर हो। अब चले जाओ, जब तक मेरी दिमागी तवानाई बहाल ना हो और मैं तुम्हें मुखातिब ना करूँ मेरे पास ना आना। ब्रेन आदम वहाँ से चला गया। दाऊद मंडोला उसे छोड़कर एक्सरे मैन मार्टिन के अंदर आ गया। खामोशी से ये मालूम करने लगा कि मैं भी सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाकर उस सरगना के अंदर पहुंचा हुआ हूँ या नहीं। मैं नहीं था। इसमें शुबा नहीं कि वो खुफिया यहूदी तंजीम के सरगना तक पहुंचने का बेहतरीन मौका था। मैं पहुंच जाता तो इस तंजीम को जड़ से उखाड़ कर फेंक देता, लेकिन ये कुदरत को मंजूर नहीं था। इसलिए तकदीर मुझे इस मुल्क की सरहद से निकाल रही थी। एक्सरेमैन सोच रहा था, अगर वही फरहाद नहीं है तो बाद में ब्रेन आदम के अंदर आकर मालूम कर लेगा कि मैं डेविड अस्पताल में हूँ। वह फिर ब्रेन आदम के दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे यहाँ ले आएगा और मेरे अंदर पहुँच जाएगा। मुझे अभी इस अस्पताल से चले जाना चाहिए। वह बिस्तर पर उठकर बैठ गया। अगरचे वह कमज़ोर था, ताहम चलने फिरने के काबिल था। अस्पताल से बाहर आकर एक टैक्सी तक चलकर आ गया। ड्राइवर से बोला, मुझे हैफा ले चलो। वो तेलबैब से निकलकर हैफा के एक मामूली से होटल में आ गया। दाऊद मंडोला भी यही चाहता था कि वह ऐसी जगह रहे जहाँ चंद घंटों तक कोई दुश्मन न पहुँच सके। ये चंद घंटे मंडोला के लिए बहुत थे। उसने एक्सरे मैन मार्टिन को टेलीपैथी के जरिए थपक कर सुला दिया, फिर उस पर तनवीमी अमल करने लगा। हर कमाल को जवाल है। आदमी अपने इल्म से, ताकत से, दौलत से या मकारी से कितना ही बुलंद मुकाम हासिल कर ले, जब जवाल की घड़ी आती है तो बुलंदी के ग्राफ से नीचे चला जाता है। एक्सरे मैन मार्टिन ने ज़बरदस्त प्लानिंग से गुमनाम और पुरस्कार हुक्मरान का मुकाम हासिल किया। इस मुकाम पर दाऊद मंडोला पहुंच गया। मार्टिन रसल को ग्राफ के एक तय खाने से नीचे पहुंचा दिया। इसके बावजूद यहूदी कौम नुकसान में नहीं रही। मंडोला ने मार्टिन रसल के दिमाग को लॉक करके हम तमाम टेलीपैथी जाने वालों को खुफिया तंजीम तक जाने से रोक दिया। यह अहम काम करने तक वो स्नैक बार के सामने सड़क के किनारे कार में बैठा रहा। शराबी ब्रेन आदम कॉफ़ी पीने के बाद सो गया था। मंडोला ने दूसरी प्याली मंगाकर कॉफ़ी पी, फिर ब्रेन आदम के पास आ गया। वो मालूम कर चुका था कि ब्रेन आदम नहायत ज़हीन और मामला फ़हम शख्स है। खुफिया यहूदी तंजीम को बड़ी जहानत से कायम रखे हुए है। ऐसे लोग तंजीम के लिए ज़रूरी होते हैं। लिहाजा उसने ब्रेन आदम पर भी अमल करके उसके दिमाग को लॉक कर दिया। जॉन विल्सन ने दाऊद मंडोला बनकर यहूदी होने का हक अदा कर दिया। अब कोई इस तंजीम के अंदर नहीं पहुंच सकता था, सिर्फ मंडोला। एक्सरे मैन मार्टिन की आवाज़ और लहजे इख्तियार करके तमाम बरादर्स और अल्पा पर हुकूमत कर सकता था और अपने मुल्क और कौम के मफादात के लिए काम कर सकता था।
उसने मोबाइल फ़ोन के जरिए नए सुपर मास्टर रिच कार्ड से रब्ता किया। फिर कहा, सर, एक नया इंकशाफ हुआ है। इसराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ ब्रेन आदम का एक जुड़वा भाई है। सुपर मास्टर रिच कार्ड ने पूछा, ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? सर, वो जुड़वा भाई इस वक्त मेरी कार में मेरे साथ बैठा हुआ है। आप फ़ोन के जरिए उसके खराटे सुन रहे होंगे। उसे जगाओ, मुझसे बातें कराओ। सॉरी सर, ये नशे की ज़्यादती के बायस मदहोश है और गफलत की नींद सो रहा है। मैंने कॉफ़ी पिलाई थी फिर भी ये सो गया। इसे हेडक्वार्टर में ले आओ और बताओ कि इसके चोर ख्यालात क्या कह रही हैं। वो कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए बोला, मैं इसे ला रहा हूँ। मैंने इसके चोर ख्यालात पढ़े थे। पता चला दोनों जुड़वा पैदा हुए थे। ये यहाँ न्यूयॉर्क में रहता है और इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ ब्रेन आदम यानी इसका भाई तेल अवीव में है। क्या तुम इंटेलिजेंस के चीफ ब्रेन आदम के दिमाग में जा सकते हो? मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो योगा का माहिर है। पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लेता है। वो शराबी ब्रेन आदम को लेकर हेडक्वार्टर में आ गया। 2 सिपाही इस मदहोश को एक स्ट्रेचर पर डालकर ले गए। मंडोला ने सुपर मास्टर के पास आकर कहा, इसने बहुत अरसा बाद आज शराब पी है। मुझे शुबा था कि ये यहाँ रहकर यहूदियों के लिए जासूसी कर रहे, लेकिन इसके ख्यालात ने बताया है कि ये जासूस नहीं है। न्यूयॉर्क में एक आम शहरी की तरह जिंदगी गुजार रहे। ये जहन तस्लीम नहीं कर रहे कि इसराइली सुराग रसां इदारे के चीफ का जुड़वा भाई यहाँ शराफत से ज़िंदगी गुजार रहे। क्या तुमसे चोर ख्यालात पढ़ने में गलती नहीं हो सकती? हो सकती है, मैं इसे एक वजह से यहाँ लाया हूँ। इन दोनों जुड़वा भाइयों के दिमागों में कोई आता है और ये उस आने वाले से बेखबर रहता है। क्या तुम उसका सुराग लगा सकते हो? अगर कभी उस ख्याल ख्वानी करने वाले को इसके अंदर बोलते सुनूंगा तो शायद मालूम हो जाए कि वो कौन है। उसी वक्त वहाँ 3D पहुँच गई, यानी डी हार्वे, डी क्रेन और डी मोरा। उन्होंने दाऊद मंडोला से मुसाफिया किया। सुपर मास्टर ने कहा, मैंने शराबी ब्रेन आदम के चोर ख्यालात सही तौर पर पढ़ने के लिए 3D को बुलाया है। शायद ये तीनों उस छुपे हुए ख्याल ख्वानी करने वाले को पहचान लें। मंडोला ने कहा, मैं कोशिश कर चुका हूँ, अब सोने जा रहा हूँ। सुबह उठकर कोई खुशखबरी सुनना चाहूँगा। मंडोला अपने क्वार्टर में आ गया। उसे यकीन था कि अब 3D तो क्या, 300 DB तेल अवीव वाले ब्रेन आदम और एक्सरे मैन मार्टिन तक नहीं पहुंच सकेंगे। आइंदा यहूदी खुफिया तंजीम का बेताज बादशाह वही दाऊद मंडोला रहेगा। अंडरग्राउंड ज्यू सिंडिकेट के सरगना यहूदा गिल ने पारस को कत्ल करने का मुआवजा 10 लाख पाउंड तलब किया था और इसराइली हुकूमत उसे 10 लाख पाउंड से ज़्यादा रकम देने वाली थी। यहूदा को यकीन था कि वो पारस की गैर मामूली कुव्वत समात के जरिए पारस की शहरत तक पहुंच जाएगा। फिर उसका सबसे शहजोर हैरी सैमसन एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर उसे गोली मार देगा। मौत के खेल का वो पहला राउंड लेक व्यू होटल की छत पर खेला गया। पारस ने भी पाशा की गैर मामूली समात को हरबा बनाकर यहूदा गिल की बाजी पलट दी। उसका सबसे शहजोर हैरी सैमसन छत पर हराम मौत मारा गया। पारस ने यह नुकसान पहुंचाने के बाद मुकाबले के दूसरे राउंड में अरीना के कमरे से 3 अहम माइक्रो फिल्में चुरा लीं। वो फिल्में इतनी अहम थी कि उन्हें हासिल करने के लिए खुद यहूदा मैदान में आ गया। पारस ने कहा था कि वह तीनों माइक्रो फिल्में कमरा नंबर 417 के रोशनदान में रखी हुई हैं। यहूदा इतना नादान नहीं था कि खुद वह फिल्में लेने आता। उसने एक हिंदुस्तानी अलाकार को फिल्में लाने के लिए उस कमरे में भेजा। इस तीसरे और शायद आखिरी राउंड में पारस और यहूदा बड़ी मक्कारी से चाले चल रहे थे। यहूदा ने अपने आलाकार से कहा था कि वो फिल्में लेकर प्रिंस होटल के कमरा नंबर 106 में आए। उसे उम्मीद थी कि पारस उस आलाकार का पीछा करता हुआ प्रिंस रोड के कमरे में जाएगा तो वह पीछे से आकर उसे गोली मार देगा। वह इस पार्किंग एरिया में अपनी कार के अंदर बैठा हुआ इंतजार कर रहा था कि आलाकार होटल के बाहर फिल्में लेकर आएगा, फिर प्रिंस होटल की तरफ अपनी गाड़ी में जाएगा तो उसका ताकुब करने वाला पारस ही होगा। यहूदा के इंतजार के मुताबिक पारस भी इस पार्किंग एरिया में एक कार के अंदर बैठा था। यहूदा और पारस की कारों के दरमियान 5 गाड़ियां खड़ी हुई थीं। वो एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। अगर देख भी लेते तो एक दूसरे को दुश्मनों की हैसियत से पहचान न पाते। पारस की एक ही पहचान थी कि वो हिंदुस्तानी आलाकार का ताकुब करते हुए प्रिंस होटल में पहुंचेगा। गोया उस होटल का कमरा नंबर 106 उसके लिए चूहेदान साबित होने वाला था। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। आलाकार होटल से बाहर आकर एक कार में बैठ गया। पारस ने उसके पीछे जाने के लिए अपनी कार स्टार्ट की। उधर 5 गाड़ियों के पीछे यहूदा ने देखा कि उसके आलाकार के पीछे एक गाड़ी चल पड़ी है। उसने भी अपनी कार स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई। गाड़ी का इंजन बेदार हो गया, फिर सो गया। अचानक ही 3 अफराद उसकी गाड़ियों के दरवाजे खोलकर अगली और पिछली सीटों पर आ गए। उनके हाथों में गन्ने थी। एक ने कहा, गाड़ी बंद करो, सिर्फ अपनी जुबान बंद रखो और होटल के हाथे से निकलो। उसने कार स्टार्ट की, फिर उसे आगे बढ़ाते हुए बोला, तुम लोग कौन हो, मुझसे क्या चाहते हो? एक ने सर्द लहजे में कहा, कोई सवाल ना करो, चलते रहो, हम रास्ता बता रहे हैं। वो जो रास्ता बताने लगे वो शहर के बाहर वीराने की सिमत जाता था, जबकि उसे प्रिंस होटल जाना था। उसने एक ताकुब करने वाली गाड़ी से अंदाज़ा लगाया कि पारस उस आला कार के पीछे गया है। यहूदा की प्लानिंग बड़ी कामयाब रही थी। सब कुछ वही हो रहा था जो वो चाहता था। ये बात बाद में समझ में आई कि सब कुछ वही नहीं होता जो आदमी चाहता है। शिकारी खुद शिकार होकर दूसरी सिमत जा रहा था। उसने कहा, मैं तुम लोगों के हुक्म के मुताबिक चल रहा हूँ, बता तो दो मुझसे क्या दुश्मनी है?
आगे बैठा हुआ शख्स डैशबोर्ड के खाने खोलकर वहां से रिवॉल्वर और नोटों की कड़ियाँ निकाल रहा था। फिर पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात देखते हुए अपने साथियों से बोला, वो यारो ये कमबख्त यहूदी है, इससे मोटा माल वसूल हो सकता है। यहूदी ने कहा, मैं यहूदी हूँ, शायद तुम लोग कश्मीरी मुजाहिदीन हो। हम यहूदी तुम्हारे दोस्त हैं और तुम्हारी तहरीक आज़ादी की हमायत करते हैं। उसे गाड़ी रोकने का हुक्म दिया गया। एक वीरान सी सड़क के किनारे गाड़ी रोकी। एक ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर कहा, कश्मीरी मुसलमान जहालत के अंधेरे में नहीं है। हम भरपूर सियासी मालूमात रखते हैं, अपने दोस्तों और दुश्मनों को खूब पहचानते हैं। दूसरे ने कहा, तू भारतीय दलाल है, यहाँ से जाकर भारत की हमायत में हमारे खिलाफ जहर उगलेगा। क्यों ना तेरी जुबान हमेशा के लिए बंद कर दी जाए। वो गिड़गिड़ा कर बोला, नहीं, मुझे ना मारो, मैं यहूदी हूँ और सारे यहूदी दुश्मन नहीं होते, मुझे जाने दो। मुझे जिंदा छोड़ने की जो कीमत चाहो वसूल कर लो। एक ने नोटों की गड्डियाँ गिनकर कहा, ये 50,000 रुपये हैं। हम तुम्हारी रकम से हथियार खरीद कर यहूद और हनूद से जंग करेंगे और जितनी रकम है निकालो। वो बोला, मेरे पास यही 50,000 रुपये हैं, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। एक शख्स गाड़ी की चाबी लेकर कार के पीछे गया और फिर डिग्गी खोली। उसमें एक 7mm की राइफल, एक क्लाशनकोफ, कारतूस से भरी हुई 2 पेटियां और एक ब्रीफकेस था। उसे खोलकर देखा गया तो उसमें अमरीकी डॉलर्स की घड़ियां रखी हुई थीं। उन्होंने तमाम माल पर कब्जा जमा कर 2 फायर किए, 2 पहिए बेकार किए, फिर कहा, हम तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं, यहाँ से पैदल जाओ। इतना कहकर वो चले गए। अंधेरी सर्द रात में कहीं गुम हो गए। वो कोट पर ओवरकोट और ऊनी टोपी पहने हुए था। छोटी सी टॉर्च की रोशनी में हाँफता कामता शहर की तरफ जाने लगा। हिंदू बनी और यहूदी बखील बड़ी से बड़ी मुसीबतों में डूबने वाली रकूमात का हिसाब रखते हैं। वो चलते चलते हिसाब करने लगा। वो पारस को कत्ल करके 10 लाख पाउंड से कुछ ज़्यादा हासिल करने वाला था। इससे पहले पारस तकरीबन 15 लाख डॉलर्स की अहम माइक्रो फिल्में ले गया और वह तीनों अजनबी भारतीय करेंसी के हिसाब से 6 लाख रुपये और असला कारतूस ले गए। पारस के कत्ल का मंसूबा बड़ा महंगा पड़ रहा था। वह रात के 11 बजे शहर पहुंचा। एक टैक्सी में बैठकर प्रिंस होटल आया। तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके थे। उम्मीद नहीं थी कि पारस वहां मौजूद होगा। उसने कमरा नंबर 106 को उसके लिए चूहेदान बनाया था। अब खुद वहां जाते हुए डर रहा था कि कहीं पारस उसकी ताक में ना हो। फिर यह कि वह तीनों अजनबी तमाम असले के साथ उसका रिवॉल्वर भी ले गए थे। वो निहत्ता था। उसने काउंटर पर आकर पूछा, कमरा नंबर 106 में कोई है? काउंटरमैन ने पूछा, आप किससे मिलना चाहते हैं? मैं दयाल शंकर से बात करना चाहता हूँ। उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। राब्ता कायम होने पर कहा, मिस्टर शंकर आपसे कोई साहब बात करना चाहती हैं। फिर उसने रिसीवर यहूदा को दिया। वो उसे कान से लगाकर बोला, मैं हूँ, क्या वो तीनों फिल्में ले आए हो? शंकर की आवाज़ आई, जनाब कैसी फिल्में? मैं कमरा नंबर 417 में गया तो उस वक्त आपने मुझे फ़ोन किया और कहा था कि रोशनदान में फिल्में नहीं हैं। उस शख्स ने धोखा दिया है, लिहाजा मैं इस होटल में आ जाऊँ। वो बोला, शंकर मैंने तुम्हें फ़ोन नहीं किया, तुम्हें फ़ोन पर मेरी आवाज़ पहचानना चाहिए थी। मैंने आपकी आवाज़ पहचानी थी, आप ही बोल रहे थे और अब आप ही इनकार कर रहे हैं। बहस ना करो, मैं उसकी चाल समझ गया हूँ। नीचे आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वो रिसीवर रखकर इंतज़ार करने लगा। दयाल शंकर आ गया। वो एक मेज़ के अतराफ बैठ गए। यहूदा ने पूछा, तुमने होटल लेक व्यू से यहाँ आते वक्त किसी कार को अपने ताक़ू में देखा था? एक कार मेरे पीछे होटल के हाथे के बाहर आई थी, फिर वह दूसरी तरफ चली गई। फिर मैंने किसी कार को यहाँ तक आते नहीं देखा। वो मीलों दूर से पैदल आया था, सर्दी में ठिठुरता रहा था। उसने कहा, मुझसे अंदाजे की गलती हुई है। उसने तुम्हारा ताक़ुब नहीं किया। अपने वादे के मुताबिक रोशनदान में वो फिल्में नहीं रखीं। इसका मतलब है उसे फिल्मों की अहमियत का अंदाज़ा हो गया है। वो उन्हें वापस नहीं करेगा। आला कार दयाल शंकर ने पूछा, मेरे लिए क्या हुक्म है जनाब? क्या तुम्हारे पास रिवॉल्वर या पिस्तौल वगैरह है? नहीं, सिर्फ एक चाकू है। यहूदा ने उसे चाकू लेकर लिबास के अंदर छुपा लिया। फिर 2 पैक का बिल अदा करके बोला, तुम इसी होटल में रहो, ज़रूरत होगी तो बुला लूँगा। वो बाहर आकर एक टैक्सी में बैठ गया। उसका क़याम होटल लेक व्यू की 3री मंजिल पर था। वो 3 अजनबी उसका मोबाइल फ़ोन भी ले गए थे। वो सोच रहा था होटल पहुंचकर फ़ोन के ज़रिए किसी आर्मी अफसर से रब्ता करेगा, उसे अपने लुटने की दास्तान सुनाएगा। फिर अरीना और पाशा की रहनुमाई के लिए सफ़ीर साहब से रब्ता करेगा। दाइमा हैरान और परेशान थी। पहले तो उसने शीतारा की चीख सुनी। यह समझ में नहीं आया कि वो चीख किसी सदमे के बायस थी या बेइंतहा मुसरत की वजह से। फिर उसके रोने और कुछ बुड़बुड़ाने की आवाज़ आई। वो किचन से होती हुई कमरे में आई तो घबरा सी गई। शीतारा दीवार से सर टकरा रही थी और कह रही थी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी। दाइमा ने लपक कर उसके बाजू को पकड़ा, फिर उसे दीवार के पास से खींचती हुई बोली, पागल हुई है, दीवार से सर क्यों फोड़ रही है? पूजा अपने कमरे से दौड़ती हुई आई और शीतारा को सवालिया नज़रों से देखने लगी। वो दाइमा से लिपटकर धाड़े मारकर रो रही थी और अपनी दोनों कलाइयों को एक दूसरे से टकराकर चूड़ियाँ यूं तोड़ती जा रही थी जैसे बेवा हो गई हो। पूजा ने पास आकर उसके हाथों को थाम कर पूछा, दीदी क्यों रो रही हो? ये चूड़ियाँ क्यों तोड़ रही हो? वह दाइमा से अलग हो गई। रोते रोते फर्श पर बैठ गई। फिर दोनों हाथों से सर थाम कर बहन करने लगी, हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। पूजा ने पूछा, क्या तुम पारस की बात कर रही हो? हाय हाय, मैं और किसकी बात करूंगी? वही तो मेरी जिंदगी था, मेरी दुनिया था। हाय वो चला गया और मैं इसे रोक ना सकी।
दाई माँ ने नागवारी से पूछा, वो तुझे कल छोड़कर गया था, आज क्यों रोना रहा है? मैं कैसे समझाऊं, वो कल नहीं मुझे आज छोड़कर जा चुका है। देख तारा, तुझे कई बार समझा चुकी हूं। दिन रात ख्याल ख्वानी ना कर, एक दिन पागल हो जाएगी। जरा होश कर, वो कब छोड़कर गया और अब रो रही है? वो झुंझलाकर बोली, पागल तुम हो, बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग चल गया है। छोड़ने का मतलब तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। मैं किस मुंह से कहूं कि वो मर चुका है? क्या? पूजा और दाई माँ ने उसे बेयकीनी से देखा। फिर एक ने पूछा, क्या तू उसके दिमाग में गई थी? हाँ गई थी, उसने सांस रोक ली थी। मैं उसे रोकना चाहती थी क्योंकि वो छत पर जा रहा था, अपने दुश्मनों को गाफिल समझ रहा था। वो खुद को जिंदगी भर सुपरमैन समझता रहा। आखिरी वक्त मेरी बात भी नहीं सुनी। आखिर एक मामूली दुश्मन के हाथों मारा गया। पूजा ने पूछा, दीदी क्या तुमने उसकी लाश देखी थी? हाँ, मैं होटल के मैनेजर को आलाकार बनाकर उस छत पर ले गई। मेरे वहां पहुंचने से पहले वो गोलियों से छलनी हो गया। मैंने मैनेजर के जरिए उसकी लाश देखी है। दाई माँ ने पूछा, तूने उसकी लाश को कैसे पहचाना? क्या वो असली रूप में था? नहीं, एक भारतीय फौजी अफसर बनकर दुश्मन को धोखे से मारने गया था, मगर दुश्मन उसकी चाल समझ गया। इसका मतलब है तूने किसी फौजी अफसर की लाश देखी है। तुझसे कोई गलती हुई है। क्या तू उसके दिमाग में गई थी? जब वो मर चुका है तो उसके दिमाग में कैसे जाऊं? क्या जिसम मर जाए तो दिमाग जिंदा रहता है? तू कुछ बुखलाई हुई है। मेरे कहने से एक बार उसके दिमाग में जाकर मौत की तस्दीक कर ले। वो रो रो कर बोली, मैं सदमे से निढाल हो रही हूँ, ख्याल ख्वानी करने को जी नहीं चाहता। मैं किस दिल से उसके मुर्दा दिमाग में जाऊं? पूजा ने कहा, माँ जी की बात मान लो, एक बार उसके पास जाकर देख तो लो। उसने दोनों की बात मानकर आंखें बंद की। फिर पारस को तसव्वुर में देखा। उसके दिमाग में जाना चाहा। ऐसे ही वक्त रूहानी टेलीपैथी आड़े आ गई। जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी उसके और पारस के दरमियान आ गए। उसकी सोच की लहरें भटक गईं। उसे पारस का दिमाग नहीं मिला। वो दिमागी तौर पर हाजिर होकर धाड़े मार मार कर रोने लगी। उसके रोने के अंदाज ने दाई माँ और पूजा को भी पारस की मौत का यकीन दिला दिया। वो शीतारा को थपकने और तसलियां देने लगे। वो बड़ी देर तक मातम करती रही। इस तरह फर्श पर बैठी बार बार कहती रही कि उसने पारस की ज़िंदगी में उसकी कदर नहीं की। मरने के बाद उसकी अहमियत मालूम हो रही है। उसके बगैर वो अधूरी हो गई है, कभी मुकम्मल नहीं हो सकेगी। दाई माँ ने कहा, हमारी दुनिया में यही होता है, मरने के बाद इंसान की कदर होती है। सब्र करो बेटी, अपने ज़हन को पुरसुकून रखने की कोशिश करो। वो दाई माँ की गोद में सर रखकर फर्श पर लेट गई। आंखें बंद करके पारस का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने लगी। अब उसकी एक एक बात, एक एक शरारत याद आ रही थी और बंद आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। दाई माँ ने कहा, उसे तो तुम नींद में भी रोती रहोगी, किसी दूसरी तरफ ध्यान दोगी तो सदमा कम होगा। वो आंखें खोलकर बोली, क्या वो मिट्टी का खिलौना था कि उसके टूटने के बाद उसे भूल जाऊं और दूसरी तरफ ध्यान लगाऊं? मैं उसे भूलने को नहीं कह रही। तुम उसे याद रखो, उसके हक में ऐसा काम करो जिससे तुम्हारे दिल को इत्मीनान हो। मेरी अकल काम नहीं कर रही, तुम बताओ मैं क्या करूं? तुम कितने ही मामलात में उसकी मुखालफत करती रहती थी। अगर वो दुश्मन था तो उसे भूल जाओ, दोस्त था तो फिर दोस्त के कातिलों से इंतकाम लो। ये क्या कह रही हो? क्या मैं अपनी भारतीय फौज से इंतकाम लूं? अभी तुमने कहा था कि वो भारतीय फौजी अफसर बनकर छत पर गया था। जाहिर है उसे हमारे किसी भारतीय ने नहीं, किसी दूसरे ही दुश्मन ने कत्ल किया है। वो उठकर बैठ गई। फिर बोली, हाँ, मैंने इस पहलू पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने ये मालूम किया था कि पारस मेजर की दार शर्मा बनकर किसी हैरी सैमसन को कत्ल करने जा रहा था और वो हैरी सैमसन पारस की इस चाल को समझ गया। यानी उसका कातिल हैरी सैमसन है। तो फिर मालूम करो हैरी सैमसन कौन है, किस गिरोह से ताल्लुक़ रखते हैं। तुम उस गिरोह को तबाह करोगी तो इत्मीनान कल्ब हासिल होगा। शी तारा खला में तकती हुई सोचने लगी। उसने हैरी के मुतल्लिक पाशा के चोर ख्यालात से मालूम किया। उस वक्त पाशा गुस्से में था। ऐसे वक्त उसकी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर सकता था। शी तारा हैरी और अरीना के मुतल्लिक भी मालूम कर चुकी थी कि वह सब एक ही होटल में है, लेकिन ये मालूम नहीं हो सका कि अरीना और हैरी कौन है और वहाँ किस मकसद से हैं। वो इस होटल के मैनेजर को पहले आलाकार बना चुकी थी। अब फिर उसके अंदर गई। मैनेजर उसकी मर्जी के मुताबिक होटल का रजिस्टर देखने लगा। रजिस्टर में लिखा था कि वो दोनों यहूदियों और जर्मनी से आए हैं। जब ये मालूम हुआ कि वो यहूदी हैं तो वो दिल्ली में मुकीम इसराइली सफ़ीर की खोपड़ी में पहुंच गई। उसके चोर ख्यालात ने बताया कि अंडरग्राउंड ज्यू सिंडिकेट का एक सरगना यहूदा गिल ने सफ़ीर से रब्ता किया था और ये दावा किया था कि वह शाम तक पारस को अपने आदमी के जरिए कत्ल करा देगा। हुकूमत इसराइल ने इस सिलसिले में उसे भारी मुआवजा देने का वादा किया। शी तारा ने अंदाजे से सोचा कि यहूदा ने ही हैरी के जरिए उसे कत्ल कराया है, लिहाजा जब अरीना और हैरी होटल लेक व्यू में हैं तो यहूदा गिल भी इसी होटल में होगा। वो फिर मैनेजर के पास आई। उसे फिर रजिस्टर देखने पर मजबूर किया तो मालूम हो गया कि यहूदा इसी होटल की तीसरी मंजिल के 101 नंबर कमरे में क्याम करने आया है, लेकिन अभी कमरे में मौजूद नहीं है। बहरहाल इत्मीनान हो गया कि पारस के कत्ल का मुआवजा 10 लाख पाउंड्स का मुतालबा करने वाला वहाँ है। रात के किसी से में ज़रूर वापस आएगा। हैरी सैमसन के बारे में तस्दीक हो गई कि वो भी मुकाबले में मारा गया है। फौजी बाद में अरीना और पाशा को गिरफ्तार करके ले गए थे। वो कह रहे थे कि हैरी सैमसन अरीना का साथी था, लिहाजा मेजर किदार शर्मा के कत्ल में अरीना और पाशा का भी हाथ है। मैनेजर की सोच शी तारा को किदार शर्मा की मौत के बारे में बता रही थी, लेकिन शी तारा पूरे यकीन से समझ रही थी कि होटल वाले और तमाम फौजी धोखा खा रहे हैं
वह सब पारस की लाश को मेजर कीदार शर्मा समझकर वहां से ले गई हैं। यहूदा गिल रात के 1 बजे होटल लेक व्यू पहुंचा। मैनेजर की सोच ने बताया कि वही यहूदा है और 30वीं मंजिल के कमरा नंबर 101 में रहता है। उसने काउंटर के पास आकर अपने होटल की चाबी ली, फिर मुलाजिम से कहा, मैं कमरे में जा रहा हूँ, मेरे लिए फ़ौरन की विस्की और गिलास ले आओ। वो लिफ्ट में दाखिल होकर 30वीं मंजिल पर जाने लगा। शीतारा उसके चोर ख्यालात पड़ रही थी जो बता रहे थे कि पारस जिंदा है। वो उसकी सोच में बोली, वो एक दहशत था, अपनी मौत के बाद भी दहशत बनकर मेरे अंदर जिंदा है। उसकी सोच जवाबन कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसका ध्यान भटक गया। लिफ्ट का दरवाज़ा 30वीं मंजिल पर खुला। सामने एक जवान औरत खड़ी हुई थी। वो लिफ्ट के जरिए नीचे जाने वाली थी लेकिन एक ग्राहक को देखकर मुस्कुराने लगी। यहूदा ने कहा, तुम्हारी मुस्कुराहट दावत दे रही है। मुझे एक आदमी अपने कमरे में ले गया था, रात भर की बुकिंग थी मगर वो नशे में लुढ़क गया है। उसने जेब से चंद नोट निकाल कर दिया, फिर कहा, चली आओ। वो रकम लेकर उसके साथ चलती हुई बोली, तुम भी कुछ नशे में हो क्या, लुढ़कने वाले हो? वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए बोला, मैं शराब पीता हूँ, शराब मुझे कभी नहीं पीती। वो दोनों कमरे में आ गए। यहूदा ने रिसीवर उठाकर अपने एक मातहत से रब्ता किया, फिर कहा, रोशू, 3 बागियों ने मुझे वीराने में घेर लिया था। मेरे लाखों रुपए और असलिया छीन कर ले गए, कार के 2 पहिए बेकार कर दिए और इस गजब की सर्दी में कई मील पैदल चल कर आया हूँ। बॉस, तुम्हें इस अजनबी मुल्क में तनहा नहीं घूमना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए रकम और असला लेकर आ रहा हूँ। क्या तुमने वह फिल्में हासिल कर ली हैं? नहीं, पारस उन फिल्मों की अहमियत को समझता है। उन्हें सिर्फ चारा बनाकर मुझ तक पहुंचना चाहता है। क्या वो तुम्हारी ताक में है? क्या वो तुम्हें पहचानता है? सूरज से नहीं पहचानता, शायद इसलिए भटक रहा है। उसे मेरे आला कार के पीछे आना चाहिए था लेकिन उसने उस आला कार का भी ताकुब नहीं किया। पता नहीं क्यों उसकी तरफ से मुसलसल खामोशी है। तुम फौरन चले आओ। उसने रिसीवर रख दिया। दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने उठकर पूछा, कौन है? बाहर होटल का मुलाजिम था। दरवाज़ा खोलने पर एक ट्रे में शराब और सोडे की बोतलें और गिलास लेकर आया था। वह तमाम चीज़ें मेज़ पर रखकर चला गया। यहूदा ने दरवाजे को अंदर से बंद करके पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली, मेरे नाम से क्या लेने, मुझे सिर्फ एक फूल कह सकते हो जो हर सुबह बासी और हर शाम ताज़ा हो जाता है। शीतारा उन्हें छोड़कर रोशू के पास आई तो उसने पराई सोच की लहरों को महसूस किया। सोचने लगा, क्या यह टेलीपैथी वाला मामला है? मुझे सांस रोककर आजमाना चाहिए। उसने सांस रोकी, फिर चंद सेकंड के बाद सांस लेते हुए महसूस करने लगा कि अब दिमाग पर बोझ सा नहीं है। यकीनन कोई टेलीपैथी जानने वाला आया था। वो एक ब्रीफ केस में 50,000 रुपये, रिवॉल्वर और गोलियां रखकर अपनी कार में आ गया। उसे स्टार्ट करना चाहता था मगर रुक गया। वह फिर पराई सोच की लहरों को महसूस कर रहा था। उसने पूछा, दोस्त तुम कौन हो? वो बोली, तुमने दोस्त कहा है तो फिर दोस्त हूँ। तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। गाड़ी चलाते रहो और मुझे चोर ख्यालात पड़ने दो। वो कार स्टार्ट करके उसे ड्राइव करता हुआ बोला, मैं सांस नहीं रोकूंगा। पूरी आज़ादी से मेरी हिस्ट्री मालूम करो। इससे पहले ये कह दूं कि गॉड ने मेरी दुआ सुन ली है। मैं दुआएं मांगता रहता था कि मुझे कोई ऐसी गैबी ताकत मिल जाए जिसके ज़रिए मैं यहूदा की ब्लैकमेलिंग से निजात हासिल कर सकूं। अच्छा, दोस्त ने तुम्हें ब्लैकमेलिंग के जरिए अपना ताबेदार बनाया? सिर्फ मैं ही नहीं, उसके सिंडिकेट में दर्जनों खतरनाक मुजरिम हैं जो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन सब की कमजोरियां इसके हाथों में है। इसका दावा है कि हम में से कोई इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो इसकी मौत के बाद भी ऐसे इंतजामात हैं कि हम सब की कमजोरियां मंजरे हम पर आ जाएंगी। फिर हमें कहीं पनाह नहीं मिलेगी। हम जहां जाएंगे वहां हमें सजाए मौत मिलेगी। फिक्र न करो, मैं तुम्हें इसके चुंगल से निजात दिलाऊंगी। अब खामोश रहो। वो खामोशी से ड्राइव करने लगा। शीतारा मालूमात हासिल करने लगी कि यहूदा गिल के ज्यू सिंडिकेट में कितने खतरनाक मुजरिम हैं, यहूदा के मकासद क्या है और किस तरह वो यहूदी मुफादात के लिए काम करते हैं। इसके एवज वो इसराइली हुकूमत से और अरबपति यहूदी सरमायादारों से बड़ी बड़ी रकमें वसूल करता रहता है। यहूदा अपने कमरे में पी रहा था। वो जवान औरत उसकी फरमाइश के मुताबिक रिकॉर्डर से उभरने वाली मौसीकी पर रक्स कर रही थी। फिर वो नाचते नाचते रुक गई। उसने रिकॉर्डर को ऑफ कर दिया। वो बोला, क्या हुआ, थक गई हो? वो पास आकर राजदारी से बोली, मैं पारस की रूह को देख रही हूँ। वो चौंक कर बोला, ये क्या बकवास है, क्यों मेरा नशा भंग कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ, मैंने अभी उसे बंद दरवाजे से गुजर कर यहाँ आते देखा है। वो इधर उधर सहम कर देखते हुए बोला, कहाँ है वो, कहाँ है? नहीं, जब वो जिंदा है तो जिंदा ही आएगा, उसकी रूह नहीं आएगी। तू झूठ बोलती है, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। उसने मारने के लिए हाथ उठाया। ऐसा लगा जैसे किसी ने हाथ पकड़ लिया हो। उठा हुआ हाथ नहीं हिल रहा था, फिजा में जकड़ा हुआ सा रह गया था। शीतारा ने उसकी सोच में कहा, हाँ कोई है, किसी ने मेरे हाथ को पकड़ लिया है। वो बोला, छोड़ो, मेरे हाथ को छोड़ो, कौन हो तुम? अगर पारस हो तो जिंदा हो, फिर नजर क्यों नहीं आ रहे? वो औरत परेशान होकर उसे देख रही थी, फिर बोली, मालूम होता है तुम्हें भी चढ़ गई है, लानत है तुम लोगों पर। कमरे में बुलाते हो, रकमें देते हो, फिर नशे में लुढ़क जाते हो। वो पलट कर दरवाजे के पास आई, फिर जाने के लिए उसे खोला। सामने रोशू खड़ा था। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, जाओ, भाग जाओ। वो तेजी से बाहर आई, फिर दौड़ती हुई लिफ्ट की तरफ चली गई। रोशू ने कमरे में आकर दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। यहूदा ने कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए, अभी मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया था। क्या तुम्हें कोई नजर आ रहा है? वो उसके सामने आकर सोफे पर बैठते हुए बोला, मुझे तो तुम्हारी मौत नजर आ रही है। वो बॉस की हैसियत से डांट कर बोला, क्या बकवास कर रहे हो, मैं ये गिलास तुम्हारे मुंह पर मारूंगा।
उसने गिलास पकड़कर मारने के लिए फिजा में हाथ बुलंद किया, तो फिर वो हाथ फिजा में जकड़ कर रह गया। उसने हाथ नीचे करने की कोशिश की लेकिन उसे हिला भी ना सका। रोशू ने एक भरी हुई बोतल मेज पर रखते हुए पूछा, क्या यकीन आया कि मौत तुम्हारे पास है? वो घबरा कर बोला, हाँ यकीन आ गया, मुझे बचाओ, तमाशा देखोगे और मैं मर जाऊंगा तो तुम भी जिंदा ही नहीं रहोगे। यहूदा, अब तो मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकोगे। तुमने मेरे जैसे 15 खतरनाक मुजरिमों के खिलाफ ठोस दस्तावेजी सबूत अपने एक पार्टनर यहूदा शमून के पास रखी हैं। उसने परेशान होकर कहा, यह झूठ है, मेरा कोई पार्टनर नहीं, तुम बकवास कर रहे हो। यहूदा शमून बेल्जियम में करोड़पति यहूदी की हैसियत से बज़ाहिर शरीफाना जिंदगी गुजार रहा है। हम जैसे शातिर मुजरिमों ने शमून को बारहा देखा है लेकिन कभी हमें शुबा तक नहीं हुआ कि वो ज्यू सिंडिकेट में तुम्हारा पार्टनर है। ये तुम्हें कैसे मालूम हो गया? वह मौत जो तुम्हारे दिमाग के अंदर है उसने मुझे बताया है। उसी मौत के हुक्म से मैं ये भरी हुई बोतल लाया हूँ। तुम पहले अपनी आधी बोतल पीने के बाद ये पूरी बोतल भी पियोगे और इस कमरे में मर जाओगे। उसका उठा हुआ हाथ आज़ाद हो गया। वो परेशान होकर बोला, तुम मेरे ताबेदार रोशू नहीं हो, तुम पारस हो और तुम्हारे टेलीपैथी जानने वाले मेरे दिमाग में रहकर मेरे पार्टनर शमून के मुतालिक मालूमात हासिल कर रहे हैं। शीतारा ने उसके अंदर कहा, जलील कमीने, तूने 10 लाख पाउंड्स के लिए मेरे पारस को मार डाला। वह इस दुनिया में नहीं है, तू भी नहीं रहेगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो सहम कर बोला, तुम कौन हो? मैंने पारस को लाख नहीं किया, वो जिंदा है। मेरी 3 अहम माइक्रो फिल्में चुरा कर ले गया है। होटल की छत पर जो मारा गया है वो मेजर किदार शर्मा है। तुम सब धोखा खा रहे हो। भारतीय फौजी मेजर किदार शर्मा समझकर पारस की लाश ले गई हैं। मेरी सोच की लहरें पारस के मुर्दा जिस्म से वापस आ गई हैं। तुमने टेलीपैथी के जरिए उसकी मौत की तस्दीक की होगी, लेकिन पाशा ने गैर मामूली कुव्वत समाज से उसकी आवाज़ें सुनी हैं। जब मेजर की लाश ले जाई जा रही थी तभी पाशा ने पारस को नीचे हाल में बोलते सुना था। पाशा गैर मामूली कुव्वतों का मालिक है लेकिन अकल से पैदल है। मेरी ख्याल ख्वानी मुझे धोखा नहीं देगी। चलो पहले आधी बोतल उठाओ और अपने मुंह से लगाओ। वो बोतल को हाथ नहीं लगाना चाहता था मगर बेख्तियार उसे उठाकर मुंह से लगाकर पानी या सोडे के बगैर गटागट पीने लगा। देखते ही देखते बोतल खाली हो गई और उसके हाथों से छूटकर फर्श पर गिर पड़ी। वो तेजी से पीने के बाद हाँफ रहा था, उसका सर चकरा रहा था। रोशू ने कहा, जरा दम ले लो, अभी पूरी एक बोतल बाकी है। उसे अपनी आंखों के सामने 2-2, 4-4 रोशू दिखाई दे रहे थे और वह तमाम रोशू हंसते हुए कह रहे थे, अफसोस मौत तुझे इतनी मोहलत नहीं दे रही कि अपने पार्टनर यहूदा शमून से 2 बातें कर सके, उसे और अपनी भतीजी अरीना को पेश आने वाले खतरात से आगाह कर सके। चल ये बोतल भी उठा ले। वो पूरी तरह होश में नहीं था। शीतारा ने उसमें बोतल पकड़ने की तमन्नाई पैदा की। उसने इसे खोलकर मुंह से लगा लिया और पीने लगा। वो भरी हुई बोतल भी खाली हो गई, हाथ से छूटकर गिर पड़ी। उसने उबकाई से ली, फिर सोफे पर गिरकर क्या करने लगा। रोशू ने उसे एक लात मारी। वो चारों छाने चित हो गया। फिर रोशू करीब आकर उसके नरखरे पर एक पाँव रखकर दबाने लगा। कुछ शराब मुंह से पिचकारी की तरह निकली, बाकी अंदर रह गई। दम बाहर हो गया। वो जरा तड़पकर सागित हो गया। उसके दीदे फैलकर बेनूर हो गए। ये काम पारस का था, लेकिन जब वो यहूदा के हिंदुस्तानी आलाकार का ताकुब कर रहा था तभी जनाब तबरेजी साहब की जानिब से हदायत मिली थी कि वो कमरे में जाकर आराम करे। शीतारा उसे मुर्दा समझ रही और आइंदा भी उसे मरहूम समझती रहेगी। वो आफरीन के साथ आराम से सो रहा था और वो जो दुश्मन जान थी वो पारस के दुश्मनों की जान से खेल रही थी। उसने कमांडर के पास आकर कहा, तुम सब जिसे मेजर किदार शर्मा की लाश समझ रहे हो वो दरअसल पारस की लाश है। कमांडर ने हैरानी से पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, इस लाश को हमारे धर्म के मुताबिक जलाया नहीं जाएगा, इसे बाबा साहब के दायरे में भेजा जाएगा। तुम ये चौंका देने वाली बात कह रही हो। लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। मैं भी फ़ोन पर कहता हूँ कि उस लाश के चेहरे पर मेजर का मेकअप है तो उसे वॉश करके हकीकत मालूम की जाए। उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किया। राब्ता कायम होने पर एक मातहत अफसर ने कहा, हमें शुबा है कि वो मेजर केदार शर्मा की लाश नहीं है। तुम खुद जाओ और उसके चेहरे का मेकअप चेक करो। उधर से कहा गया, सर अभी मैं आपसे राब्ता करने वाला था। ये बताना था कि मुसलमान बागियों ने कैंप को बॉम्ब से उड़ा दिया है। वहाँ मेजर किदार शर्मा और हैरी सैमसन वगैरह की लाशें रखी हुई थीं। उन सब के चीथड़े उड़ गए हैं। यह पहचानना मुमकिन नहीं रहा कि वो लाशें किन मरने वालों की हैं। शीतारा कमांडर के अंदर रहकर यह सुन रही थी। बड़े दुख से बोली, हे भगवान, ये क्या हो गया? उसके माँ बाप और रिश्तेदार आखिरी वक्त उसका चेहरा भी नहीं देख सकेंगे। अगर फरहाद अली तैमूर ने बेटे का मुतालबा कर दिया तो क्या होगा? कमांडर ने कहा, पारस यहाँ असल नाम और पासपोर्ट से नहीं आया था। हमें सिलसिले में अनजान बनकर रहना चाहिए। हम लाख अनजान बनकर रहें मगर बाप तो जानता है कि बेटा यहाँ आया था और आकर हमेशा के लिए गुम हो गया है। हम में से कोई टेलीपैथी जाने वाला उसके मुर्दा दिमाग को छू नहीं सकेगा। बाप समझ लेगा कि यहाँ उसके बेटे की ज़िंदगी से खेला गया है। समझने दो, वो सबूत के बगैर हमें इल्ज़ाम नहीं दे सकेगा। तुम्हें अपने देश की भलाई की खातिर अनजान बनकर रहना चाहिए। वह दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोच में पड़ गई। एक तो पारस की अब्दी जुदाई का दुख था, उस पर मुजरिमाना खामोशी लाजमी हो गई थी। यह खबर तमाम ममालिक तक पहुंच गई कि मैंने लैला की मौत की हलाकत का इंतकाम लेने के लिए हेडक्वार्टर और एटमी प्लांट में कैसी ज़बरदस्त तबाही मचाई है। शीतारा अपने देश को इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहती थी, इसलिए मजबूरन खामोश रही। दाऊद मंडोला ने जिस ब्रेन आदम को हेडक्वार्टर में पहुंचाया उसका नशा उतर चुका था।
टेलीपैथी जानने वाले 3D उसके चोर ख्यालात को पढ़ रहे थे। उन्हें पता चला कि इसराइली इंटेलिजेंस का चीफ ब्रेन आदम उसका जुड़वा भाई है, लेकिन उसे शाज़ो नादिर ही राब्ता होता है। उसने शराबी ब्रेन आदम को राब्ता करने पर मजबूर किया। जब राब्ता हो गया तो उन्होंने तेलबैब के ब्रेन आदम की आवाज़ सुनकर उसके अंदर जाना चाहा, लेकिन उसने सांस रोक ली। फिर फ़ोन के जरिए अपने भाई से कहा, ब्रादर तुम्हारे दिमाग में कोई छुपा हुआ है, वो मेरे अंदर आना चाहता था, मुझसे अभी बातें ना करो। 3D के एक डी क्रेन ने शराबी ब्रेन आदम की ज़ुबान से कहा, ब्रादर फ़ोन बंद ना करना वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। माई गॉड, तुम कहाँ फंस गए हो? तुम्हारे अंदर कौन है? उससे कहो मुझसे बातें करे। वो कहता है तुम्हारे दिमाग में आकर बातें करेगा। उससे कहो मैं अपने इख्तियार में नहीं हूँ, ना चाहने के बावजूद बेख्तियार सांस रोक लेता हूँ। ठीक है, जब तक तुम किसी के तनवीमी अमल से निजात नहीं पाओगे ये लोग मुझे कैदी बना कर रखेंगे। जब कभी अपने दिमाग के दरवाजे खोलना चाहो तो सुपर मास्टर से रब्ता कर लेना। फ़ोन का रब्ता ख़त्म कर दिया गया। तीनों टेलीपैथी जानने वाले 3D ने सुपर मास्टर के पास आकर कहा, सर इंटेलिजेंस का वो चीफ किसी के तनवीमी अमल के ज़ेर असर है, वरना वो अपनी भाई की रिहाई की खातिर हमें ज़रूर अपने दिमाग में आने देता। उसी वक्त इंटरकॉम पर इशारा मौसूल हुआ। सुपर मास्टर ने पूछा, क्या बात है? लेडी सेक्रेटरी ने कहा, सर इंटेलिजेंस का चीफ आपसे बात करना चाहता है। सुपर मास्टर ने इंटरकॉम ऑफ करके टेलीफोन का रिसीवर उठाया, फिर पूछा, हेलो चीफ, क्या भाई की याद आ रही है? ब्रेन आदम ने पूछा, मेरे भाई को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है? वो मिलिट्री हेडक्वार्टर में घुस आया था। क्या हम एक जासूस को खुशामदीद कहते? तुम झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो। वो जासूस नहीं, कानून का एहतराम करने वाला शहरी है। इल्ज़ाम झूठा नहीं, हमारे ख्याल ख्वानी करने वालों ने उस चोर के ख्यालात पढ़े हैं। हमारे पास भी ख्याल ख्वानी करने वाले हैं और वो इस इल्ज़ाम को झूठा साबित कर सकते हैं। तुम नए सुपर मास्टर हो, मैं मशवरा देता हूँ ख्वामखा दो मुल्कों के दोस्ताना ताल्लुकात में गड़बड़ न करो, वरना इस्लामी ममालिक के खिलाफ हमारे दरमियान जो समझौता है उस पर हमें नज़रसानी करनी पड़ेगी। सुपर मास्टर सोच में पड़ गया। इब्तदा से अमरीकी पॉलिसी ये रही है कि बज़ाहिर इस्लामी ममालिक का दोस्त और हमदर्द रहे और दरपर्दा इसराइल को अजाब बनाकर उन मुसलमान हुक्मरानों पर मुसल्लत रखे। अमरीका और इसराइल बरसों से ऐसी पॉलिसियों पर अमल करते आ रहे हैं। सुपर मास्टर ने कहा, अच्छी बात है, मैं इस शर्त पर तुम्हारे भाई को रिहा कर रहा हूँ कि वो फ़ौरन ये मुल्क छोड़ दे। उसने रसीवर रखकर 3D से कहा, उस पर तनवीमी अमल करके उसे अपना ताबेदार जासूस बनाओ। वो अपने भाई के पास तेलबैब जाएगा तो तुम उसके अंदर रहकर बहुत कुछ मालूम कर सकोगे। 3D में से एक डी ने कहा, सर मैं उस पर अमल करूंगा, फिर हम तीनों में से कोई भी उसके अंदर जाकर इसराइली इंटेलिजेंस के राज मालूम करता रहेगा। डी क्रेन वहां से चला गया। सुपर मास्टर ने एक फ़ाइल डी हार्वे को देते हुए कहा, मिस्टर हार्वे, ये मशरिक़ वस्ता की इस्लामी ममालिक की फ़ाइल है। तुम इन्हें पढ़कर ये मालूम कर सकोगे कि किस इस्लामी मुल्क के सरबराह में कौन कौन सी कमज़ोरियाँ हैं और वहाँ की बासर शख्सियात को किस तरह हमारे मुफादात के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है। डी हार्वे ने वो फ़ाइल लेकर कहा, ऑलराइट सर, मैं फ़ाइल की स्टडी करने के बाद आपसे लाइन ऑफ एक्शन की मंजूरी ले लूँगा। वो चला गया। सुपर मास्टर ने 30 को एक फ़ाइल, वीडियो फिल्में और ऑडियो कैसेट्स देकर कहा, पाकिस्तान और भारत जब से आज़ाद हुए हैं तब से वो कश्मीर पर अपना हक जताने के लिए एक दूसरे से लड़ते आ रहे हैं। हमारा ख्याल था कि दो जानवर हमेशा एक हड्डी के लिए एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और हम उन्हें लड़ाते रहेंगे, लेकिन पिछले बरसों से कश्मीर की अवाम ने आज़ादी के लिए जहाद शुरू कर दिया है। ये तहरीक आज़ादी दुनिया के तमाम ममालिक को मुतवज्जा कर रही है। सर हमें इस सिलसिले में क्या करना है? पाकिस्तान में बदतरीन सियासी और मुआशी हालात पैदा करना होंगे। इस तरह पाकिस्तानी हुकूमत और वहाँ के अवाम अपने मसाइल में उलझते रहेंगे। जब अपनी ज़ाती मुसीबतें दूर करने के सिलसिले में परेशान रहा करेंगे तो कश्मीरी मुसलमानों का भरपूर साथ नहीं दे सकेंगे, सिर्फ ज़ुबानी हमायत करते रहेंगे। मिस्टर डिमोरा, तुम उर्दू हिंदी अच्छी तरह समझ और बोल लेते हो। वहाँ चारों सूबों की ज़ुबानें मुख्तलिफ हैं। उन चारों सूबों के मुसलमान सिर्फ मज़हब के बायस एक हैं, वरना ज़ुबान, तहजीब और सकाफ़त एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तुम उन अवाम को ज़रिया बनाकर लिसानी फसादात करा सकते हो। पाकिस्तान की ड्रग माफिया तुम्हारा भरपूर साथ देगी। इस ड्रग माफिया में भारतीय जासूस हैं, तुम उन्हें वीडियो कैसेटों में देख सकोगे। ये फाइल और कैसेट्स ले जाओ। डिमोरा मेज़ पर से वो तमाम चीज़ें उठाकर वहाँ से अपने बंगले में चला आया। इन तमाम टेलीपैथी जाने वालों की रिहाइश मिलिट्री हेडक्वार्टर में थी। डिमोरा ने अपने कमरे में आराम से बैठकर पहले फाइल को तवज्जो से पढ़ा, फिर VCR में कैसेट लगाकर टीवी स्क्रीन पर उन भारतीय सुराग रसानों को देखने लगा जो लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में मुसलमान बनकर रह रहे थे। ऐसे पाकिस्तानी अफसरान और बड़े अहदेदारान भी थे जो ड्रग माफिया के हाथों अपना ज़मीर बेच चुके थे। वह सब बारी बारी स्क्रीन पर आ रहे थे, अपना कोड नंबर और कोड वर्ड्स बताकर अपना मुख्तसर तारुफ करा रहे थे। डिमोरा उनसे एक एक को देखता रहा, उनकी आवाज़ें सुनता रहा, फिर VCR ऑन करके दूसरे जासूस या पाकिस्तान की दलाली करने वालों को देखता रहा। ऐसे वक्त उसने लाहौर के एक इलाके के डिप्टी कमिश्नर को देखा। वो अपना कोड वर्ड बताकर कहने लगा, पहले मैं ड्रग माफिया का एक मामूली एजेंट था, फिर मैंने माफिया के ताउन से अपने इलाके के एक सियासतदान के लिए बड़ी मेहनत की। इलेक्शन में उसकी होने वाली हार को जीत में बदल दिया, उसे असम्बली में पहुंचा दिया। उस सियासतदान ने वजीर बनते ही मुझे यहाँ का DC बना दिया। डिमोरा ने VCR को ऑफ करके DC के अंदर पहुंचकर उसके ख्यालात पढ़े। उसकी सोच ने कहा, यहाँ की पूरी पुलिस फोर्स मेरे अहकामात की पाबंद है। मैं स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करता रहता हूँ,
लेकिन अब मेरी राह में मुश्किलात पैदा होने वाली हैं। डिमोरा ने उसकी सोच में कहा, मुझे इन मुश्किलात के मुताल्लिक वजाहत से सोचना चाहिए। डीसी ने कहा, करीबी इलाके में एक टेलीपैथी जानने वाली पैदा हो गई है। ये एक चौंका देने वाली बात थी। डिमोरा सीधा होकर बैठ गया, फिर कोड वर्ड्स अदा करके बोला, अभी मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर बोल रहा हूँ, क्या वो भी इसी तरह तुम्हारे अंदर आती हैं? डिप्टी कमिश्नर ने दोनों हाथों से सर थाम कर पूछा, तुम कौन हो? दोस्त हूँ, इसलिए तुम्हारे कोड वर्ड्स जानता हूँ। मेरा ताल्लुक अमेरिका के उस सुपर मास्टर से है जो तुम्हारे यहाँ ड्रग माफिया के हाथ मजबूत करता है। मुझे बताओ, वो टेलीपैथी जानने वाली कौन है? एक मुकामी लड़की है, उसका नाम फरहान है। वो 2 हफ्ते पहले तक निहायत ही गरीब और कमज़ोर सी लड़की थी। एक निहायत ही पसमानदा बस्ती में रहती थी, फिर अचानक ही उसे अरूज हासिल हो गया। अब वो लाहौर के एक महंगे इलाके में एक शानदार महलनुमा कोठी में रहती है और वो हम सब के ढके छुपे राज जानती है। वो बोला, मिस्टर डीसी, फिल वक्त दुनिया में जितने टेलीपैथी जानने वाले हैं उन सब के नाम हमारी फहरिस्त में दर्ज हैं। फिर तुम कहते हो वो पाकिस्तानी और लाहौर की रहने वाली है। बेशक वो लाहौर के एक इलाके भगवानपुरा में पैदा हुई थी, वहीं जवान हुई और वहीं तालीम हासिल की। फिर तो तुम्हें किसी तरह का धोखा हो रहा है। ये बात सारी दुनिया जानती है कि फरहाद अली तैमूर के बाद पाकिस्तान में फिर कोई टेलीपैथी जानने वाली हस्ती पैदा नहीं हुई, लेकिन वो जानती है और दिमाग के अंदर छुपे हुए राज पूरी तफसील से बता देती है। तुमने उससे कब मुलाकात की थी? मैं पुलिस के एक आला अफसर और इंटेलिजेंस के एक नौजवान अफसर के साथ कल उसकी कोठी में गया था। उसने हमसे ड्राइंग रूम में मुलाकात की थी। हमसे पहले एक पुलिस अफसर उसे गिरफ्तार करने गया था, मगर उसे हाथ भी नहीं लगा सका। उसके सामने ज़मीन पर हकीर कीड़े की तरह रेंगता हुआ बाहर चला गया। हमने उसे नरम लहजा इख्तियार किया तो वो नरमी से बोलती रही। वो पुलिस अफसर उसे क्यों गिरफ्तार करना चाहता था और तुम उसे क्यों मिलने गए थे? हमें शुबा था कि वो कोई बड़ी वारदात करके अचानक दौलतमंद बन गई है। जब एक इंस्पेक्टर उसके सामने कीड़े की तरह रेंगने लगा तो शुबा हुआ कि वो कोई पुरस्कार इल्म जानती है। और जब उसने हमसे ये कहा कि हम इससे भी बड़ी वारदातें करते हैं तो हम चौंक गए। वो हमारी वारदात की तफसील बताने लगी। हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो हमारे अंदर की छुपी हुई बातें जानती होगी। हम उसे गिरफ्तार न कर सके, चुपचाप वापस चले आए। डिमोरा ने कहा, इससे यह साबित नहीं होता कि वो टेलीपैथी जानती है। किसी और पुरस्कार जरिए से उसने तुम सबका कच्चा चिट्ठा मालूम कर लिया है। अगर टेलीपैथी जानती तो तुम्हारे अंदर आकर ऐसे ही बोलती जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ। शायद तुम दुरुस्त कह रहे हो, वो तुम्हारी तरह हम में से किसी के अंदर नहीं बोल रही थी। तुम उससे फ़ोन पर बात करो, मैं मालूम करना चाहता हूँ कि वो कौन सा पुरस्कार इल्म जानती है। हो सकता है वो अपने इल्म के जरिए आगे चलकर हमारे लिए मुसीबत बन जाए। डीसी ने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। राब्ता होने पर शेरू की आवाज़ सुनाई दी। डीसी ने कहा, अपनी बहन से कहो मैं बात करना चाहता हूँ। उसे होल्ड करने के लिए कहा गया। वो रिसीवर कान से लगाए इंतजार करने लगा। डिमोरा शेरू के अंदर आ गया। वो बहन के कमरे के पास आकर दरवाजे पर दस्तक देकर कह रहा था, फरा, डीसी साहब तुमसे फ़ोन पर बातें करना चाहती हैं। वो बोली, इसके लिए दरवाजे पर आना क्या ज़रूरी था? वहीं से फ़ोन पर कहना चाहिए था। ठीक है, इधर रिसीवर रख दो। फरहाना ने बेड पर करवट बदलकर सरहाने रखे हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया। उसी वक्त पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक ली। फिर सांस लेते हुए रिसीवर कान से लगाकर बोली, कौन हो तुम? मैं हूँ डीसी दिलदार हुसैन। मैं तुम्हें नहीं, उसे पूछ रही हूँ जो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है और मेरे दिमाग में आना चाहता है। डिमोरा ने कहा, मैं डीसी दिलदार हुसैन की ज़ुबान से बोल रहा हूँ। तुमसे तारुफ हासिल करना चाहता हूँ, तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। पहले अपनी हिस्ट्री पेश करो और ये बताओ कि मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहते हो? तुम्हारे इरादे क्या हैं? मैं एक अमरीकी हूँ, मुझे एशियाई लोग पसंद हैं। तुम देख रही हो कि मैं तुम्हारे मुल्क की ज़ुबान बोल रहा हूँ। इससे अंदाज़ा कर सकते हो कि मुझे तुम्हारी ज़ुबान से और तुम्हारे मुल्क से कितनी मोहब्बत है। वो बोली, लेकिन मुझे पाकिस्तान से ज़्यादा दौलत कमाने से मतलब है, इसलिए मैं डीसी दिलदार हुसैन को दोस्त समझती हूँ। फिर तो हमारी दोस्ती पक्की होगी, क्योंकि मैं अभी दौलत को सबसे ज़्यादा अहमियत देता हूँ। मुझे डीसी ने बताया कि तुम अचानक ही अमीर हो गई हो। हमारे लिए काम करोगी तो और ज़्यादा बेहिसाब दौलत हासिल होती रहेगी। मैं दौलत के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बोलो, मुझसे क्या काम लेना चाहते हो? तुम्हारी सलाहियतों के मुताबिक तुम्हें काम दिया जाएगा। हमें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे पास कौन सा पुरस्कार इल्म है। हमारे दरमियान कोई पर्दा नहीं रहना चाहिए। मैं मुसलमान लड़की हूँ, मेरा मज़हब पर्दे में रहना सिखाता है, इसलिए मैं पर्दे में रहूँगी। खूब बातें बनाती हो। मुसलमान औरतें चेहरे को और बदन को छुपाती हैं और तुम अपना इल्म छुपा रही हो। हमें हर वो बात छुपाने का हुक्म है जिसे हमारा मजाजी खुदा छुपाने को कहता है। तुम्हारा मजाजी खुदा कौन है? मैं कैसे बताऊँ? मैंने अभी तक उसे देखा नहीं। तुम यकीन नहीं करोगे, मगर मैं ये बात कसम खाकर कहती हूँ। तुम कसम खा रही हो तो यकीन करता हूँ। अब ये समझा दो कि तुमने उसे देखा नहीं है, तो वो तुम्हारा शौहर कैसे हो गया? मैंने सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी है। हमारा निकाह टेलीफोन पर हुआ था। कुछ समझ में आया? इन बातों के दौरान साजिद अली यानी इवान रास्का उसके अंदर आ गया और दूसरी तरफ की आवाज़ और लहजे को तवज्जो से सुन रहा था। फिर उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। डिमोरा ने सांस रोक ली। साजिद वापस फरहाना के पास आ गया। डिमोरा डीसी की ज़ुबान से फ़ोन पर कह रहा था, आखिर तुमने मेरे अंदर पहुंचने की नाकाम कोशिश करके अपनी ख्याल ख्वानी के इल्म को जाहिर कर ही दिया। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मुझे ये इल्म नहीं आता। अगर अभी कोई तुम्हारे पास आया था तो इसका मतलब यह है कि हमारे दरमियान सिर्फ डीसी दिलदार हुसैन ही नहीं, कोई और भी है।
अभी चंद लम्हे पहले मैंने भी सांस रोक ली थी और ये समझ रही थी कि तुम फिर मेरे दिमाग में आने की हमाकत कर रहे हो। डिमोरा ने परेशान होकर कहा, मैं अभी कसम खाकर कहता हूँ कि अभी मैं तुम्हारे पास नहीं आया था। कि आज से पहले भी तुम पराई सोच की लहरों को महसूस करके सांस रोक लिया करती थी? हाँ, ऐसा कई बार हो चुका है। अभी मेरे सांस रोकने का नतीजा ये हुआ कि वो अजनबी डीसी के पास गया होगा, वहाँ तुम्हारी आवाज़ सुनी होगी, यूं तुम्हारे पास पहुंचने की कोशिश की होगी। इसका मतलब है वो नाकाम होकर फिर डीसी के अंदर चला गया है और हमारी गुफ्तगू सुन रहा है। मैं अभी राब्ता ख़त्म करता हूँ, फिर किसी वक्त तुमसे बातें करूँगा। फ़ोन का राब्ता ख़त्म हो गया। साजिद ने कहा, वेल्डन फरहाना, तुमने बड़ी खूबसूरती से बातें बनाई हैं, मैं अभी आता हूँ। वो चला गया। फरहाना मुस्कुराने लगी। वो डिमोरा से गुफ्तगू करते वक्त साजिद को महसूस कर चुकी थी। साजिद ने अपनी आमद का वही वक्त मुकर्रर कर रखा था। वो फ़ोन पर बातें बनाकर डिमोरा से इसीलिए गुफ्तगू को तूल दे रही थी कि साजिद आकर उस टेलीपैथी जानने वाले अजनबी को सुन ले। साजिद डीसी दिलदार हुसैन के पास आ गया। वहाँ डिमोरा उसे कह रहा था, मिस्टर दिलदार, क्या तुम नहीं जानते कि कोई अजनबी ख्याल ख्वानी करने वाला तुम्हारे अंदर छुपा रहता है? हमें तो सिर्फ फरहाना पर शुबा था कि वो टेलीपैथी जानती है। वो अभी गुफ्तगू के दौरान मेरे अंदर नहीं आई थी क्योंकि फ़ोन पर उसकी बातों के दौरान किसी ने मेरे अंदर आने की कोशिश की थी। मुझे यकीन हो गया कि वो टेलीपैथी नहीं, कोई दूसरा पुरस्रार इल्म जानती है। फिर ये अजनबी ख्याल ख्वानी करने वाला कौन है? अभी मेरे अंदर है तो प्लीज़ बोले, हमसे दोस्ती करे। साजिद ने अपनी खामोशी तोड़ी और लहजा बदल कर बोला, डीसी, मैं तुमसे कभी दोस्ती नहीं करूँगा क्योंकि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। हाँ, ये जो तुम्हारे अंदर बोला है उससे एक शर्त पर दोस्ती हो सकती है। डिमोरा ने कहा, मुझे पाकिस्तान में एक टेलीपैथी जानने वाला दोस्त मिल जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मेरे दोस्त, अपनी शर्त पेश करो। साजिद ने कहा, मैं फरहाना पर हज़ार जान से आशिक हो गया हूँ। मैंने पहली बार उसके पास जाना चाहा तो उसने सांस रोक ली। दूसरी बार उसे टेलीफोन पर मुखातिब किया और हाले दिल बयान किया तो उसने कहा वो अपने बचपन के साथी को चाहती है, उससे फ़ोन पर निकाह हो चुका है। तब से मैं रकाबत की आग में चल रहा हूँ। जो शख्स उसका महबूब है, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि वो कोई पुरस्रार इल्म जानती है और अपने महबूब की हिफाजत करती है। डिमोरा ने कहा, यही मैं मालूम करना चाहता था कि वो कौन सा पुरस्रार इल्म है। मैंने उससे फ़ोन पर गुफ्तगू करने से पहले उसके भाई शेरू के ज़रिए उसकी आवाज़ सुनी थी। क्या तुमने उसके भाई को अलाकार बनाकर उसे ट्रैप करने की कोशिश नहीं की? मैं हर तरह से कोशिश कर चुका हूँ, तुम भी करके देख लो। मेरी तुम्हारी दोस्ती की शर्त यही है कि फरहाना को किसी तरह काबू में करके उसे मेरे हवाले कर दो, फिर मैं इस मुल्क में तुम्हारा दस्ते रास्त बनकर रहूँगा। मैं इस मुल्क में दुश्मन नहीं, दोस्त पैदा करना चाहता हूँ। तुमसे भी दोस्ती करने के लिए उसे ज़रूर ट्रैप करूँगा। ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और आइंदा तुमसे रब्ता कैसे होगा? हम इसी डीसी की खोपड़ी में आकर मुलाकात का वक्त मुकर्रर कर लिया करेंगे। तुम मेरे नाम से वाकिफ़ हो। सुपर मास्टर की रिकॉर्ड में देखो, मेरा नाम जय मॉर्गन है। वो खुश होकर बोला, ओ गॉड, फिर तो तुम अमरीकी हो। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैंने तुम्हारे रिकॉर्ड में पढ़ा था कि इसराइल में तुम्हारा ब्रेन वॉश किया गया था और उन्होंने तुम्हें सख्त पाबंदियों में रखा था। ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। मैं जंजीरें तोड़कर आज़ाद हो गया हूँ। इरादा था कि अमेरिका वापस चला जाऊँगा, लेकिन टीवी पर एक दस्तावेजी फिल्म में फरहाना को देखकर दीवाना हो गया और अब उसके लिए लाहौर में भटक रहा हूँ। मिस्टर मॉर्गन, मैं हर हाल में फरहाना को तुम्हारे लिए ट्रैप करूँगा, लेकिन मेरी भी शर्त है कि तुम अपने मुल्क और कौम के लिए काम करोगे। मैं मुहिब्बे वतन अमरीकी हूँ। फरहाना का मुतालबा एक अलग सी चीज़ है, लेकिन अमेरिका के लिए मैं किसी शर्त के बगैर काम करूँगा। वाह दोस्त, तुमने दिल खुश कर दिया है। मैं पाकिस्तान के अवाम को और हुक्मरानों को सियासी और मुआशी मसाइल में इस तरह उलझाने आया हूँ कि ये लोग कश्मीर के मसले की तरफ तवज्जो नहीं दे सकेंगे। इन पाकिस्तानियों के अपने मसाइल ही इनके लिए पहाड़ बन जाएंगे। मंसूबा अच्छा है, मुझे भी कोई जिम्मेदारी दो और बताओ कि काम किस तरह शुरू किया जाए। मैं पहली बार यहाँ डीसी के दिमाग में आया हूँ। ये हमारी खुशकिस्मती है कि यहाँ आते ही हम अमरीकी एक दूसरे से मुतारिफ हो गए हैं। मेरा नाम डिमोरा है। हम पहले लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के हालात का जायज़ा लेंगे। अगले माह इस मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हो रही हैं। ये चालें ज़रूर चली जा रही हैं कि यहाँ हमारी मर्ज़ी की हुकूमत कायम हो, और ऐसा ज़रूर होगा। फिर हमारे इशारों पर चलने वाली हुकूमत आइंदा 5 बरस के लिए कश्मीर और एटमी प्रोग्राम को सर्द खाने में डाल देगी। इस मुल्क में यही होता है और यही होता रहेगा। आइंदा राब्ते का वक्त मुकर्रर करो। उसने दूसरे दिन इसी वक्त डीसी की खोपड़ी में मुलाकात का वादा किया। फिर साजिद फरहाना के पास आया। वो बोली, क्या इससे लंबी गुफ्तगू हो रही थी? साजिद उसे बताने लगा कि उसका नाम डिमोरा है और वो पाकिस्तान में किसी मंसूबे पर अमल करने आया है। फरहाना ने तमाम बातें सुनने के बाद कहा, कांटा नन्हा सा होता है मगर चुभता है तो बड़ी तकलीफ देता है। पाकिस्तान हमारे लिए गुलशन और मुखालफिन के लिए कांटा। ये छोटा सा मुल्क बड़े मुल्कों की आंख में चुभता रहता है। अल्लाह इसे नजर बद से बचाए, साजिद ने कहा, और अल्लाह बचा रहा है। रूस जैसा सुपर पावर इस मुल्क को मिटाने की कोशिश करते करते खुद मिट रहा है। भारत भी चिरागे सहरी है, बुझने से पहले बहुत ज़्यादा भड़क रहा है। दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। इसके साथ ही शेरू की आवाज़ आई, फरा दरवाज़ा खोलो, तुम्हें अब्बा बुला रहे हैं। साजिद ने कहा, अभी दरवाज़ा न खोलना, मैं अभी आता हूँ। उसने शेरू के अंदर आकर उसके ख्यालात पढ़े। पता चला वो ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। अचानक उठकर आ गया और अपनी मर्जी के खिलाफ दस्तक देकर अब्बा के बुलाने वाली बात झूठ कह रहा है।
वो फरहाना के पास आया। वो उसकी मर्जी के मुताबिक बोली, भाई ड्राइंग रूम में जाओ और इंटरकॉम पर बात करो। साजिद ने कहा वो ड्राइंग रूम में जा रहे, अब वो इंटरकॉम के पास पहुंच रहे। उसी वक्त इंटरकॉम पर इशारा मौसूल हुआ। फरहाना ने रिसीवर उठाकर कहा, जो मेरे भाई के अंदर छुपा बैठा है मैं उसे कह रही हूँ, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में जितने उसके आलाकार हैं मैं उन सबको बारी बारी ख़त्म कर दूंगी, ताकि तुम आइंदा किसी को बैसाखी बनाकर मेरे दरवाजे पर ना आ सको। अभी तुम्हारे पहले चमचे डीसी दिलदार हुसैन को कत्ल कर रही हूँ, उसे बचा सकते हो तो बचा लो। डिमोरा ने कहा, ठहरो फरहाना, मैंने किसी दुश्मनी के लिए तुम्हारे भाई को आलाकार नहीं बनाया। हमारी जो बातें अधूरी रह गई थी उन्हें मुकम्मल करने आया हूँ। हेलो हेलो फरहाना, हेलो हेलो। पता चला दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया है। वो ख्याल खोने की परवास करता हुआ डीसी दिलदार हुसैन के पास आया, लेकिन ज़रा सी देर हो गई। साजिद ने उससे पहले आकर डीसी के जरिए बाहर खड़े हुए सिपाही को बुलाया। इधर सिपाही ने आकर पूछा, यस सर, आपने बुलाया? उधर डिमोरा ने आकर कहा, मिस्टर दिलदार हुसैन, किसी को कमरे में ना आने दो, तुम्हारी जान खतरे में है। अरे अरे, ये सिपाही क्यों आया है? इससे पहले कि सिपाही को रोका जाता उसने राइफल सीधी करके गोली चला दी। डीसी अपनी मेज़ पर से उछलकर दोबारा बैठ गया। जब वो उछला तो जिंदा था, बैठा तो मुर्दा हो चुका था। डिमोरा की सोच की लहरें बाहर निकल गई थीं। उसने फिर शेरू का आलाकार बनाकर इंटरकॉम के जरिए कहा, मिस फरहाना, ये तुमने अच्छा नहीं किया। इस तरह तुम बेहिसाब दौलत जमा नहीं कर सकोगी, बल्कि बेहिसाब दुश्मन बनाती रहोगी। मैं खुद को दौलत का लालची कह रही थी, जबकि दौलत को ठुकराती हूँ। मैं खुद को वतन फरोश जाहिर करके तुम्हारा जुग्राफिया मालूम कर रही थी। अब अपने सुपर मास्टर से कहो कि वह तुमसे हाथ धो ले। किसी दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले को पाकिस्तान की ज़मीन रास नहीं आएगी। तुमने जिस फुर्ती से एक सिपाही के जरिए दिलदार हुसैन को कत्ल कराया, उससे साबित हो गया कि टेलीपैथी जानती हो। हाँ जानती हूँ, जाओ और सर पकड़ कर सोचो कि एक नई टेलीपैथी जानने वाली लाहौर के एक छोटे से इलाके भगवानपुरा में कहाँ से पैदा हो गई, जबकि ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए तुम लोगों ने पैदा करने का ठेका ले रखा है। उसने रिसीवर रख दिया। साजिद ने कहा, वह शैतान तुम्हारे अंदर आ सकता है, इसलिए जा रहा हूँ, अभी आ जाऊँगा। वो दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। इस वक्त वो एक तैयारे में सफ़र कर रहा था। पेरिस से कराची और फिर कराची से लाहौर जाने वाला था। वो पेरिस से बहुत सी यादगार मुसर्रतें लेकर जा रहा था। वहाँ झील के किनारे जो खूबसूरत कॉटेज बने हुए हैं, उनमें से एक कॉटेज में उसकी मुलाकात सोनिया सानी और अली तैमूर से हुई थी। उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया था, उससे बड़ी मोहब्बत से पेश आए। इसी शाम वो एक मैटरनिटी होम में सुल्तान और सलमान से मुलाकात करने गया। वो एक बेटी के वालिदैन बन गए थे। फिर सलमान उसे बाबा साहब के दायरे में ले गया। वहाँ सोनिया ने बड़े प्यार से उसका इस्तकबाल किया। उसने किबरिया, फरहाद और आला बीबी सानी को गोद में लेकर प्यार किया। बड़ी देर तक सोनिया से बातें करता रहा। फिर वहाँ जोजो, बारबरा और सफूरा आ गई। वो खुशी से खिला जा रहा था। वो एक फैमिली में पहुँच गया था जहाँ कदम रखने का तस्वुर भी वो पहले नहीं कर सकता था। बारबरा ने कहा, साजिद, मैं तुम्हारी अदम मौजूदगी में फरहाना के पास जाती रहती हूँ। जनाब तबरेज़ी साहब की हदायत है कि तुम दोनों का निकाह टेलीफोन पर पढ़ा दिया जाए। साजिद ने कहा, मोहतरम बुजुर्ग की हदायत सर आंखों पर, शायद इस तरह निकाह पढ़ाने में कोई मसलियत है। सोनिया ने कहा, वहाँ दुश्मन तुम्हारे लिए इतने मसाइल पैदा करेंगे कि लाहौर तुम्हारे लिए कांटों का शहर बन जाएगा। उस शहर को फूलों की सेज बनाकर यहाँ से जाओ, वहाँ तुम्हें निकाह पढ़ाने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। वह सोनिया, सलमान, जोजो, सफूरा और बारबरा के साथ जनाब तबरेज़ी के हुजरे में आया। उनकी कदम बोसी की, उसे एक नई ज़िंदगी देने का शुक्रिया अदा किया। फिर आमना फरहाद को मौदबाना सलाम करके अकीदत से उसके हाथ का बोसा दिया। जनाब तबरेज़ी साहब ने फरमाया, कोई किसी को मुसलमान, ईसाई और यहूदी नहीं बनाता। अल्लाह ताला जिसे हदायत देता है उसे रास्ते और तामीरी रास्ता मिलता रहता है। मेरी दुआ है कि तुम्हें ऐसे ही सच्चाई और नेकी के रास्ते मिलते रहें और गुमराही से तुम दूर रहो। लाहौर में फरहाना से टेलीफोन के जरिए रब्ता हो गया। जनाब तबरेज़ी साहब ने उसे भी दुआएं दी। उसके वालिदैन से गुफ्तगू की। उससे निकाह की इजाज़त लेकर फरहाना और साजिद को इस दवाजी रिश्ते में मुंसलिक कर दिया। ऐसे वक्त उसके भाई शेरू को इस कोठी से दूर रखा गया। आमना फरहाद ने कहा, फरहाना, इस वक्त हमारे तमाम टेलीपैथी जाने वाले तुम्हारे पास मौजूद हैं, तुम्हारे वालिदैन भी हैं। दुश्मन आइंदा शेरू को आलाकार बनाते रहेंगे, इसलिए उसे तुम्हारी शादी के वक्त दूर रखा गया है। सोनिया ने टेलीफोन के जरिए फरहाना को मुबारकबाद दी, फिर मशवरा दिया, कुछ अरसे के लिए खामोशी से लाहौर छोड़कर इस्लामाबाद चली जाओ। अपने भाई और वालिदैन को भी कहीं दूसरी जगह मुंतकिल कर दो। अली तैमूर और सफूरा ने भी उसे टेलीफोन के जरिए मुबारकबाद दी। बाकी टेलीपैथी जानने वाली लड़कियां उसके पास आती रहीं और उसे छेड़छाड़ करती रहीं। उसी सुबह साजिद एक त्यारे में लाहौर के लिए रवाना हो गया। अभी सफ़र जारी था। वो आराम से अपनी सीट पर बैठा, कभी मेरे तमाम फैमिली मेम्बरान को याद कर रहा था और कभी चश्मे तसव्वुर से फरहाना को दुल्हन के रूप में देख रहा था। डिमोरा दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोच में पड़ गया कि पाकिस्तान में एक नई टेलीपैथी जानने वाली कहाँ से पैदा हो गई। क्या उसे ये इल्म कुदरती तौर पर हासिल हुआ है, या वो कोई अमरीकी लड़की है जो ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए इल्म हासिल होने के बाद पाकिस्तान पहुंची हुई है। माजी में ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए कई लड़कियों ने ये इल्म हासिल किया था, फिर उनमें से कोई अपने मुल्क में नहीं रही, सब फुर से उड़ गई थी। कुछ मर चुकी थी, कुछ ऐसी थी जिनके मरने जीने की कोई रिपोर्ट नहीं थी। उनमें से मरीना, अल्पा, बारबरा और सोनिया सानी मंजराम पर थीं। हैरानी ये थी कि फरहाना कहाँ से आ गई। डिमोरा ने डीसी की मौत से पहले उसके दिमाग से अच्छी तरह मालूम कर लिया कि फरहाना एक पाकिस्तानी लड़की है।
चंद रोज़ पहले बहुत गरीब थी, इससे साबित हुआ कि ना वो कभी अमेरिका गई और ना ही कभी ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरी। फरहाद अली तैमूर के बाद दूसरी पाकिस्तानी हस्ती है जिसने अपनी मेहनत और कुदरत की मंशा से ये इल्म सीखा होगा। वो अपने बंगले से निकलकर सुपर मास्टर के दफ्तरी कमरे में आया, फिर उसे फरहाना के मुतालिक तफसील से बताने लगा। उसने ये सुनकर कहा, वाकई ये हैरानी और तशवीश की बात है कि पाकिस्तान में ख्याल ख्वानी करने वाली पैदा हो गई है और उसने मेरे पहले आलाकार दिलदार हुसैन को कत्ल कर दिया है। उसका दावा है कि मैं पाकिस्तान में जिस ज़मीर फरोश को ख़रीदूंगा वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। पहले ही मरहले पर मजबूत मुखालफत का मुजाहरा हो चुका है। हमें ये मालूम करना होगा कि वो तन्हा है या उसकी पुश्त पर और भी लोग हैं। सर जे मॉर्गन उस पर आशिक है। वो कहता है कि किसी तरह फरहाना को काबू में करके उसके हवाले किया जाए तो वो उसे लेकर अमेरिका चलाएगा। नॉनसेंस। जब हम फरहाना को काबू में कर लेंगे तो फिर जे मॉर्गन का एहसान क्यों लें? सर इसमें एक नुक्ता है, अगर फरहाना जे मॉर्गन को किसी तरह फांस लेगी तो उसकी ताकत बढ़ जाएगी। इसलिए मैंने मॉर्गन से वादा किया है कि उसके लिए फरहाना को ट्रैप करूंगा, लेकिन हकीकतन मैं जे मॉर्गन को फांस कर उसे फिर से अपने मुल्क का वफादार बनाऊंगा। फिलहाल अपनी तवज्जो फरहाना पर मरकूज करो। तुम्हें मालूम है कि वो लाहौर के किस इलाके में किस कोठी में रहती है। उस कोठी का मुहासरा करो कि वो वहां से निकल ना पाए। वो जवाबी कार्रवाई करेगी तो पता चल जाएगा कि उसकी पुश्त पर और कितने अहम लोग हैं। लड़ाई शुरू करने से पहले मुखालिफ की पूरी कुव्वत को सही तौर पर जांचो। वो फिर अपने हेडक्वार्टर वाले बंगले में आ गया। फरहाना के मुतालिक कुछ मालूम करने के लिए उसने पहले शेरू को आलाकार बनाया। शेरू उस वक्त अपने वालिदैन के साथ एक गाड़ी में सफ़र कर रहा था। उसकी सोच ने बताया कि वो अपने ननिहाल एक पिंड में जा रहा है और वहीं अपने वालिदैन के साथ एक तवील अरसा तक रहेगा। उसने शेरू की सोच में सवाल किया, फरहाना जवान लड़की, हम उसे तन्हा लाहौर में क्यों छोड़ कर जा रहे हैं? उसकी सोच ने कहा, वो खुद मुख्तार है, उस पर किसी जिन का साया है, हम उसका हुक्म मानने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या वो इतनी बड़ी कोठी में तन्हा रहेगी? नहीं, वो भी शहर छोड़कर कहीं जाने वाली है। शेरू और उसके वालिदैन को मालूम नहीं था कि वो कहाँ जाने वाली है। डिमोरा पुलिस के उस आला अफसर के पास आया जो डीसी दिलदार हुसैन के साथ फरहाना की कोठी में जाकर उससे मुलाकात कर चुका था। उस अफसर का नाम मलिक जावेद हयात था। वो दिलदार हुसैन के कत्ल के सिलसिले में उस सिपाही को पकड़ कर ले गया जिसने गोली चलाई थी। वो बेचारा कस्में खा रहा था कि उसने होश हवास में रहकर ऐसा नहीं किया। गोली चलाने के बाद उसे होश आया और पता चला कि उसने अपने डीसी को मार डाला है। उसके बयान पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। डिमोरा ने आला अफसर से कहा, मिस्टर मलिक ये दुरुस्त कह रहे हैं। मलिक जावेद हयात ने अपने सर को थाम कर सोचा, ये मेरे अंदर कैसी आवाज़ आई है, जैसे कोई बोल रहा हो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरा नाम डिमोरा है। अपने पॉलिटिकल माफिया के सुपर एजेंट से मेरे बारे में तस्दीक कर सकते हो। मैं टेलीपैथी जानने वाले दुश्मनों से तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देने आया हूँ। उसने एक कमरे में आकर दरवाजे को बंद किया, फिर फ़ोन के जरिए पॉलिटिकल माफिया के एक सुपर एजेंट से रब्ता करके पूछा, क्या आप किसी डिमोरा को जानते हैं जो टेलीपैथी जानता है? हाँ, वो हमारी मदद करने के लिए पाकिस्तान आए, उसके अहकामात की तामील करो। उसने रिसीवर रख दिया। डिमोरा ने कहा, अब सुनो, वो लड़की फरहाना टेलीपैथी जानती है। उसने सिपाही के दिमाग पर कब्जा जमाकर उसके जरिए डीसी को कत्ल किया है। ओ गॉड, कानून तो सबूत मांगते हैं, मैं उसे कातिल कैसे साबित करूं? इन मामलात में कानून को बालाए ताक रखो। पहले अपने बड़ों को और आवाम को यकीन दिलाओ कि शहर में एक टेलीपैथी जानने वाली फलां इलाके और फलां कोठी में रहती है। वो यहाँ दहशत फैलाने के लिए जिम्मेदार अफसरान को कत्ल कर रही है और तकरीबी कार्रवाइयाँ कर रही है। जब वो दूसरा तीसरा कत्ल करेगी और तकरीबी कार्रवाइयाँ करेगी तब उस पर इल्ज़ाम रखा जा सकेगा। डिमोरा ने कहा, तुम्हारे जैसे घास चढ़ने वालों को यहाँ अफसर बना दिया जाता है? ज़रा अकल से सोचो। जो अफसरान हमारी पॉलिटिकल माफिया के खिलाफ हैं, मुझे उनकी आवाज़ें सुनाओ, मैं उन्हें कत्ल करूंगा और इल्ज़ाम फरहाना पर आया करेगा। ऐसी दवासाज कंपनियों के मालकान का नाम बताओ जो ड्रग माफिया का माल रिफाइन करने से इनकार करते हैं। उनकी फैक्ट्रियों में बम के धमाके होंगे और ये तकरीबकारी फरहाना के नाम जाएगी। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था कि तुम भी टेलीपैथी के जरिए ऐसा कर सकते हो। तुम हमारी मदद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हो, इसलिए इतना यकीन दिला दो कि वो मुझे ब्लैकमेल नहीं करेगी, क्योंकि वो मेरा कच्चा चिट्ठा जानती है। तुम 2-4 दिनों के लिए छुट्टी पर हो और मुझे उस अफसर के दिमाग में पहुंचा दो जो तुम्हारा मुखालिफ है और हमारी माफिया वालों के खिलाफ कार्रवाई करता है। उसने कहा, एक डीएसपी मोहम्मद इकबाल है, वो हम जैसे पुलिस अफसरान का मुहासबा करता रहता है, ना रिश्वत लेता और ना रिश्वत लेने देता है। मैं बड़े साहब को फ़ोन करता हूँ, तुम उन्हें कायल करो कि डीसी दिलदार हुसैन का केस डीएसपी इकबाल के सुपुर्द किया जाए। उसने अपने अफसर से फ़ोन पर रब्ता किया, फिर कहा, सर अभी मेरे पिंड से फ़ोन आया है, मेरी वालदा फौत हो गई है, मुझे फ़ौरन वालदा की तजहीज़ व तकफ़ीन के लिए जाना होगा। मैं सदमे से निढाल हूँ, वापस आकर छुट्टी की दरख्वास्त लिख दूंगा। अफसर ने कहा, तुम्हारी वालदा की वफ़ात का हमें अफसोस है, तुम जाओ, मैं वहाँ दूसरे अफसर को भेज रहा हूँ। सर, जाने से पहले एक अहम रिपोर्ट देना चाहता हूँ, शायद आप यकीन ना करें। हमारे शहर में फरहाना नामी एक लड़की है, उसने टेलीपैथी के जरिए सिपाही जान मोहम्मद को सैरज़दा करके उसके ज़रिए गोली चलाकर डीसी साहब को कत्ल किया है। टेलीपैथी जानने वाले फरहाद अली तैमूर से मेरी अच्छी वाकफियत रही है। अगर यहाँ ऐसी कोई दुश्मन लड़की है तो मैं उससे निमट लूँगा। उसका पता नोट करो। वो पता नोट कराने के बाद बोला, सर डीएसपी मोहम्मद इकबाल बहुत काबिल अफसर है, वो फरहाना से निमट सकेंगे। ठीक है, मैं इस मामले पर गौर कर रहा हूँ। राब्ता ख़त्म हो गया।
डिमोरा अफसर के ख्यालात पढ़ने लगा। उसे कायल करने लगा कि डीएसपी इकबाल को फरहाना का मुहासबा करने की जिम्मेदारी दी जाए। वो कायल हो गया। उसने फ़ोन पर डीएसपी इकबाल को हुक्म दिया कि वो डीसी दिलदार हुसैन के मर्डर केस को अपने हाथ में ले और फरहाना का मुहासबा करे। उसे बताया गया कि वो टेलीपैथी जानती है और शायद मुल्क दुश्मन अनासिर के लिए काम कर रही है। डीएसपी ने अचानक सांस रोक ली, फिर सांस लेते हुए बोला, सर, इस वक्त कोई टेलीपैथी जानने वाला हमारे दरमियान है और हमारी बातें सुन रहा है। अफसर ने पूछा, ये तुम कैसे कह सकते हो? क्या वो तुम्हारे अंदर बोल रहा है? नो सर, मैं योगा का माहिर हूँ, पराई सोच की लहरों को महसूस कर लेता हूँ। उसकी सोच की लहरें मेरे अंदर आई थी, लेकिन सांस रोकते ही वो चली गई। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो फरहाना होगी? वो जो भी है इस वक्त आपके दिमाग में मौजूद है। मैं उससे कहता हूँ मेरे पास आए, मैं सांस नहीं रोकूंगा। थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर अफसर ने कहा, हेलो, क्या वो तुम्हारे पास आई है? नो सर, मुजरिमाना खामोशी है, मैं उससे निपट लूँगा। अभी उसकी कोठी का मुहासरा करने जा रहा हूँ। राब्ता ख़त्म हो गया। डिमोरा की मर्जी के मुताबिक काम हो रहा था, लेकिन उसे एक फ़िक्र लायक हो गई। अफसर ने कहा था कि मेरी उससे अच्छी वाकफियत है, यानी किसी मौके पर वह मुझसे रुजू करता तो मैं अपनी हिकमत अमली से दूध का दूध और पानी का पानी कर देता। दूसरी परेशानी ये थी कि वो योगा के माहिर डीएसपी के अंदर नहीं रह सकता था और इसे अलाकार बनाकर अपनी मर्जी का खेल नहीं खेल सकता था। उसने मलिक जावेद हयात के पास आकर कहा, दो बातें हमारे खिलाफ हैं। एक तो यह कि अफसर की वाकफियत फरहाद से है, किसी वक्त भी फरहाद को हमारे मामलात में मुदाखलत के लिए बुला सकता है। ये तो बहुत ही तशवीश की बात है। उसे हमेशा के लिए खामोश करना होगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ, यही करूँगा और उसके कत्ल का इल्ज़ाम भी फरहाना पर आएगा। हमारे खिलाफ दूसरी बात क्या है? वो डीएसपी योगा का माहिर है, मैं उसके अंदर रहकर उसे आलाकार नहीं बना सकूंगा। ये मालूम करो कि डीएसपी का असिस्टेंट कौन है, मुझे उसकी आवाज़ सुनाओ। मैं जानता हूँ, इंस्पेक्टर जिलानी उसका काबिल एतमाद असिस्टेंट है, मैं अभी उसकी आवाज़ सुनाता हूँ। उसने फ़ोन का रिसीवर उठाकर डायल किया, फिर राब्ता कायम होने पर किसी की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, कौन बोल रहा है? मलिक जावेद खामोश रहा। डिमोरा ने कहा, ठीक है, रिसीवर रख दो, मैं उसके पास जा रहा हूँ। वह इंस्पेक्टर जिलानी के अंदर पहुंच गया। वह रिसीवर कान से लगाए कह रहा था, हेलो हेलो, कौन है? फिर उसने दरवाजे पर खड़े हुए डीएसपी इकबाल को देखकर रिसीवर रख दिया। फ़ौरन ही उठकर सलूट किया। डीएसपी ने उसे इशारे से अपने कमरे में आने को कहा। वो तेजी से चलते हुए अपने सीनियर के पीछे कमरे में आया। उसने पूछा, फ़ोन पर किसी ने जवाब नहीं दिया? यस सर, दूसरी तरफ खामोशी थी। वह अपनी कुर्सी पर आकर बैठते हुए बोला, अब जो केस हमारे हाथ में आया है उसमें ऐसे ही तमाशे होंगे। सर, कैसे तमाशे? मैं नहीं समझा। हमारे शहर में एक टेलीपैथी जाने वाली है, मेरे दिमाग में आना चाहती थी, नाकाम होकर तुम्हारे अंदर पहुंची हुई है। इंस्पेक्टर जिलानी ने दोनों हाथों से अपने सर को थामकर पूछा, सर, क्या वाकई? वो उठकर बोला, हाँ, तुम ऐसा करो, 1 घंटे के लिए इस इमारत से बाहर चले जाओ और वापस आकर रिपोर्ट दो कि इस अरसे में तुमने अपनी मर्जी के खिलाफ क्या कुछ किया। तुम बाहर जाने तक यहाँ किसी से एक लफ्ज़ नहीं बोलोगे। अब जाओ। वह सलूट करके चला गया। डीएसपी ने दरवाजे को बाहर से बंद किया। उसे फरहाना का नाम, पता और फ़ोन नंबर बताया गया। उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किया। राब्ता होने पर फरहाना की आवाज़ सुनाई दी। वो बोला, मैं मिस फरहाना से बात करना चाहता हूँ। वो बोली, जी हाँ, मैं फरहाना बोल रही हूँ, आप कौन है? ताज्जुब, आप मुझे नहीं जानती? अभी आपने मेरे आदमी के दिमाग में आने की कोशिश की थी और अब ये फ़ोन अटेंड करने से पहले मेरे असिस्टेंट के अंदर पहुंची हुई थी। मिस्टर, आप गलत समझ रहे हैं। आखिर आप कौन है? पहली बार मैंने सांस रोक ली, वादा करता हूँ अब नहीं रोकूंगा। मेरे दिमाग में आकर मालूम करो मैं कौन हूँ। वो थोड़ी देर तक सोच में पड़ गई, फिर बोली, कि आप संजीदगी से कह रहे हैं कि थोड़ी देर पहले कोई आपके अंदर आया था या आई थी? तुम्हारे ये सवाल कह रहे हैं कि इस सिलसिले में तुम अनजान हो या अनजान बन रही हो। अगर आप कोई जिम्मेदार शख्स हैं तो मैं बात आगे करूंगी, वरना फ़ोन बंद कर दूंगी। मैं डीएसपी मोहम्मद इकबाल हूँ। क्या मुझे एक जिम्मेदार शख्स तस्लीम करती हो? सभी पुलिस वाले अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं करते हैं। अगर आप वाकई एक मुहिब वतन पुलिस अफसर हैं तो मैं आपकी बहन बनकर खुदा को हाजिर व नाजिर जानकर कहती हूँ कि पहली बार आपकी आवाज़ सुन रही हूँ। इससे पहले ना आपके दिमाग में आई थी और ना ही आपके किसी असिस्टेंट को जानती हूँ। क्या एक बहन की ज़ुबान से भाई के चंद सवालों के जवाब दोगी? अगर आपने दिल से भाई बनना कबूल किया तो फ़ोन पर कोई सवाल ना करें, मेरे पास आ जाए। बाहर मेरे लिए ख़तरा है, वरना मैं आपके पास आ जाती। कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। एक बात और है वीरा, मैं बहन बनकर दरवाज़ा खोलूँगी, मगर कोई धोखा होगा और कोई दुश्मन टेलीपैथी जाने वाला आपके दिमाग में होगा तो उसी लम्हे में पुलिस का शोबा आपसे हमेशा के लिए महरूम हो जाएगा। मैं भी खुदा को हाजिर व नाजिर जानकर कहता हूँ कि योगा का माहिर हूँ, मेरे अंदर कोई टेलीपैथी जाने वाला नहीं, मैं बिल्कुल तनहा रहा हूँ। वह रिसीवर रखकर उठ गया। दूसरी तरफ डिमोरा ने मलिक जावेद हयात के पास आकर कहा, तुमने किस कमबख्त डीएसपी को फरहाना के पीछे लगाया है? वो हमारी तवक्को के खिलाफ बहुत चालाक है। उसने समझ लिया है कि मैं उसके असिस्टेंट के जरिए उसके करीब रहकर उसके तरीक़ेकार को देखता रहूँगा। क्या उसने तुम्हें पहचान लिया है? नहीं, यही एक बात हमारे हक़ में है कि वो मुझे फरहाना समझ रहा है, लेकिन मुझे मालूम होना चाहिए कि वो क्या करने वाला है। वो फरहाना की कोठी का मुहासरा करेगा तो मुहासरा करने वाले जितने सिपाही होंगे उन सब के दिमागों में तुम जा सकोगे। डिमोरा अफसर के दिमाग में आया। उसने उसकी मर्जी के मुताबिक रिसीवर उठाकर डीएसपी इकबाल के नंबर डायल किए। दूसरी तरफ देर तक फ़ोन की घंटी बजती रही। फिर एक सिपाही की आवाज़ सुनाई दी, हेलो, कौन? डीएसपी कहाँ है? सर, वो भी कहीं बाहर गए हैं।
क्या अपने साथ सिपाहियों को ले गया है? नहीं जनाब, अकेले गए हैं। मैं उनकी जीप का ड्राइवर हूँ, मुझे भी साथ नहीं ले गए। वो जैसे ही आए मुझसे बात करने को कहो। अफसर ने रिसीवर रख दिया। डिमोरा ने सोचा शायद डीएसपी अपने काबिल एतमाद असिस्टेंट इंस्पेक्टर जिलानी से कहीं जाकर मिलेगा। वो जिलानी के दिमाग में आया मगर कुछ हासिल न हुआ। वो एक पार्क में बैठा अपने बड़े साहब के हुक्म के मुताबिक 1 घंटा गुजार रहा था। फरहाना खिड़की के पास खड़ी थी, पर्दे की आड़ से बाहर देख रही थी। पुलिस की एक जीप अहाते में दाखिल हुई। उसमें एक ही अफसर बैठा हुआ खुद ड्राइव करता रहा था। वह जीप पोर्च में आकर रुकी तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। डीएसपी ने अंदर आकर उसके हाथों में रिवॉल्वर देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, मैं वर्दी में हूँ मगर हथियार जीप में छोड़कर आया हूँ ताकि तुम पूरी तरह मुझ पर भरोसा कर सको। वह जवाबन मुस्कुराकर बोली, शुक्रिया, प्लीज़ आप दरवाजे को अंदर से बंद कर दें। वो दरवाजे को बंद करने के बाद इत्मीनान से चलता हुआ एक सोफे पर आकर बैठ गया, फिर बोला, अगर तुम अपने रिवॉल्वर से मुझे जख्मी करोगी तो तुम्हें दिमाग में जगह मिल जाएगी। आप जुबान के सच्चे हैं, वाकई भाई बनकर आए हैं। मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी। सच्ची बात यह है कि मैं टेलीपैथी नहीं जानती, ये इल्म मेरे मजाजी खुदा जानते हैं। वो साहब कौन है? मेरे अंदर हैं, आपके पास आना चाहते हैं, क्या आप इजाज़त देंगे? बेशक, बहन के लिए दिल का दरवाज़ा खोला है, बहनोई के लिए दिमाग का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो फिर आप लोग बातें करें, मैं चाय बना कर लाती हूँ। वो चली गई। साजिद ने उसके अंदर आकर सलाम किया। उसने जवाब दिया, वालेकुम सलाम। साजिद ने कहा, मेरा नाम साजिद अली है। मेरा साहब का नाम ईवान रास का था और मैं ईसाई था। मैंने जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी से इस्लाम कबूल किया है। शायद आप जानते हो, ये बाबा साहब के इदारे के कामिल बुजुर्ग हैं। मैंने उनका जिक्र सुना है। फरहाद अली तैमूर साहब के हवाले से इस इदारे को जानता हूँ और आपको दीन इस्लाम कबूल करने पर मुबारकबाद देता हूँ। साजिद अपने और फरहाना के मुख्तसर हालात सुनाने लगा। इस दौरान वो एक ट्रॉली में नाश्ता और चाय ले आई। डीएसपी ने एक बिस्कुट उठाकर उसे दांतों से थोड़ा सा काट कर चबाते हुए पूछा, अच्छा तो तुम वो दुल्हन हो जिसने अभी तक अपने दुल्हा को नहीं देखा है? वो शर्माने लगी। वो बोला, तुम कितनी मासूम और मुहज्जब हो। शर्माने की बात पर बेख्तियार शर्मारी और इस कोठी के बाहर तुम्हें दहशतगर्द समझा जा रहा है। फरहाना ने कहा, मैंने और साजिद ने इस टेलीपैथी जानने वाले को दोस्ती का झांसा देकर उसे हकीकत उगलवाई है। उसका ताल्लुक अमेरिका से है, उसका नाम डिमोरा है। वो पाकिस्तान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम और कश्मीर के मसले को खटाई में डालने आया है। वह एक सुपर पावर का टेलीपैथी जानने वाला है, यकीनन बहुत बाख्तियार और वसी ज़राए का मालिक बनकर आया होगा। डीएसपी ने कहा, हमारे मुल्क के खिलाफ बड़ी गहरी साजिशें हो रही हैं और ऐसी साजिशों में हमारे मुल्क के बड़े बड़े लालची ओहदेदार शरीक होती हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे तुम्हारी जैसी बहन और साजिद साहिब जैसा टेलीपैथी जानने वाला मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी मिल गया है। हम सब मिलकर उनकी साजिशों को नाकाम बनाने की कोशिश करेंगे। साजिद ने कहा, अभी हमारा मसला यह है कि फरहाना यहाँ महफूज नहीं। मैं रात के 8 बजे तक यहाँ पहुँचने वाला हूँ। मैं भी इस कोठी में दाखिल होने के बाद बाहर नहीं निकल सकूँगा। बाहर पुलिस वाले खड़े हैं। डिमोरा उन सबको अलाकार बनाकर हमले कर सकता है। तुम दोनों को इस तरह रूपोश होना चाहिए कि कोई दुश्मन तुम्हारे साय तक न पहुँच सके। फरहाना ने कहा, इसका एक ही रास्ता है कि मैं साजिद के आने से पहले ये कोठी या शहर छोड़ दूँ। फिर मैं जहाँ जाकर रूपोश होंगी वहाँ साजिद पहुँच जाएंगे। तो फिर यहाँ से चलने की तैयारी करो। अपना मुख्तसर सा ज़रूरी सामान ले आओ, तब तक मैं साजिद से बातें करता हूँ। वो वहाँ से उठकर चली गई। डीएसपी ने कहा, डिमोरा मेरे अंदर आने की कोशिश कर रहा था और मैं उसे फरहाना समझ रहा था। बहरहाल अब वो मालूम करता फिर रहा होगा कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। यानी वो नाकामी की सूरत में तुम्हारे बड़े अफसरान को अलाकार बनाकर यहाँ ला सकता है और फरहाना का रास्ता रोक सकता है। हाँ, वो ऐसा कर सकते हैं। हमें उसकी मसरूफियत का कुछ अंदाज़ा होना चाहिए। अच्छी बात है, मैं अभी आता हूँ। जब तक मैं बात ना करूँ फरहाना को कोठी से बाहर ना ले जाना। वह डीएसपी के दिमाग से निकलकर डिमोरा के पास आया। उसने सांस रोक ली। वह चंद सेकंड के बाद दोबारा आकर बोला, सांस ना रोकना, मैं जे मॉर्गन हूँ। मिस्टर जे मॉर्गन, तुम कहाँ रह गए थे? मैंने सुपर मास्टर को तुम्हारे मुख्तसर हालात बताए। वो तुम्हारी वापसी पर बहुत खुश हैं। हमारे दरमियान राब्ते के लिए कोई नए कोड वर्ड्स मुकर्रर होने चाहिए। मैं तुमसे रब्ता करने के लिए डीसी दिलदार हुसैन के पास गया था। पता चला उसका दिमाग मुर्दा हो चुका है। तुम्हारे जाने के बाद उस कमबख्त फरहाना ने बड़ी चालाकी से उसे कत्ल कर दिया था। साजिद ने कहा, मैं तुम्हारे अंदर इतनी ही देर रहने की मोहलत चाहता था, तुमने मोहलत दे दी। ये कहते उसने दिमाग को एक ज़बरदस्त झटका पहुंचाया। पूरे दिमाग की दुनिया में जलजला आ गया। वह अपने बंगले के एक सोफे से उछलकर चीखें मारता हुआ फर्श पर गिरा, फिर तकलीफ की शिद्दत से तड़पने लगा। उसकी चीखें सुनकर कितने ही मुसल्ला फौजी और अफसरान दौड़ते हुए अंदर आए। उसे फर्श पर से उठाते हुए पूछने लगे, तुम्हें क्या हो गया, क्या तकलीफ है तुम्हें? सुपर मास्टर भी दौड़ा चलाया। उसने करीब आकर उस पर झुककर पूछा, डिमोरा क्या बात है? डिमोरा ने दीदे फैलाकर सुपर मास्टर को देखा, फिर अपना थरथराता हुआ हाथ उसकी तरफ सहारे के लिए बढ़ाया। सुपर मास्टर ने उसके हाथ को थाम कर पूछा, क्या तुम्हें कोई ट्रैप कर रहा है? उसके होंठ लरजने लगे। सर की तकलीफ ऐसी शदीद थी कि मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। ऐसे ही वक्त साजिद ने दूसरी बार जलजला पैदा किया। ये इंतहा थी, वो बर्दाश्त न कर सका, तड़प कर बेहोश हो गया। साजिद ने डीएसपी इकबाल के पास आकर कहा, रास्ता साफ है, मेरी दुल्हन को ले जाओ। 3D में से एक डी आर्जी तौर पर नाकारा हो गया था। उसे हेडक्वार्टर से अस्पताल पहुंचा दिया गया। आर्मी के 2 डॉक्टर उसे अटेंड कर रहे थे और ब्रेन स्कैनिंग के जरिए उसकी दिमागी हालत की मशीनी रिपोर्ट पढ़ते जा रहे थे।
सुपरमास्टर के दफ्तरी कमरे में उसके सामने 2 डी यानी डी क्रेन और डी हार्वे बैठे मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। फिर दाऊद मंडोला भी वहां आ गया। उसने कहा, मैं डॉक्टर से मिलकर आ रहा हूँ। वो कहता है बहुत बड़ा शॉक पहुंचा है। होश में आने के बाद शायद इसका जहनी तवाज़ुन बरकरार नहीं रहेगा। सुपरमास्टर ने मेज़ पर हाथ मारकर कहा, क्या हम जिद्दोजहद करना छोड़ दें और तकदीर के कायल हो जाएं? डी हार्वे ने पूछा, ऐसी क्या बात है सर? ऐसी बात है, एक तवील मुद्दत से वो ट्रांसफार्मर मशीन हमारे मुल्क में है। उसके ज़रिए यहाँ 50 टेलीपैथी जाने वाले पैदा हो चुके हैं। लेकिन इस मुल्क को उनसे क्या फ़ायदा पहुंचा है? कुछ नहीं। कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचा है। उनमें से कुछ यहूदियों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, कुछ फरहाद के हत्थे चढ़ गए, कुछ मर गए, कुछ लापता हो गए। वो मेज़ पर घुंसा मारकर बोला, तुम चारों में से डिमोरा का अंजाम भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। इसके बाद तुम 3 रह जाओगे। तुम तीनों क्या करोगे? अपने मुल्क के लिए कौन सा बड़ा कारनामा अंजाम दोगे? जिन यहूदियों को हम दूध पिलाते हैं वही हमें डसते हैं। क्या अपने तमाम टेलीपैथी जाने वालों को उनसे छीन कर वापस लाओगे? क्या तुम में से कोई फरहाद का सर काट कर लाएगा? फरहाद तो बहुत बड़ा पहाड़ है। डिमोरा को तो कल की छोकरी ने उल्टा दिया है। वह तीनों सर झुकाए खामोश बैठे रहे। सुपरमास्टर ने उन्हें बारी बारी देखा, फिर कहा, इन हालात में इंसान तकदीर का कायल हो जाता है। हम अपनी तदबीर से कोई काबिल जिक्र टेलीपैथी जाने वाला पैदा न कर सके। मुद्दतों बाद एक ज़हीन और मामला फहम जॉन लंबोडा पैदा हुआ था। वो बेचारा मारा गया। फिर खामोशी छा गई। सुपरमास्टर ने गरज कर पूछा, क्या मैं पागल हूँ? दीवारों से बातें कर रहा हूँ या तुम लोगों के मुंह में जुबान नहीं है? डिक्रे ने कहा, सर आप तैश में बोल रहे हैं। ऐसे वक्त हमारी बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी। सुपरमास्टर ने सख्ती से होंठों को भींचकर उसे देखा, फिर उठकर फ्रिज के पास आया। उसे खोलकर ठंडे पानी की बोतल निकाले, फिर उसे खोलकर पिया। इसके बाद बोला, अब मैं तैश में नहीं हूँ, मेरा दिमाग ठंडा हो गया है, अब बोलो। डिक्रे ने कहा, सर हमें अपनी नाकामियों का इस बात को समझना चाहिए। डी हार्वे ने कहा, जो टेलीपैथी जाने वाले इसराइल में हैं वो हमारी मशीन की पैदावार हैं। वो सब यहाँ से गए हैं। फिर क्या बात है कि वो यहाँ कुछ ना कर सके और वहाँ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। हमारे लोग दूसरों के गुलाम बनकर रहना क्यों गवारा करते हैं? दाऊद मंडोला ने कहा, यही बात आप गलत समझ रहे हैं। वो यहाँ से ट्रैप होकर जाते हैं लेकिन किसी के गुलाम नहीं रहते। फरहाद और उसकी टेलीपैथी जानने वालों ने हमारे जितने लोगों को ट्रैप किया, बाद में उन्हें आज़ाद छोड़ दिया। आप एक भी मिसाल ऐसी नहीं दे सकते कि वहाँ अब तक कोई गुलाम बनकर रह रहे। ठीक है, लेकिन इसराइली हुकाम क्या उनके ब्रेन वॉश करके उन्हें यहूदी नहीं बनाते हैं? बनाते हैं, मगर काम करने की आज़ादी देती हैं। उन्हें 4 दीवारी और हेड क्वार्टर में कैद नहीं करते। हम कैद रहकर सिर्फ सोच की लहरों के जरिए अपने आलाकार को समझते हैं और आलाकार से हासिल होने वाली मालूमात पर भरोसा करते हैं। दाऊद मंडोला ने कहा, इसके बरक्स वो टेलीपैथी जाने वाले मुख्तलिफ फेस में दोस्तों और दुश्मनों के आसपास रहते हैं और उनके अमल और रद्द-अमल को अपनी आंखों से देखते हैं, समझते हैं, फिर उन हालात के मुताबिक बर वक्त फैसला करके जवाबी कार्रवाई करते हैं। सुपरमास्टर ने पूछा, क्या तुम तीनों आज़ादी हासिल करने की कसम खाकर आए हो? दाऊद मंडोला ने कहा, आप गुस्से में जो सवालात कर रहे हैं हम उसका जवाब दे रहे हैं। आप लोगों का ये ख्याल निहायत ही नाकस है कि हम हेडक्वार्टर में कैद रहकर दुश्मनों से महफूज रह सकेंगे। क्या आपने डिमोरा को दुश्मनों से बचा लिया है? डिक्रे ने कहा, फरहाद और उसके टेलीपैथी जाने वाली औरतें सारी दुनिया में घूमती हैं, उन्हें आज तक किसी ने ट्रैप नहीं किया। डी हार्वे ने कहा, आप कहेंगे फरहाद की इस्टेब्लिशमेंट में बड़ी पुख्तगी है, लेकिन शीतारा के आगे पीछे कोई हिफाजती दीवार नहीं। फिर वो कैसे आज तक आज़ादी से दुनिया घूमती हुई ज़िंदगी गुजार रही है? कोई उसे पकड़कर क्यों नहीं ले जाता? क्या पकड़ने वाले शीतारा से ज़्यादा हमें हसीन समझते हैं? अभी आपने फरमाया था कि इस मुल्क में जॉन लंबोडा ने कारनामे अंजाम दिए, तो फिर गौर करें उसे किस तरह हर मामले में आज़ादी दी गई थी। वो भी दुनिया घूमता था और खुले जहन से काम करके हमारे मुल्क को फ़ायदा पहुंचाया करता था। सुपर मास्टर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, तुम तीनों के दलाइल बहुत मजबूत हैं। मैं आला अफसरान से इस सिलसिले में गुफ्तगू करूंगा। डिक्रे ने कहा, आप मेरी तरफ से यह भी कह दें कि मैं डिमोरा की तरह नाकामी का इल्ज़ाम नहीं उठाऊंगा। इससे बेहतर है कि मेरे जहन से टेलीपैथी का इल्म वॉश कर दिया जाए। दूसरे दिन सुपर मास्टर ने इस मामले को आला हुकाम और फौज के आला अफसरान के सामने रखा। उन तीनों के तमाम दलाइल पेश किए। उनके सामने मिसालें थी कि किस तरह आज़ाद रहकर काम करने वाले कामयाब होती हैं। बार बार मेरी और मेरे टेलीपैथी जाने वालों की मिसालें पेश की गईं। फिर सबसे बड़ी मिसाल शीतारा की थी, जो कभी किसी की गिरफ्त में नहीं आई थी। एक तन्हा औरत की मिसाल शर्म दिलाने के लिए काफ़ी थी। वह इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्होंने अपने दर्जनों टेलीपैथी जाने वालों को पाबंद रखने के बावजूद गंवा दिया। अब इन 3 टेलीपैथी जाने वालों को आज़ादी देकर उनकी कारकर्दगी आजमाई जाए, शायद बेहतर नतीजा निकल आए। तीनों ने जब यह फैसला सुना तो खुश होकर कहा, अब हम कारनामे दिखाएंगे। जो काम हमारे सुपुर्द किया गया है, इसके अलावा हम अपने तमाम छीने हुए टेलीपैथी जाने वालों को दुश्मनों से छीन कर वापस लाएंगे। मंसूबों के मुताबिक डी क्रेन ने शराबी ब्रेन आदम को अपना मामूल और ताबेदार बनाया था। ब्रेन आदम तेल अबैब जा चुका था। डी क्रेन भी उसके पीछे इसराइल चला गया। अगरचे दाऊद मंडोला अपनी यहूदी कौम में पहुंचना चाहता था, लेकिन सुपर मास्टर ने कहा, डिमोरा फिलहाल नाकार है, उसकी जगह दाऊद मंडोला पाकिस्तान जाएगा। तीसरे मंसूबे के मुताबिक डी हार्वे मशरिक वस्ता चला गया।
दाऊद मंडोला ने सोचा पहले वो पाकिस्तान जाएगा, सुपर मास्टर को खुश करने के लिए एक आध कारनामा अंजाम देगा, फिर भेस बदलकर चुपचाप इसराइल पहुंच जाएगा। दाऊद मंडोला बड़ा मामला फहम और चालाक था, बहुत से कारनामे अंजाम दे सकता था, लेकिन उसमें सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो पाकिस्तान में बोली जाने वाली कोई जुबान नहीं जानता था। सिर्फ अंग्रेजी, अरबी और इब्रानी बोलने वालों के दिमागों में पहुंच सकता था। उसकी इस कमी पर सुपर मास्टर ने ध्यान नहीं दिया और मंडोला ने भी उसके सामने बयान नहीं किया। अगर करता तो ये कहा जाता कि एक हैप्नोटिज्म का माहिर उस पर अमल करके उर्दू जुबान उसके दिमाग में नक्श कराएगा, और वो नहीं चाहता था कि कोई उसे मामूल बनाए और उसके अंदर का ये भेद मालूम करे कि वो बज़ाहिर जॉन विल्सन है, लेकिन बातिन में एक यहूदी दाऊद मंडोला है। उसने सोचा पाकिस्तान में जितने ज़मीर फरोश पॉलिटिकल माफिया से मुंसलिक होंगे वो बिलाशुबा अंग्रेज़ी जानते होंगे, क्योंकि उनका ताल्लुक अमरीकी पॉलिटिकल माफिया से होता है और उन सबसे राब्ते की ज़ुबान अंग्रेज़ी होती है। अगर किसी ऐसे शख्स को अलाकार बनाना पड़ा तो वो ख्याल ख्वानी की बजाय उसे अच्छी खासी रकम से ख़रीद लेगा, फिर उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम लेता रहेगा। वो वाशिंगटन से न्यूयॉर्क आया, फिर वहाँ से पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ। उस त्यारे ने लंदन पहुंचकर परवाज़ मुलतवी कर दी। वहाँ से 1 घंटे बाद परवाज़ करने वाला था। लंदन के मुसाफिर उतर गए तो आगे जाने वाले नए मुसाफिर खाली सीटों पर आने लगे। ऐसे में दाऊद मंडोला ने 2 जवानों को देखा। वो शौक रंग की जीन्स और जैकेट पहने हुए थे। उन्होंने वहाँ आते एक एयर होस्टेस को छेड़ा। वो मुस्कुराती हुई उनसे कतरा कर चली गई। वो दोनों मंडोला के सामने सीटों पर आकर बैठ गए। वो हॉस्टेस फिर पलटकर उनके पास आई और फिर बोली, आपने मुझे बुलाया? एक जवान ने कहा, नहीं, हमने कॉलिंग बटन को हाथ भी नहीं लगाया। दूसरे जवान ने कहा, शायद हमारी आवाज़ तुम्हारे दिल में धड़क रही है। वो दोनों हंसने लगे। हॉस्टेस अपनी ड्यूटी के मुताबिक मुस्कुराती हुई चली गई। वो थोड़ी दूर जाकर रुक गई। दाऊद मंडोला ने महसूस किया कि वो हॉस्टेस कशमकश में है। वो फ़ौरन ही उसके दिमाग में पहुंच गया। उसका दिमाग जिद कर रहा था कि फिर उन जवानों के पास जाए, वो बुला रहे हैं, और वो खुद को रोक रही थी। अपने आप से कह रही थी, वो नहीं बुला रहे हैं, फिर उनके पास जाऊंगी तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। ओह गॉड, मुझे क्या हो गया? मैं क्यों उनके पास जाना चाहती हूँ? मंडोला ने उसके अंदर तवानाई पैदा की तो उसने खुद को संभाल लिया। तेज़ी से चलती हुई स्टीवर्ड के पास आई, फिर बोली, शायद सीट नंबर F40 और 41 के मुसाफिर बुला रहे हैं। स्टीवर्ड सीट नंबर्स के बोर्ड देखते हुए बोला, नहीं, 40 और 41 नंबरों की लाइनें बुझी हुई हैं। मंडोला ने सामने बैठे हुए जवानों को देखा। उनके सर और शाने का पिछला हिस्सा कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। वो उनकी सीट की तरफ झुक गया। उस वक्त एक जवान दूसरे से कह रहा था, बेचारी को परेशान न करो। दूसरे ने कहा, यार ये तो देखो, परेशानी में वो और ज़्यादा हसीन और पुरकशिश लग रही है। यार टालबूट, मैं तुम्हारी शौकियों और शरारतों से घबराने लगा हूँ। कितनी बार समझाऊं कि यूं ख्वामखा अपने इल्म का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। टालबूट ने कहा, यार मोनारो, मैं जो शरारत कर रहा हूँ उससे किसी को टेलीपैथी का शुबा नहीं होगा। ये हसीन हॉस्टेस यही समझेगी कि उसका दिल आप हमारी तरफ खिंचा रहा है। मोनारो ने कहा, तुम्हारी ये शरारत किसी नई मुसीबत को दावत दे सकती है, अब बस करो। वो हसीना मुझे भी पसंद है। उसकी सोच ने बताया है कि उसकी ड्यूटी इस्तांबुल में ख़त्म हो जाएगी, हम भी वहीं उतर जाएंगे, फिर बड़ी राजदारी से ख्यालख्वानी के जरिए उसे अपने बेडरूम में आने पर मजबूर कर देंगे। दाऊद मंडोला उनकी बातें सुनकर अपनी सीट पर सीधा बैठ गया। जहाज़ परवाज करने वाला था, इसलिए सीट बेल्ट बांधने लगा। उसके दिमाग में मोनारो और टालबूट के नाम गूंज रहे थे। उसने वॉशिंगटन में जितने टेलीपैथी जाने वालों के रिकॉर्ड पढ़े थे उनमें मोनारो और टालबूट की भी फाइलें थीं। वो 2 फाइलें सोनिया सानी की एक फ़ाइल से मुंसलिक थीं। माजी की मुख्तसर सी रुदात ये थी कि जॉन लम्बोडा सोनिया सानी को एक मुहब्ब वतन अमरीकी लड़की सिलवाना समझता था। उसने सानी की जहानत और हाजिर दिमागी से मुतासर होकर उसे ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारा। उन दिनों और कई लोग ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरे, जिनमें मोनारो और टालबूट भी थे। उन दोनों को सोनिया सानी का मातियत बनाया गया था। जब सानी वहाँ से फरार हुई तो अपने साथ मोनारो और टालबूट को भी ले आई। दोनों उसके ज़ेर असर थे। फिर एक दिन जनाब तबरेज़ी साहब ने हदायत की, बेटी वो दोनों गैर संजीदा हैं, उन्हें आज़ाद कर दो और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। वो 1 माह पहले आज़ाद हुए थे। एक तो उन्हें आज़ादी की नेमत मिली, दूसरी टेलीपैथी की दौलत। ख्याल ख्वानी के जरिए जहाँ चाहते थे अपने लिए बेइंतहा दौलत पैदा कर लेते। वो चलते फिरते बैंक थे। पेरिस और लंदन के महंगे से महंगे होटलों में महंगी से महंगी शराब पीते और हसीन औरतों को एक रात के लिए ख़रीद लेते। ज़िंदगी इतनी रंगीन और हसीन पहले कभी ना थी, और उनकी टेलीपैथी ये ज़मानत दे रही थी कि वो इसी तरह हमेशा ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। उन्होंने यूरोप के 2-4 शहरों में खासी तफरीह करने के बाद सोचा कि सारी दुनिया की सैर करने के लिए पहले वो जापान जाएंगे। वहाँ से एक एक मुल्क की सैर करते हुए आखिर में अपने मुल्क अमेरिका पहुँचेंगे। वो दुनिया के गिर्द पूरा एक चक्कर लगाने के लिए जापान जा रहे थे, लेकिन उनमें मुस्तकिल मिजाजी नहीं थी। इस त्यारे में एक हसीन हॉस्टेस को देखकर नीयत बदल गई। अब वो उसके साथ इस्तांबुल में दिन रात गुजार कर जाना चाहते थे। तमाम टेलीपैथी जाने वाले सांस रोकने और दिमाग को हमेशा हसास रखने के लिए नशा नहीं करते। ये धड़का लगा रहता है कि कोई दूसरा ख्याल ख्वानी करने वाला उनके अंदर घुसकर उन्हें अपना मामूल और ताबेदार बना लेगा। उन दोनों ने यह तय किया था कि कभी किसी ख्याल ख्वानी करने वाले से नहीं टकराएंगे, किसी तंजीम से रब्ता नहीं रखेंगे, किसी के मामले में नहीं पड़ेंगे, अपनी एक अलग हस्ती खेलती ज़िंदगी गुजारेंगे। जब बहुत ज़रूरत पेश आएगी तो ख्याल ख्वानी करेंगे, वरना लोगों के सामने काम इंसान की तरह रहा करेंगे।
बाद में टालबूट कुछ ज़्यादा ही मनचला हो गया और हसीन औरतों को छेड़ने के लिए ख्याल ख्वानी के इल्म का मुजाहरा करने लगा। ये बात मोनारो को पसंद नहीं थी। अगरचे वो भी हुस्न परस्त था, ताहम टालबोट को समझाता रहता कि वो सरेआम ख्याल ख्वानी से परहेज़ करे। अब समझाने का वक्त गुजर चुका था। वो दोनों मंडोला की नज़रों में आ गए थे और मंडोला की तो चांदी हो गई थी। टेलीपैथी के 2 हथियार उसके हाथों में आ रहे थे। जब जहाज़ परवाज करने लगा और सीटों के दरमियान राहदारी से शराब की ट्रॉली गुजरने लगी तो दोनों ने विस्की के डबल पैग लिए, फिर अपने अपने जाम से हल्की हल्की चुस्की लेने लगे। टालबोट ने कहा, यार ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, दिलकश नज़ारे, रंगीन मलबूसात, मशहूर कुन खुशबुएं, दिल फरेब मुस्कुराहटें, चांद और गुलाब जैसे हसीन चेहरे, फिर खानों में तरह तरह की लज्जतें हैं, रंग है, नूर है, गुनगुनाते हुए लम्हात हैं। लोग जन्नत की आरजू में इबादतें करते करते मर जाते हैं और ये जान नहीं पाते कि दुनिया की हसीन तरीन जन्नत से महरूम रहकर मनो मिट्टी के तले दब गई हैं। मोनारो ने कहा, दुरुस्त कहते हो, इस दुनिया के जन्नत के मज़े सिर्फ वो लूटते हैं जो बेहद दौलतमंद होती हैं या फिर हमारी तरह ख्याल ख्वानी करने वाले होते हैं। हाँ, मगर सभी ख्याल ख्वानी करने वाले हमारी तरह बेबाक और दलेर नहीं होते। वो सहमे हुए रहते हैं, औरत को देखकर तरसते हैं, इस डर से करीब नहीं जाते कि कोई दुश्मन औरतों को अलाकार बनाकर उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। इस खौफ से शराब को मुंह नहीं लगाते कि फिर दिमाग हसास नहीं रहेगा और मदहोशी में पराई सोच की लहरें महसूस नहीं होंगी। दाऊद मंडोला बड़ी खामोशी से उसके अंदर चलाया। उसके साथ बैठा हुआ मनारो कह रहा था, हाँ तुम ठीक कहते हो, डरते डरते जीना भी कोई जीना है। मैं पीने से पहले एहतियातन सोचता हूँ कि पीना नहीं चाहिए, किसी दुश्मन के लिए अपने दिमाग का दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए, लेकिन पीना शुरू करते ही सारा खौफ मिट जाता है। शराब जुर्रत पैदा करती है। मंडोला उस जुर्रतमंद के अंदर भी पहुंच गया। उनके दस्ती बैग में एक भरी हुई बोतल रखी हुई थी। उसने दोनों को और ज़्यादा पीने पर माइल किया। जब खासा नशा तारी होने लगा तो उसने दोनों को टेलीपैथी के जरिए थपक थपक कर सुला दिया। खाने की ट्रॉली उनके करीब से गुजरी। उस वक्त वो गहरी नींद में थे। हॉस्टेस ने उन्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। आगे बढ़कर ट्रॉली मंडोला के पास ले आई। उसने अपने लिए एक प्लेट में बराए नाम खाने की कुछ चीज़ें ली। हॉस्टेस ने मुस्कुराकर कहा, ये दोनों बड़ी जिंदा दिली दिखा रहे थे, 2 पैग में ही लुढ़क गई हैं। मंडोला ने कहा, आदमी अपने अमाल से लुढ़कने के रास्ते पर आता है, उसे तकदीर उसी रास्ते पर लुढ़का देती है। हॉस्टेस आगे चली गई। मंडोला ने पेट की तसल्ली के लिए कुछ खाया, एक कप कॉफ़ी पी, फिर ताज़ा दम होकर टालबोट के अंदर पहुंच गया। खुद अपनी सीट की पुश्ते से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली ताकि मुसाफिर या हॉस्टेस वगैरह उसे गहरी नींद में समझकर मुखातिब न करें। इस तरह उसने निहायत सुकून और इत्मीनान से पहले टालबूट पर, फिर मोनारो पर तनवीमी अमल किया, उन्हें अपना मामूल और ताबेदार बनाया। फिर कामयाबी की मुसरतों से सरशार होकर खुद भी सो गया। कामयाबी इस पहलू से भी थी कि मोनारो और टालबूट बेशतर एशियाई ज़ुबानें जानते हैं, उर्दू अच्छी खासी बोल लेते हैं। उन्होंने मंडोला की एक बड़ी कमी को पूरा कर दिया था। साजिद ने डिमोरा को इस बुरी तरह आउट किया था कि अब चंद घंटों तक फरहाना के रास्ते में कोई टेलीपैथी जानने वाला रुकावट नहीं बन सकता था। उसने डीएसपी इकबाल के पास आकर कहा, मैंने उस दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले को बैरक में वापस पहुंचा दिया। अभी वो कई दिनों तक जेर इलाज रहेगा। फरहाना के लिए रास्ता साफ है, आप इसे जल्दी यहाँ से ले जाएं। डीएसपी ने कहा, जब दुश्मन नाकारा हो गया तो फिर उजलत में यहाँ से नहीं जाना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। फरहाना इस्लामाबाद जाना चाहती है, उसे कैसे ले जाऊँ? अपनी बहन को तनहा नहीं जाने दूंगा। ये तनहा नहीं रहेगी, मैं इसके अंदर मौजूद रहूंगा। फिर कोई ऐसी मुसीबत आई कि कानूनी सहारे की ज़रूरत पड़ी तो आपसे रब्ता करूंगा। साजिद ये बातें फरहाना की ज़ुबान से कह रहा था ताकि वो भी सुनती रहे। उसने कहा, इकबाल भाई, आप इन पुलिस वालों में से हैं जो सिर्फ अपनी तनख्वाह पर गुजारा करते हैं और हराम की कमाई को हाथ नहीं लगाते, लेकिन मैं आपका भाई हूं और एक भाई की दौलत पर दूसरे भाई का हक होता है। बस आगे ना कहो। मैं समझ गया जो बात मेरे मजाज के खिलाफ है उसे बड़ी खूबसूरती से बनाकर बोल रहे हो। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि बात नहीं बना रहा हूँ कि आप अपने भाई की कमाई को हराम की कमाई समझते हैं। देखो साजिद, अभी फरहाना को फ़ौरन यहाँ से ले जाना है। तुम ये गैर ज़रूरी बातें ना करो, ये गैर ज़रूरी नहीं है। फरहाना भी एक कोठी और सेफ में लाखों रुपए छोड़कर जा रही है। अगर आपने यहाँ की चाबियाँ ना ली तो ये चोर डाकुओं के लिए सब कुछ खुला छोड़ जाएगी। फरहाना ने चाबियाँ उसके हाथ पर रखकर कहा, आप इनकार करेंगे तो वाकई मैं सेफ और कोठी को खुला छोड़ जाऊंगी। दोनों ने उसे मजबूर किया। फरहाना ने कहा, आइंदा मैं यहाँ हूँ तो भाभी और बच्चों को देखूँ। मुझे ये खुशी मिलनी चाहिए कि मैं अपने मैके अपने भाई के घर आई हूँ। वो डीएसपी भाई के साथ कोठी से बाहर आकर अपनी कार में बैठी भाई से बोली, आप मुझे तनहा ना समझें, मेरे साथ साजिद रहेंगे। कोई मुसीबत आएगी तो ज़रूर आपसे रब्ता करूँगी। वो ड्राइव करती हुई कोठी के अहाते से बाहर आई, फिर एक सड़क पर मुनासिब रफ्तार से गाड़ी चलाने लगी। उसने सिर्फ 2 ही दिन गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग हासिल की थी और टेलीपैथी के जरिए साजिद ने उसे ड्राइविंग लाइसेंस दिलवा दिया। वो नाड़ी होने के बावजूद इसलिए एतमाद से ड्राइव कर रही थी कि साजिद उसके अंदर मौजूद था। ट्रेनिंग में जो कमी रह गई थी उसे पूरी करता जा रहा था। उसने लाहौर से इस्लामाबाद के एक 5 स्टार होटल में अपने लिए एक स्वीट रिजर्व कराई थी। अटैची में 3 लाख रुपए थे। ज़रूरत के वक्त 3 करोड़ और 3 अरब रुपए भी पैदा हो सकते थे। उसे दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की कहा जा सकता था। वो दोनों हाथों से दौलत लुटाती रहती,
तब भी दौलत यही शिकायत करती कि उसे खर्च नहीं किया जा रहा। वो बड़े मज़े से हाईवे पर ड्राइव करती जा रही थी। साजिद ने उसे आज़ाद छोड़ दिया। जब कोई अंदेशा महसूस होता वो ड्राइविंग के सिलसिले में उसे समझाता कि किस तरह गाड़ी को काबू में रखना चाहिए। नॉर्मल ड्राइविंग उसी वक्त मुमकिन है जब ड्राइव करने वाला पूरे हवास में रहे। जेहलम के करीब सड़क के किनारे एक कार रुकी हुई थी। इस कार का बोनट उठा हुआ था, जिससे जाहिर था कि इस कार में कोई खराबी पैदा हो गई है। वहाँ एक मर्द और 2 औरतें खड़ी हुई थीं। उन्होंने हाथ के इशारे से फरहाना को रुकने के लिए कहा। चूंकि औरतें थीं इसलिए फरहाना ने करीब पहुंचकर गाड़ी रोक ली। एक जवान औरत ने कार की खिड़की पर झुककर कहा, आपका शुक्रिया कि गाड़ी रोकी, वरना हाईवे पर वारदात के खौफ से कोई गाड़ी नहीं रोकता। आपका एक बार फिर शुक्रिया। एक जवान लड़की ने करीब आकर कहा, ये मेरी भाभियाँ और वो मेरे भाईजान हैं। गाड़ी में कोई खराबी पैदा हो गई है, वो ना जाने कब तक ठीक हो। 6 बजे से पहले मेरा पिंडी पहुंचना ज़रूरी है। क्या आप मुझे लिफ्ट देंगी? भाई और भाभी बाद में आ जाएंगे। फरहाना ने कहा, तुम एक लड़की हो इसलिए लिफ्ट मिल सकती है, आ जाओ। थैंक्स अलॉट, आप बहुत अच्छी हैं। आपको डिग्गी खोलने की जहमत करनी होगी, मैं अपना सूटकेस रखूंगी। फरहाना ने डिग्गी खोली। लड़की के भाई ने अपनी गाड़ी की डिग्गी से एक बड़ा और भारी सूटकेस निकालकर उस डिग्गी में लाकर रख दिया। फरहाना ने डिग्गी को लॉक कर दिया। उसके भाई ने भी शुक्रिया अदा किया। लड़की फरहाना के पास अगली सीट पर आ गई, फिर वो गाड़ी चल पड़ी। इस दौरान साजिद उस मर्द और दोनों औरतों के ख्यालात पढ़ता रहा। फरहाना को बताता रहा कि सूटकेस में सोने के बिस्किट हैं जिनकी मालियत 50 लाख रुपए है। फरहाना ने पूछा, ये सूटकेस मेरी कार में क्यों रखा जा रहा है? इस शख्स को थोड़ी देर पहले मोबाइल फ़ोन पर इतला मिली थी कि जेहलम की फौजी चौकी पर गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। माल वहां से वापस नहीं हो सकेगा। फरहाना ने पूछा, क्या मैं फंसने वाली हूँ? इस शख्स को 50 लाख के माल पर 5 लाख रुपए कमीशन मिलेंगे। वो इतनी बड़ी रकम छोड़ना नहीं चाहता। एक रिस्क ले रहा है कि शायद माल निकल जाए। ना निकल सका तो वो और उसकी बीवी महफूज रहेंगे। आफत तुम पर और इस लड़की पर आएगी। फरहाना ने कहा, यह लड़की अपनी गिरफ्तारी के ख्याल से खौफजदा नहीं है। इसकी सोच बता रही है कि एक बार इसने एक बड़े अफसर को मुस्कुराहटों के जाल में फंसाकर माल निकाल लिया था। शायद इस बार भी कामयाब हो जाए। इस लड़की को 5 लाख में से 1.5 लाख मिलेंगे। इस वजनी सूटकेस को डिग्गी में रखने तक साजिद ने फरहाना को तमाम हकाइक बता दिए। जब वो गाड़ी ड्राइव करने लगी तो लड़की ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? फरहाना ने कहा, मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम भी ना पूछो। थोड़ी दूर के सफ़र में अजनबी रहें तो बड़ा तजस्सुस पैदा होता रहता है। मुझे तुम्हारे मुतल्लिक सोचने दो और तुम मेरे बारे में सोचती रहो। लड़की भी यही चाहती थी कि खामोश रहे। यूं पेश आने वाले हालात के मुतल्लिक सोचने का मौका मिल रहा था। उसके पास एक छोटी सी अटैची भी थी जो उसके कदमों के पास रखी हुई थी। वो सोच रही थी कि गिरफ्तारी की बात आएगी तो इस सूटकेस की मलकियत से इनकार कर देगी। ये बयान देगी कि वो अपनी छोटी सी अटैची उठाए सड़क के किनारे खड़ी थी तो इस कार वाली ने उसे पिंडी पहुंचाने की लिफ्ट दी। वो चौकी पहुंच गई। सिपाहियों ने गाड़ी रोकने का इशारा किया। उसने गाड़ी रोक दी। 2 सिपाही कार के दोनों तरफ आकर खिड़कियों से अंदर झांकने लगे। पिछली सीट पर फरहाना की अटैची रखी हुई थी। दोनों सिपाही पूछ रहे थे कि अंदर गाड़ी में क्या रखा है, वो दोनों कौन है और कहाँ जा रहे हैं। फरहाना डिग्गी की चाबी लेकर कार से निकली, फिर सीधी अफसर के पास आकर बोली, मैं बुलंद मर्तबे वालों से बात करती हूँ। मेरी गाड़ी सिर्फ आप चेक करेंगे तो मुझे खुशी होगी। अफसर ने मुस्कुरा कर कहा, मैं आपके मजाज के मुताबिक यही करूँगा। साजिद उसके अंदर पहुँच गया। उसने सिपाहियों से कहा, तुम सब जाओ, मैं चेक कर लूँगा। सिपाही वहाँ से हट गए। अफसर ने पूछा, गाड़ी के अंदर क्या है? फरहाना ने कहा, हम लड़कियों का सामान है, मर्दों को नहीं देखना चाहिए। उसने नहीं देखा। वो पीछे डिग्गी की तरफ गया। लड़की का खून खुश्क हो रहा था। वो अगली सीट पर घूमकर पीछे वाली विंड स्क्रीन के पार देख रही थी। डिग्गी का ऊपरी हिस्सा उठ गया था। इसके बाद सूटकेस को खोला जा रहा था। राज खुलने वाला था। गिरफ्तारी लाजमी होने वाली थी। उसी वक्त डिग्गी बंद होने लगी। साजिद ने अफसर के जहन पर कब्जा जमा रखा था। उसके अंदर ये यकीन पैदा कर रहा था कि वो सूटकेस खोलकर देख चुका है। कोई काबिल एतराज़ चीज़ नहीं है। उसने चाबी फरहाना को वापस करके जाने की इजाज़त दी। वह चाबी लेकर स्टीयरिंग सीट पर बैठ गई। कार स्टार्ट करने लगी। लड़की ने पूछा, क्या उसने जाने की इजाज़त दे दी है? वो कार आगे बढ़ाते हुए बोली, क्या हमें इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए? क्या गाड़ी में सोना स्मगल हो रहा है? हाँ नहीं, मेरे पास तो बस यही सोना है जो मैंने पहना हुआ है। तुम कुछ घबराई हुई सी हो। नहीं, मैं भला क्यों घबराऊंगी? वो लोग पीछे आ रहे हैं। लड़की ने एकदम से घबरा कर पीछे देखते हुए पूछा, कौन आ रहे हैं? फिर वो खुश होकर बोली, अरे वो तो भाईजान की गाड़ी है, ठीक हो गई है। तुम एक तरफ गाड़ी रोक दो, मैं उस गाड़ी में चली जाऊंगी। मेरे साथ चलने में क्या हर्ज है? तुम मेरी तन्हाई दूर कर रही हो। पीछे वाली कार तेजी से चलती हुई बराबर आ गई। उसमें बैठी हुई औरत ने कहा, हमारी गाड़ी ठीक हो गई है, रुक जाओ, अब हम तुम्हें जहमत नहीं देंगे। उसने सड़क के किनारे अपनी गाड़ी रोक दी। दूसरी कार आगे जाकर रुकी। औरत और मर्द बाहर निकल आए। वो लड़की बोली, तुम्हारा शुक्रिया, चाबी दो, मैं अपना सूटकेस निकाल लूंगी। फरहाना ने चाबी दे दी। वो तीनों तेजी से डिग्गी के पास आई। पहली लड़की ने की होल में चाबी डालकर उसे खोलना चाहा, मगर चाबी की होल में नहीं जा रही थी। उससे शख्स ने लड़की से चाबी लेकर उसे खोलना चाहा, लेकिन चाबी अंदर जाने से पहले तिरछी होकर अटक जाती। फिर दूसरी औरत ने चाबी लेकर कोशिश की। जिसके हाथ में चाबी होती थी, साजिद उसके दिमाग में पहुंच जाता।
फिर चाबी घूमने से पहले उसका दिमाग घुमा देता। फरहाना ने आकर पूछा, तुम लोग इतनी देर से क्या कर रहे हो, चाबी मुझे दो। वो भी उल्टी चाबी होल में डालने लगी। औरत ने कहा, ये उल्टी है। फरहाना ने उसे चाबी देकर कहा, तुम सीधी करो। औरत ने फिर कोशिश की, लेकिन उस डिग्गी को नहीं खुलना था, इसलिए नहीं खुल रही थी। कोशिश करते करते 1 घंटा गुजर गया। फरहाना ने पूछा, तुम लोगों ने क्या मुसीबत लाकर रख दी है? चाबी अंदर नहीं जा रही और मुसीबत बाहर नहीं आ रही। पहले तो इसी चाबी से डिग्गी खुल गई थी, अब क्यों नहीं खुल रही है? फरहाना ने कहा, मुझसे क्या पूछते हो, मैं क्या फ्रॉड कर रही हूँ? अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, अंधेरा फैलने वाला है, यहाँ से चलो, इसे पिंडी चलकर खोला जाएगा। वो औरत उस लड़की के साथ अगली कार में चली गई। वो शख्स फरहाना के पास आकर बैठ गया। फिर दोनों गाड़ियां आगे पीछे चलने लगी। उससे शख्स ने कहा, अगर पिंडी पहुंचकर डिग्गी ना खुली तो इसे तोड़ना होगा। वो बोली, दुनिया के किसी लॉक ब्रेकर से डिग्गी का लॉक नहीं टूटेगा, इसे तो सिर्फ रॉजर विल्सन ही खोल सकता है। वो एकदम चौंक कर बोला, तुम रॉजर साहब को कैसे जानती हो? इस किस्म के किसी भी सवाल से डिग्गी नहीं खुलेगी। जबरन खोलना चाहोगे तो मैं इसे थाने में ले जाकर खड़ी कर दूंगी। उसने गुस्से से देखा, फिर पूछा, तुम कौन हो? मैं सिर्फ अपने मर्तबे वालों से मुतारिफ होती हूँ। पर्ल का स्वीट नंबर 106 में मेरा क्याम है। यह कार पर्ल के पार्किंग एरिया में खड़ी रहेगी। इसके करीब जाओगे और डिग्गी खोलने की हमाकत करोगे तो उससे पहले ही पुलिस पहुंच जाएगी। उसने दांत पीसते हुए मुठ्ठियां भींचकर कहा, मैं तुम्हें अभी कत्ल कर सकता हूँ। फिर तो क़यामत तक डिग्गी नहीं खुलेगी और ना ही 50 लाख रुपए के सुनहरे बिस्किट मिलेंगे। वो फिर एक बार चौंक कर बोला, तुम कैसे जानती हो कि इसमें सोने के बिस्किट हैं? तुम्हें किसी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। रॉजर से कहो मुझसे बात करे। ये तुम्हारा मोबाइल फ़ोन किस काम आएगा? वो पसोपेश में था, परेशानी से सोचता रहा, फिर बोला, मैं रॉजर को ये बातें बताऊंगा और उसे मालूम होगा कि माल तुम्हारे पास है तो वो पटरी बदल देगा, हमारा कमीशन ख़त्म कर देगा, वो कमीशन तुम्हें देगा। तुम ऐसी पार्टी के लिए मुल्क की मुफादात के खिलाफ काम करते हो जो ज़रा सी बात पर तुम्हारे 5 लाख का मुनाफा छीन लेती है। ताज्जुब है, तुम कैसे जानती हो कि मुझे 5 लाख मिलने वाले हैं? मैं कह चुकी हूँ, तुम्हें किसी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। फिर तो मैं अपना मुनाफा नहीं छोड़ूंगा, ये माल लेकर ही जाऊंगा। ये ना मिला तो गिरफ्तार होने से पहले तुम्हें कत्ल कर दूंगा। उसने रिवॉल्वर निकाल लिया, फिर गैर इरादी तौर पर अपनी तरफ दरवाजे को खोला। साजिद ने कहा, फरहाना इसे एक हाथ से धक्का दो, जोर लगाना ज़रूरी नहीं। उसने हौले से एक हाथ से उसके शाने पर मारा। साजिद ने उसके अंदर रहकर उसे सीट पर से बाहर की तरफ उछाल दिया। वो चीखें मारता हुआ चलती हुई गाड़ी से बाहर सड़क पर गिरा, फिर ढलान पर लुढ़कता हुआ दूर चला गया। उसके साथ ही औरतों ने गाड़ी रोक ली। फरहाना ने बहुत दूर जाकर गाड़ी रोकी, उसे सख्त चोटें आई थीं। वह तकलीफ से कराता हुआ सड़क की तरफ चढ़ाई चढ़ने लगा। एक तरफ मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ था, उसने उसे उठा लिया। रिवॉल्वर भी कहीं गिर पड़ा था। साजिद ने उसके जहन से रिवॉल्वर को भुला दिया। वो ऊपर सड़क के किनारे आया तो उसकी बीवी ने पूछा, कैसे गिर पड़े थे? वो कराते हुए बोला, वो कोई टार्जन की बेटी है, उसने मुझ जैसे डील डोल वाले को एक धक्के में बाहर फेंक दिया। वो हमारे माल के बारे में सब कुछ जानती है, हमारा वो सूटकेस वापस नहीं करेगी। उन तीनों ने देखा फरहाना अपनी कार से बाहर निकल कर खड़ी हुई थी। बीवी ने पूछा, नाना क्या तुम इस औरत से माल वापस नहीं ले सकोगे? वो कहती है, हम ज़बरदस्ती करेंगे तो माल थाने ले जाएगी और यहाँ रास्ते में ज़बरदस्ती की गई तो पुलिस वाले आ जाएंगे। अब मैं उसे कत्ल भी नहीं कर सकता, पता नहीं रिवॉल्वर कहाँ चला गया है। शायद मेरे गिरते वक्त वो इसी कार के अंदर रह गया है। नौजवान लड़की ने कहा, यानी हथियार भी उसके पास हैं और माल भी उसके कब्जे में है, तो हमें 5 लाख पर फातिहा पढ़ लेना चाहिए। हरगिज़ नहीं, मैं इतनी बड़ी रकम नहीं छोड़ूंगा। वो वहाँ खड़ी हुई है, चाहती तो भाग जाती मगर मेरा इंतज़ार कर रही है, शायद वो कोई समझौता करेगी। वो लंगड़ाता और कराहता हुआ फरहाना के पास आया। वो बोली, अफसोस अब तुम्हारे पास हथियार भी ना रहा, मुझे कत्ल नहीं कर सकोगे, चलो शराफत से गाड़ी में बैठ जाओ। वो सर झुकाकर खामोशी से बैठ गया। वो स्टीयरिंग सीट पर आकर कार स्टार्ट करती हुई बोली, जब जालिम हथियार और ताकत से खाली हो जाता है तो बड़ा मासूम और मस्कीन बन जाता है। वो बोला, प्लीज़ समझौता कर लो, मैं माल कमाने के लिए जान की बाजी लगा देता हूँ, फिर दूसरों की जान ले लेता हूँ। तुम मुझे भी मार डालने की धमकी दे रहे हो, क्या फिर नीचे गिराऊं? इस बार जिंदा नहीं बचोगे। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, दोस्ती करना चाहता हूँ। अगर तुमने 1 मिनट के अंदर रॉजर विल्सन से रब्ता नहीं किया तो मैं तुम्हारा मोबाइल फ़ोन छीन कर तुम्हें बाहर फेंक दूंगी। वो गुस्से से उस पर झपट पड़ना चाहता था, लेकिन उसने पहले की तरह बेख्तियार अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला। फरहाना ने एक हाथ रसीद किया। वो चीखें मारता हुआ फिर चलती हुई गाड़ी से बाहर जा गिरा। मोबाइल फ़ोन अंदर रह गया। फरहाना ने कार को रोककर पीछे देखा। पीछे दूसरी गाड़ी रुक गई थी। दोनों औरतें इस शख्स को वापस लाने के लिए नशेब की तरफ दौड़ती जा रही थी। साजिद ने उसके दिमाग से रॉजर का नंबर मालूम किया। फरहाना ने वो नंबर डायल किया, फिर राब्ता होने पर कार आगे बढ़ाने लगी। दूसरी तरफ से पूछा गया, हेलो तुम कौन हो, किससे बात करना चाहते हो? वो ड्राइव करती हुई बोली, मैं वो हूँ जिसे रॉजर नहीं जानता मगर जान जाएगा, उससे कहो 50 लाख के बिस्किट मेरे पास हैं। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई, फिर दूसरी बार आवाज़ आई, हेलो तुम कौन हो और ये तुम किस किस्म के बिस्किट की बातें कर रही हो? वही जिनकी मालियत 50 लाख रुपये है और जिसे राना सरफराज ला रहा था, अब वो मेरे पास हैं। ये राना सरफराज कौन है? मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तुम बिस्किट और राना का हवाला नहीं समझ रहे हो? शायद मैं रॉन्ग नंबर पर बोल रही हूँ, सॉरी। उसने राब्ता ख़त्म कर दिया। साजिद रॉजर के अंदर पहुंचा हुआ था। वो बहुत मोहतात था।
फ़ोन पर एतराफ़ नहीं करना चाहता था कि वह स्मगलिंग का माल उसका है। उसने राना सरफराज का मोबाइल नंबर डायल किया। राब्ता होने पर फिर उसे फरहाना की आवाज़ सुनाई दी। वो बोली, मैं जानती थी तुम कॉल बैक करोगे। ये मोबाइल फ़ोन राना सरफराज के पास था। राना कहाँ है? वो जहाँ है वहाँ की खबर मुझे नहीं मालूम। तुम्हें माल की ज़रूरत हो तो होटल पर्ल के स्वीट नंबर 106 में 1 घंटे बाद आकर मिलो। दैट्स ऑल। उसने राब्ता ख़त्म कर दिया। रॉजर विल्सन ने अपने मातहत से कहा, मालूम करो पर्ल के स्वीट नंबर 106 में कौन है। वो इंटेलिजेंस वाली भी हो सकती हैं। कोई ख़तरा ना हो तो 1 घंटा बाद उस कमरे में रहने वाली से मिलो और अपना नाम रॉजर विल्सन बताओ। हमारा माल उसके कब्जे में है। उसे कोई समझौता करना होगा। फिर उसने दूसरे मातहत से कहा, मालूम करो राना सरफराज कहाँ मर गया। वो इस फ़ोन करने वाले के मुतालिक सही मालूमात फराहम करेगा। फ़ोन की घंटी बजने लगी। रॉजर ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो कौन है? फरहाना की आवाज़ आई, मैं हूँ। मैं तुम्हारे चेहरे, आवाज़ और लहजे को अच्छी तरह पहचानती हूँ। तुम्हारा मातहत रॉजर बनकर आएगा तो माल कभी नहीं मिलेगा। फ़ोन बंद हो गया। उसने हेलो हेलो कहकर आवाज़ें दी। फिर रिसीवर रखकर हैरानी से बोला, ताज्जुब है, इसे कैसे मालूम हो गया कि मेरा मातहत रॉजर बनकर आने वाला है? आखिर ये क्या बला है, कहाँ से आई है? आधे घंटे बाद मातहत ने फ़ोन पर बताया कि पर्ल का वो स्वीट साजिद अली और मिसेस फरहाना साजिद के नाम पर बुक है। फरहाना भी तन्हा स्वीट में गई है। रॉजर ने पूछा, क्या उसके साथ एक बड़ा सूटकेस है? नहीं बॉस, वो अपने साथ एक अटैची और कुछ छोटा सामान ले गई है। रॉजर ने राब्ता ख़त्म करके वहाँ के डीआईजी से फ़ोन पर बात की। उससे कहा, हमारा 50 लाख का माल आ रहा था। किसी फरहाना साजिद ने उस माल पर कब्जा जमा लिया है। उस फरहाना की असलियत का कुछ पता नहीं चल रहा। पता नहीं उसका ताल्लुक किसी तंजीम से या इंटेलिजेंस वालों से है। डीआईजी ने कहा, मिस्टर रॉजर, अगर वो हमारे मुल्क की लेडी स्पाई हुई और उसका ताल्लुक पुलिस या फौज से हुआ तो मेरी वर्दी उतर जाएगी। पहले मालूम होना चाहिए कि वो कौन है। वह इस वक्त पर्ल में है, स्वीट नंबर 106। आप उस पर किसी तरह का शक करें और अपने तौर पर इंक्वायरी करें, उसकी असलियत सामने आएगी। अच्छी बात है, मैं कोशिश करता हूँ। डीआईजी ने इंटेलिजेंस अफसर से रब्ता करके कहा, तुमसे एक काम आ पड़ा है। होटल पर्ल में एक फरहाना साजिद नामी कोई औरत है, उसके बारे में मालूम करना है। कहीं वो तुम्हारे शोबे से ताल्लुक न रखती हो। अफसर ने कहा, इस नाम की कोई औरत हमारे शोबे में नहीं। अगर वो किसी दूसरे शहर से आई होगी तो मैं अभी मालूम कर लूँगा। हो सकता है वो फर्जी नाम से होटल में आई हो। उस अफसर ने पर्ल की इंतज़ामिया से रब्ता करके अपना तारुफ कराया। फिर कहा, मैं बड़ी राजदारी से मालूमात चाहता हूँ। स्वीट नंबर 106 वाली कौन है और कहाँ से आई है? उसने रजिस्टर देकर नाम और लाहौर का पता बता दिया। अफसर ने कहा, फरहाना से रब्ता करो। उसे कहो कि इंटेलिजेंस का एक अफसर उससे बात करेगा। उसके हुक्म की तामील की गई। उसे बताया गया कि उसे कौन बात करने वाला है। इससे पहले साजिद उसे तमाम हालात से आगाह करता जा रहा था। वो जानती थी कि रॉजर ने डीआईजी से और डीआईजी ने इंटेलिजेंस के अफसर से ताउन की दरख्वास्त की है। वह रिसीवर उठाकर बोली, हेलो, मैं मिसेस साजिद बोल रही हूँ। अफसर ने पूछा, क्या तुम लाहौर से तन्हा यहाँ आई हो? आप मुझे तुम नहीं आप कहें, फिर जवाब दूंगी। अगर तुम वीआईपीज़ में से हो तो सही शनाख्त पेश करो, फिर आपसे मुखातिब करूँगा। वीआईपी होना ज़रूरी नहीं। शरीफ और तालीम याफ्ता अफराद एक दूसरे से अदब के दायरे में गुफ्तगू करते हैं। ठीक है, आप मेरे सवालात का जवाब दें। आप यहाँ तन्हा क्यों हैं? शौहर कहाँ है जिनका होटल के रजिस्टर में नाम लिखा हुआ है? यहाँ आने के मकसद क्या है? इस लाहौर में बेशुमार मुसाफिर हैं, क्या सबसे ऐसे ही सवालात किए जा रहे हैं? और अगर आप किसी शुबे के बिना पर सिर्फ मुझसे सवाल कर रहे हैं तो पहले शुबे की नौइयत बयान करें। हमारे मुल्क और मुआशरे में अकेली औरत की आज़ादी पर शुबा किया जाता है। आप कानून के इस मुहाफ़िज़ से ताउन करें, अपने मुतल्लिक सच बताएंगे तो बहुत सी मुसीबतों से महफूज रहेंगे। मेरा शनाख्ती कार्ड और होटल का रजिस्टर जो कहता है वही सच है। मैं कानून का एहतराम करने वाली शहरी हूँ। अच्छी बात है, अगर यह सच ना हुआ तो तुम बुरी तरह पछताओगी। आखिर फिर आपने तुम कह दिया। मेरी समझ में नहीं आता आप क्यों मुझ पर झुंझला रहे हैं। मुझसे खुलकर बात करें, आप चाहते क्या हैं? आपसे मिलना चाहता हूँ। शर्त यह है कि आपका ताल्लुक भी हमारे शोबे से हो। वह हैरानी से बोली, मेरा ताल्लुक और आपके शोबे से? क्या आप मुझे जासूसा समझ रहे हैं? उसने एक ज़ोरदार कहका लगाया। फिर बदस्तूर हंसती भी बोली, अच्छा समझिए आप यही शुबा कर रहे हैं। वाह, आपने कौन सी अकल से ये सोचा है? क्या हमारा मुल्क इतना अमीर है कि पर्ल जैसे महंगे होटल के स्वीट में अपनी एक जासूसा के रहने के अखराजात पूरे करे? मिस्टर, इस वक्त मेरे अटैची में 3 लाख रुपए हैं और मैं लाखों रुपए के हीरे मोतियों से जड़े हुए सोने के जेवरात पहनती हूँ। क्या लाहौर या इस्लामाबाद में इतने अमीर कबीर मुकामी जासूस पाए जाते हैं? अफसर ने डीआईजी को उसकी इमारत के मुतालिक बताया। डीआईजी ने रॉजर विल्सन से कहा, इतनी अमीर कबीर औरत पाकिस्तानी जासूसा नहीं हो सकती। तुम वहाँ जाओ और उसे अपना माल वापस लो। मैं तुम्हारी पुश्त पर हूँ। थोड़ी देर बाद रॉजर ने होटल में आकर उसके दरवाजे पर दस्तक दी। वो बोला, आ जाओ। उसने अंदर आकर फरहाना को देखा। फिर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं रॉजर विल्सन हूँ? हाँ, मैं तुम्हें पहचानती हूँ। तुम्हारे धंधे से वाकिफ़ हूँ। तुम सरहद की एक पार्टी को 50 लाख का सोना देकर इसके एवज बेतहाशा असला हासिल करोगे। फिर वह असला इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में अपने तमाम आलाकारों के दरमियान तकसीम करोगे। वह हैरानी से उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। फरहाना ने कहा, यहाँ एक पॉलिटिकल माफिया कायम हुई है।
इस माफिया के अफराद सियासी बेचैनी पैदा करने के लिए मुनशियात की वबा को आम कर रहे हैं। तुम असला सप्लाई करने वाले एजेंट हो और जॉन कार्टर मुनशियात की तरसील आसान बनाने के लिए यहाँ रहता है। मैं इस पॉलिटिकल माफिया के जॉन लेजी और मेली ब्रुक्स को भी जानती हूँ। ये दोनों प्लान मेकर है। तुम सब उनके इशारों पर चलते हो। रॉजर ने फौरन ही पिस्तौल निकाल कर कहा, तुम बहुत खतरनाक औरत हो। जिंदा रहना चाहती हो तो अपनी असलियत बता दो। वो मुस्कुराकर बोली, भोले बादशाह, तेरा पिस्तौल खाली है। उसने बेयकीनी से अपने पिस्तौल को देखा, उसे चेक किया, वो वाकई खाली था। वो तेजी से पलटकर दरवाजे के पास आया, फिर उसे खोलकर डीआईजी से बोला, प्लीज़ आप आ जाइए, ये बहुत पहुंची हुई औरत है। डीआईजी उसके साथ अंदर आया, फिर फरहाना को देखकर पुलिस वाले रोबर दबदबे से बोला, उठकर खड़ी हो जाओ और बताओ यहाँ क्या तमाशा हो रहा है। वो बोली, तमाशा तो तुम्हारे जैसे बेगैरत अपने ही मुल्क में कर रहे हैं। अपने बीवी बच्चों को यूरोप और अमेरिका में ऐश कराने के लिए अपने मुल्क को खोखला कर रहे हैं। शट अप, बकवास करोगी तो हवालात में पहुंचा दूंगा। वहाँ ऐसे जूते पड़ेंगे कि सारा गुरूर धुल कर रह जाएगा। रॉजर ने कहा, यह बहुत खतरनाक है। हमारी पूरी पॉलिटिकल माफिया के अहम अहदेदारों को जानती है। मैं ये भी जानती हूँ कि माल वापस करूंगी तो तुम लोग पहले मुझे कत्ल करोगे। इसलिए मेरे आदमी ने रॉजर का पिस्तौल खाली कर दिया था। डीआईजी ने लिबास के अंदर छुपा हुआ रिवॉल्वर निकाला, फिर उसमें एक साइलेंसर लगाते हुए बोला, मुझसे कैसे बचोगी। वो मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारा भी रिवॉल्वर खाली है, इसे अपने सर पर मार लो। साजिद ने पहले ही दोनों के दिमागों पर कब्जा जमाकर खुद उनके ही हाथों उनके हथियार खाली कर दिए थे। डीआईजी ने चौंक कर अपने रिवॉल्वर को देखा, फिर उसे खाली पाकर फरहाना के मुंह पर उस रिवॉल्वर को मारना चाहा, लेकिन बाएं जानिब घूमकर रॉजर के मुंह पर मार दिया। वो लड़खड़ाकर पीछे गया, फिर इस ज्यादती की शिकायत करना चाहता था, लेकिन साजिद ने उसके अंदर पहुंचकर उसका पिस्तौल डीआईजी के मुंह पर दे मारा। फिर यह सिलसिला चल पड़ा। वो दोनों के अंदर बारी बारी जाता रहा और उन्हें एक दूसरे पर हमला करने पर मजबूर करता रहा। वो एक दूसरे को मारते मारते जख्मी और निढाल होकर फर्श पर गिर पड़े। फिर सहमी हुई नजरों से फरहाना को देखने लगे। वो आरामदेह सोफे पर शाहाना अंदाज में बैठी हुई थी। डीआईजी ने हाँफते हुए पूछा, आप कौन है। वो बोली, तुम्हें मुजरिमों की इस्लाह के लिए कानून का मुहाफिज बनाया गया। मुझे तुम्हारी इस्लाह के लिए खुदा ने भेजा है। क्या तुम्हारा ईमान है कि खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। हाँ, मैं पूरे ईमान से कहता हूँ कि वो बेआवाज़ लाठी मुझ पर पड़ रही है। मैं हथियार से, ताकत से और इख्तियारात से खाली हो गया हूँ। अल्लाह ताला तुम्हारे जरिए मुझे इबरत हासिल करने और तौबा करने का मौका दे रहा है। मैं तौबा करता हूँ। रॉजर ने कहा, ऑफिसर, तुम ज़रा सी बात पर सहम गए हो। तुम पर खुदाई मार नहीं पड़ रही है, बकवास कर रही है। ये लड़की फरहाना टेलीपैथी जानती है। हमारे दिमागों में घुसकर हमें बेबस और बेख्तियार बना रही है। डीआईजी ने कहा, गौर करो, मालूम होगा कि खुदा ने इस लड़की को टेलीपैथी का इल्म दिया है। इस इल्म की आग रोशनी भी देती है और जलाती भी है। यह आग मुझे रोशनी दे रही है और तुम्हें जला रही है। तुम जलते रहो। फरहाना उठकर डीआईजी के पास आकर दो जानू हो गई, फिर उसके कदमों को छूकर बोली, आप मेरे बुजुर्ग और काबिल एहतराम अफसर हैं। मैंने जो सलूक किया उसकी मुआफ़ी चाहती हूँ। डीआईजी उसे खींचकर गले लगाते हुए बोला, तुम मेरी बेटी हो। तुमने मुझे गुमराही से बचाया है। मेरे साथ जो भी बुरा सलूक हुआ वो खुदा की तरफ से था। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। फरहाना ने अलग होकर उसे कार की चाबी देते हुए कहा, पार्किंग एरिया में कार नंबर LH4949 की डिग्गी में बड़ा सूटकेस है। आप उसे ले जाएं और कानूनी कार्रवाई करें। वो उठकर दरवाजे के पास गया, फिर उसे खोलकर अपने माथे थे इंस्पेक्टर और सिपाहियों को बुलाकर लाया। रॉजर को हथकड़ी लगाकर हवालात में पहुंचाओ। वहां से 12 मुसल्लह सिपाहियों की एक टीम लेकर फौरन अस्पताल के सामने आओ। इंस्पेक्टर रॉजर को हथकड़ी पहनाने लगा। रॉजर ने कहा, मिस्टर डीआईजी, ये तुम अपने बीवी बच्चों के लिए कब्रें खोद रहे हो। वो बोला, मैं कब्र के अजाब से ही डर कर गुमराही से निकल आया हूँ। बीवी बच्चों को खुदा पर छोड़ रहा हूँ। इंस्पेक्टर उसे धक्के देकर बाहर ले गया। फरहाना ने डीआईजी से कहा, मुझे मालूम है आपके बीवी बच्चे लंदन में हैं। आप फिक्र न करें, मैं उनकी हिफाजत करूंगी। बच्चे वहाँ बदस्तूर आला तालीम हासिल करते रहेंगे। आप कानून की बालादस्ती कायम रखने के लिए इन गैर मुल्की कुत्तों को यहाँ से भागने पर मजबूर कर दें। डीआईजी ने रिसीवर उठाकर आईजी से रब्ता किया, फिर कहा, सर, मैं पॉलिटिकल माफिया के 2 बड़े लीडर जॉन लेजी और मेल ब्रुक्स को गिरफ्तार करना चाहता हूँ। मेरे पास उनके खिलाफ सबूत है। आईजी ने पूछा, क्या सबूत हैं। वो 50 लाख का सोना स्मगल करके यहाँ लाए हैं और सोने के एवज बेशुमार असला खरीदने वाले हैं। मैं सोने के ज़ख़ीरे के साथ उन दोनों की तस्वीरें खींचूंगा। तुम जानते हो उनका ताल्लुक अमरीकी सफारत खाने से है। वो हम पर इल्ज़ाम आयद करेंगे कि हमने उन्हें ज़बरदस्ती पकड़कर सोने के ज़ख़ीरे के साथ उनकी तस्वीरें ली हैं। क्या आप चाहते हैं उनके तहरीरी और दस्तावेजी फिल्मी सबूत हासिल किए जाएँ। इससे भी कोई खातिरख्वाह नतीजा नहीं निकलेगा। उन्हें सिर्फ इतनी सज़ा मिलेगी कि वो पाकिस्तान से चले जाएंगे। हम उन्हें अपने कवानीन के मुताबिक सज़ा नहीं दे सकेंगे। जॉन लेजी और मेल ब्रुक्स की जगह दूसरे आ जाएंगे। जब तक ये सफारत खाना है, पॉलिटिकल माफिया के एजेंट आते रहेंगे। सर, हम पाकिस्तानी पुलिस वाले फिर किस काम के लिए हैं कि हम अपने घर वालों को पकड़ते रहें और बाहर वालों को छोड़ते रहें। मजबूरी है। तुमने 50 लाख का सोना पकड़ा, यही बड़ा कारनामा है। इस सोने के साथ किसी मुकामी आदमी को पकड़कर अंदर कर दो, तुम्हारी तरक्की हो जाएगी। डीआईजी ने रिसीवर रख दिया, फिर मायूसी से फरहाना को देखा। साजिद उसे फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू सुना रहा था। वह साजिद की हदायत के मुताबिक बोली, मेरा मशवरा है आप बज़ाहिर हार मान जाएं। मेरी कार की डिग्गी से सोना निकाल कर ले जाएं। थाने जाकर रॉजर से दोस्ती कर लें और वो सोना उसके हवाले कर दें।
बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? ईमान की रोशनी दिखाकर मुझे फिर बेईमानी के लिए कह रही हो? ये बज़ाहिर बेईमानी होगी, इसके पीछे ईमान कार फरमाए। आप अपने आला अफसरान और आला हुक्काम के पाबंद रहेंगे। मैं सोने समेत मुल्क दुश्मन नासिर को जहन्नुम में पहुंचा दूंगी। वह कमरे से चला गया। फरहाना ने दरवाजे को अंदर से बंद करके कहा, यह हमारे मुल्क के अकाबरीन है, सुपर पावर्स के सामने पाबे जंजीर गुलामों की तरह बेबस और मजबूर हैं। मैं सोचती हूँ तो बड़ी शर्म आती है। सिर्फ तुम्हें नहीं, बेशुमार हसास पाकिस्तानियों को भी शर्म आती है। गुस्सा आता है मगर खून के घूंट पीने पड़ते हैं। जब मैं जनाब तबरेज़ी साहब के हुजरे में गया था तो उन्होंने फरमाया था, खुदावंद करीम ने फ़िरौन और नमरूद को नहीं छोड़ा, वो आज की सुपर पावर्स को कब छोड़ेगा? हर कमाल को ज़वाल है। जब अल्लाह ताला जालिम की रस्सी ढीली छोड़ता है तो फिर हम जैसे बंदों को सब्र व तहम्मुल से उस जालिम की फ़िरौनियत का तमाशा देखना पड़ता है। लेकिन जुल्म बर्दाश्त करने की भी इजाज़त नहीं है। जिहाद का हुक्म है। जिहाद करते रहने से, लोहे पर लोहे की ज़रब लगाते रहने से फ़िरौनियत का बुत टेढ़ा होने और टूटने लगता है। बंदों के पास सच्चाई, जुर्रत और जिहाद जैसी 3 कुव्वतें हों तो जालिम को आहिस्ता आहिस्ता फना के कीड़े चाटने लगते हैं। जनाब तबरेज़ी साहब ने फरमाया था, सांप डसने को आए तो कुचल दो, अगर कतरा कर जा रहे तो उसे जाने दो, आगे कहीं उसकी मौत होगी, आगे वाले उसके जहर को मारेंगे। फिर उन्होंने फरमाया, दुश्मन को जान से ना मारो, अपनी जान पर बनाए तो मुआफ़ ना करो, कोशिश ये हो कि उसे इबरतनाक सज़ा देकर छोड़ दो। वो जिंदा रहेगा और ज़रफ़ वाला होगा तो एहसानमंद रहेगा, कम ज़रफ़ होगा तो गैर शऊरी तौर पर तुमसे मुतासिर और मरूब रहेगा। इसलिए फरहाना, तुम्हें और तमाम हसास पाकिस्तानियों को अपने काबरीन की गलत पॉलिसियों पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुमसे शर्मिंदगी का कोई अमल सरजद नहीं हुआ। हम मगर खामोश भी नहीं रहना चाहिए। सच्चाई, जुर्रत और जिहाद को अमली तौर पर अपनाना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जिहाद जारी रखो। फरहाना ने घड़ी देखते हुए कहा, मेरा ख्याल है तुम कराची पहुँच गए हो। हाँ, इस्लामाबाद की फ़्लाइट का इंतज़ार है। लाउंज में बैठा ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ हूँ। वह लाउंज के एक सोफ़े पर आराम से बैठा हुआ था। इस वक्त एक और त्यारा रनवे पर आया था। इसके मुसाफिर इमिग्रेशन काउंटर और बैगेज हॉल से गुजर रहे थे। जिन्हें इस्लामाबाद जाना था वो कनेक्शन फ़्लाइट में सीटें कन्फर्म करके लाउंज में आ रहे थे। इन्हीं मुसाफिरों में दाऊद मंडोला और उसके ताबेदार मोनारो और टालबुट भी थे, यानी 4 टेलीपैथी जानने वाले एक छत के नीचे जमा हो गए थे।